ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सोच रही है? थैंक यू। ओबीसी का क्वेश्चन नहीं था, उसका वो फेलोशिप ओबीसी का है, तो माननीय सदस्य महोदय को मैं उसका तथ्य उपलब्ध करके उनको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 श्री श्याम सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। 23। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे। एक मिनट बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर। अब माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछो, दरखास्त बाद में, अभी प्रश्न केवल। ये रिलेवेंट सवाल है। जो हम लोगों का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है 10 बजे, जिस दिन 11 बजे, वो विषय मुझे एक दिन पहले हो, वो विषय आप चेंबर में बताना या नहीं, आप प्रश्न पूछे यहाँ पे। तो दूसरा ये कहना था कि शायद आप मुझे बधाई दें कि 4.5 साल में पहली बार स्टार क्वेश्चन आया है। तो पूछे आप। और जैसे लोगों को ईवीएम पर संदेश है, उसी तरह से ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य। अच्छा, 9 इसको रिकॉर्ड मत लेना। अच्छा, कभी बोलना है बात। तो एक मिनट बैठिए, बैठिए, सवाल पूछ रहा हूं। बैठिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी इस पर सवाल नहीं उठे। इस तरीके के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। आपका सदन है माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष जी से के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से तो हम लोग एक दूसरे से तारतम्य बैठा करके ये सड़कें स्वीकृत करवाते हैं, लेकिन हमारे जौनपुर के एक मंत्री जी हैं, विधायक लोग हैं, वो जा करके इसका उद्घाटन पहले ही कर देते हैं, जबकि एक शासनादेश है माननीय मंत्री जी, जिसमें यह है कि इन सड़कों का उद्घाटन निर्विवाद रूप से माननीय सांसद करेंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे विद्वान मंत्री जिसको कानून नियम का ज्ञान नहीं है, माननीय मंत्री जी अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से कि उनको नियम कानून का पाठ पढ़ाएं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो कि वे जाकर खुद सड़क का उद्घाटन कर देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आपका प्रश्न बस यही प्रश्न है। ओके, क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए गाइडलाइन जारी है और उस गाइडलाइन की पालना सब करते हैं। ठीक है। श्रीमती के कनिमो जी, चलिए बैठिए। Thank you, sir. Since this question is related to rural unemployment, I just like to ask, given the fact that the average number of days of employment provided per household in the NREGA scheme is less than 50 days, what are the measures that the government is taking to ensure that 100 days of employment are because the entire scheme was intended to give minimum 100 days of employment, and we are not even able to reach 50 days. What is the government, doing to ensure that at least 100 days of employment is given and the money, the payment and wages are given to the people in different states who are working in this NREGA scheme are getting their payment on time, because it's been delayed by a few months in most of the states. And is the government planning to give them delay allowance? Because that is also part of the scheme, that if the payments are delayed, that they are expected to give delay allowance. So what is the government responding to this? Thank you.
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित बेरोजगारी भत्ता से और वहाँ मनरेगा में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा, उनको हम पहुँचा देंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ही पूछा है, उत्तर प्रदेश के लिए पूछ। श्री शशि थरूर जी। Thank you, sir. Actually, I'm going to have the same problem with the minister because Mr. Speaker, sir, the question is headlined unemployment allowance. So that's what we're asking about. The specific question may have been about UP, but we can ask about the principle, sir, because according to section 7.1 of the Manrega rules, if an applicant for employment under the scheme is not provided such employment within 15 days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the section, quote unquote, sir. I want to ask the Honourable Minister, I can tell you from my experience in the state of Kerala, this is not being done, sir. And to the best of my knowledge, in many states, we are not finding the government actually compensating Manrega applicants. In my own state, the number of applicants is more than twice the number of jobs offered. Only a handful of people are getting the full 100 days, sir. So if the government has a rule like this, that means that if somebody doesn't get the requested employment within 100 days of Manrega, they should be paid unemployment allowance. Now, where is the government doing this? I would like the Honourable Minister to explain. UP and every other state, but certainly in my state of Kerala, this is a genuine problem for our rural workers. And in Kerala, sir, 92% of Manrega workers are women because they're running women-run households. We really need to ensure that this protection is given, sir. And given this, can you tell us what mechanisms you have in place to ensure that the states are paying the money they're supposed to pay? Is the central government giving the states the money to enable them to pay it? Thank you, sir. महोदय, एक तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विद्वान मित्र जिस ढंग से प्रश्न को उठाए हैं, मैं एक मिनट आपके सामने देश का चित्र रखना चाहता हूं। अगर 2014 तक जिस पार्टी से जुड़े हैं, केवल 1660 श्रम दिवस ही बन पाया था। अभी 2700 श्रम दिवस बन चुके हैं। और जहां तक पैसे का सवाल है, अरे मैं वही बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होगा, ये चिल्लाने से नहीं होगा। हमें भी चिल्लाने आता है, हम ज्यादा चिल्लाना जानते हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। ये 2,13,000 खर्च किए और 6,74,000 हमने खर्च किया। लेबर बजट राज्य सरकार लेकर के आती है, लेबर बजट की स्वीकृति हम करते हैं। और ये काम देना, मैं तो कहता हूं कि जो अधिकारी काम नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार उनके ऊपर पूछे। भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, न पैसे की दिक्कत है, न लेबर की दिक्कत। बजट बढ़ाइए सर, पैसे दे दीजिए उनको। 24 डॉक्टर पोन गौतम सिंगामणि। क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Sir, my first supplementary is, in the reply by the Honourable Minister, it has been stated that most of works which are pending under the said program in certain states are in hilly states, sir. The very purpose of PMGSY is to make road connectivity in rural as well as in hill terrain areas. Kalvaran Hills and Yerkad Hills fall in my Kallakurchi parliamentary constituency, which needs better road connectivity. My question is, what are the steps the government proposed to take to remove the bottlenecks to complete the road projects in those states where the work is still pending despite many extensions? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूँ। उसके पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक
गांव जो अलग थे उनको जोड़ने के लिए था। ये बात सही है कि जहां पहाड़ी एरिया है वहां सड़क बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत तेज गति से काम हुआ है, 1 और 2, 3, और उसमें भी राज्यों को हमने समय बढ़ाया है। जहां 19 तक था उसके बाद हमने 22 तक किया, और 22 के बाद 2 के लिए हमने 24 तक कर दिया है, 3 के लिए 25 तक कर दिया है। ये सड़कों का काम राज्यों को करके पूरा करना है। ऑनरेबल मेंबर, Specific question. Sir, I would like to note that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu in rural areas, sir. So I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu. Madam, when will the aircard road be built? You please answer that. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है जिसकी जब पूरी होती है उसको निधि जारी की जाती है। 1, 2 और इस टाइम 3 का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में, देश में जो सड़कों का काम पूरा किया है। राम कृपाल यादव, सर आभार व्यक्त करते हैं सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं है, उनको आदर। उन्होंने एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया और पूरे देश में गांव को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है, और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। मैं सर आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूँगा कि जैसा कि पता है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार में फेज़ 1, फेज़ 2 की जो सड़कों के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और फेज़ 3 में आपने कितना किलोमीटर सड़क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, अब तक उसकी क्या प्रगति है, ये हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर बिहार के संदर्भ में सर। थैंक यू महोदय। माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है, वैसे तो ये नहीं था। फेज़ 1, फेज़ 2 में वो सड़कें बची है जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज़ 3 में 6162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया, जो अभी तक केवल स्वीकृत तो हो गई है, वो 5605 किलोमीटर, और स्वीकृत किए जाने बाकी हैं अभी केवल 267 फेज़ 3 में। श्री के मुरलीधरन। The PMGSY road is the direction from the central government. The width will be 8 meters. But in the state of Kerala, most of the roads are only 6 meters. So I request the honorable government that should adopt a state-specific rule for this purpose. Then only we can, especially the state of Kerala, will be get benefit, because our we want an exemption or a state-specific rule. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर मैं जरूर लिखित में भेजूंगी, लेकिन जो अभी तक पूर्ण सड़कें हुई हैं उनको 2006 से मार्च 2014 तक
411 किलोमीटर अप्रैल 2014 से अब तक 8000 ये लंबित सड़कें पूरी की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत प्रक्रिया है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी भी राज्य में कहीं कमी है उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल, हमारा मंत्रालय खुला दरबार है। 1, 2 और 3 जब तक ये तीनों फेज की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप सुदीप बंदो नहीं, आपने लिखाया है। सर मेरा 23 का थे, मैं पूछे? मेरा 24 मैंने दिया। तो मैं थोड़ा सर गिरिराज सिंह जी का देखने से मेरा प्रश्न आ जाते हैं। नमस्कार। तो आपको ये पूछना बार बार बोलते हैं, आपसे हम लोगों ने मिला था, आप लोगों ने भी जवाब दिया था कि मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें। हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया। सर आपका कल विषय आ गया था। सर प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना, ये सबको लिए आप लोग करप्शन ये सब बात उठाते हैं। सर ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गांव है। जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना। पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से? 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर गिरिराज जी, माननीय अध्यक्ष जी आपसे सुनना चाहते हैं प्लीज। सवाल से संबंधित प्रश्न नहीं, मैं दे रही जवाब। मैं यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का। मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे। हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले जनता से मिलिए। मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे। हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ में उतरा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी। जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है कि ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो, तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। श्री तापिर गांव जी, श्री तापिर गांव जी, आप पूछिए। तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से 2 बार मिला हूँ। हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 जिला है जहाँ उग्रवादियों का डिस्टर्बेंस है। PMJSY फेज 1, फेज 2 का लेफ्ट आउट हुआ। मंत्री जी ने कहा कि मैंने परमिशन दे दिया है, लेकिन परमिशन तो दिया है, लेकिन पान तो नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फेज 1 और फेज 2 का लेफ्ट आउट PMJSY को कैसे बनाएंगे? मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। और पान कैसे रिलीज करेंगे फेज 1 फेज 2 का,
ये मंत्री से जवाब चाहता हूँ। ये सदस्य आप इनका माननीय मंत्री जी इनका जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे पास आए और मैंने इनके कहने पर समय अवधि दिया हूं, बढ़ाया हूं। राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 25 अब ये बोलो मनोज राजौरिया जी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से आप प्रश्न पूछिए माननीय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के उन्नति के लिए पिछले लंबे समय से काम किया, उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। और आज उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के 1,46,953 और धौलपुर के 1,52,271 किसानों सहित राजस्थान के 80 लाख से अधिक और पूरे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित के लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो की है, इसमें बचे हुए किसानों को या 100% किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ऐसे क्या प्रयास कर रही है कि 100% किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी। तब से अभी तक 15 किस्तों में हम 11 लाख किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के तहत हम पहुंचाए सर। अभी ये योजना विश्व का अत्यंत बड़ा योजना है। डीबीटी के तहत योजना जारी की है। इसे विदेश में भी इसका तारीफ हो रही है सर। हम ये योजना देने के समय राज्य सरकार से आंकड़ा मांगे थे। उसी समय हमको 11 करोड़ आंकड़ा मिला था। उसके बाद इसी में 2 करोड़ किसानों फर्जी निकले। उसके बाद हम किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं एंड वेबसाइट में खुद वो एप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी हम ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसी में किया है। इसीलिए हमारा सरकार का इच्छा है किसान सम्मान योजना को सैचुरेशन पॉइंट में लाना, सब किसान को वो देना। ऐसे करके हम अभी हमारे काम शुरू किए हैं सर। इसीलिए ये बड़ा योजना विदेश में भी इसका तारीफ हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया है, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। कुछ फसलें ऐसी भी रही जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना से भी अधिक मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद की। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्षों में किन किन फसलों को 1.5 गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया और 9 वर्षों में कितनी फसलों की उन्होंने किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया और उनका आर्थिक उन्नति में, उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को
उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 मैंडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रही है सर। हमारे सरकार 2018-19 में बजट में हम बताए थे उत्पादन के लागत का 1.5 गुना स्तर पर हम ये घोषणा किया है, उसके आधार पर हम एमएसपी देना है ऐसा हम बताए थे। उसका आधार पर 2018-19 में मैंडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है सर। वर्ष 2014-15 में ये खाद्यान्न का खरीदे में 759.44 लाख मीट्रिक टन था। अभी ये बढ़कर सर ये साल लास्ट ईयर में 2022-2023 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है सर, जिसमें 1.6 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ हुई है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड on procurement of food grains increased 1.06 lakh crores in 2020-23. It was 1.06 crore in 2014 में था, अभी वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए सर। हर साल ये बढ़ रही है एंड एमएसपी के तहत हम अभी ज़्यादा खरीद हो रही है। दलहन तिलहन में हम इसका सीलिंग को निकाल दिया है। 100% हम दलहन को अभी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए हर साल वो खरीद ज़्यादा हो रही है एंड उसका मूल्य भी ज़्यादा हो रही है। श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री साहब से जानना चाहूँगी कि सरकार ने चेहरे को ऑथेंटिकेशन की सुविधा द्वारा KYC शुरू की है। क्या किसानों ने इसका उपयोग किया है? यदि किया है तो क्या स्थिति है? हम स्टेट पर निर्भर थे, स्टेट में किसानों का आकड़ देना था, वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना था, इसी में फर्जी हुआ। उसके बाद हम 13th इंस्टॉलमेंट के बाद हम किया सर आधार लिंक्ड किसान सम्मान योजना देने को हम तय किया है। उसके बाद 15th इंस्टॉलमेंट में अभी हम दिया हुआ इंस्टॉलमेंट में KYC किया है। KYC के तहत वो तो हम फेस आइडेंटिफिकेशन करने का घोषित किया है। इसी में ज़्यादा से ज़्यादा किसान अभी जुड़े हैं एंड 100% ऑथेंटिकेशन के साथ वो हो रही है सर। And it is an example of good governance, it's an example of transparency and also it is an example of digital governance in India sir। इसीलिए KYC में अच्छा हो रही है एंड सब किसान इसके साथ जुड़ रही है। ये बहुत इजी है, हमारा मोबाइल ऐप में गूगल डाउनलोड करना एंड डाउनलोड करके हम उसको वो तो प्ले स्टोर में गए तो कोई भी किसान हमारा खेती में रुक के खेती में खड़े होके वो कर सकते हैं। ऐसा एक KYC हमारा सरकार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, हम सब जानते हैं कि ये सरकार ने 3 कृषि कानून लाने की उपरांत सारे देश के किसानों ने इकट्ठा होकर ये किसान विरोधी 3 कानूनों के खिलाफ जो बगावत छेड़ी थी। आपका प्रश्न क्या है सर? उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते कि उनकी तपस्या में कोई गलती हुई थी, तो शायद तपस्या भी ठीक हो गए हैं। लेकिन उस समय किसानों ने ये मांग किया था कि MSP को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट की दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि MSP की लीगल राइट देने में ये सरकार कोई फैसला लिया है? क्योंकि तोमर साहब आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में रोजाना 35 किसान गरीबी के चलते खुदकुशी भी
कर रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है इस हालत में एमएसपी के लीगल राइट की एमएसपी और लीगल राइट इस मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। लोगों को भोजन मिल रहा है। आज स्वामीनाथन साहब जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब भी एमएसपी की बात होती है तो स्वामीनाथन साहब को याद करना ही चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय कृषि सुधारों की दृष्टि से स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उस समय वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर वो रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। 4 में सरकार बदल गई। 2007 में माननीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये रिकमेंडेशन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सरकार ने कृषि मंत्री और बाकी लोगों का एक ग्रुप बनाया रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए और उस समय स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन तो 201 की थी, जिनमें एनडीए सरकार 200 पर काम कर रही है, लेकिन प्रमुख रिकमेंडेशन थी एमएसपी की, जिसमें स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना चाहिए। 2007 के बाद 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट के समय इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, ये निरसन सूची में डली रही। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद इस रिकमेंडेशन पर काम हुआ और आज एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर लागत पर घोषित की जाती है और जैसा मंत्री जी ने बताया कि अभी तक लगातार प्रोग्रेस है। उस समय 1 लाख करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता था, आज 2,28,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन की बात की, उस समय जो समिति बनाई गई थी वो समिति में 3-4 विषय थे, जिसमें प्राकृतिक खेती भी थी, बाकी सुधार भी थे और एमएसपी को और ठीक प्रकार से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके मैकेनिज्म पर विचार विमर्श करने की बात थी। उस कमेटी की बैठक लगभग 30-35 बैठकें हुई हैं, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 संजय काका पाटिल। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 27 लाओ श्री कृष्णा जी। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, Andhra Pradesh is going through severe drop, sir. There is a rainfall deficit ranging from 21% to 51% across different districts of Andhra Pradesh, sir. Specifically, coming to my district of Palnadu, specifically coming to my district of Palnadu and Guntur, there is a drastic reduction in sowing area of chili and cotton, sir. 48% of sowing in cotton has come down, 45% of sowing in chili has come down. Crop insurance should be a major relief for the farmers against erratic rainfall and climate change, sir. Can I ask again? Sir, Andhra Pradesh is going through a severe drought, sir, in 103 mandals. There is a rain deficit, sir. Rainfall deficit of 21% to 51% across the... Sir, again, Andhra Pradesh is not being heard, sir. लगा लो, हेडफोन लगा लो। ओके, बोलो, एक दोबारा बोल लें। Sir, the question is that the chili farms. Can you hear? Can I ask again, sir?
Yes, Arya. Andhra Pradesh is going through a severe drought in 1 or 3 mandals, sir. There's a rainfall deficit of almost 21% to 55% across different districts of Andhra Pradesh. Specifically, coming to my district of Guntur and Palnadu, there is a drastic reduction in sowing area of cotton and chili, sir. It has gone down by 48% in cotton and 45% in chili, sir. Crop insurance should come as a major relief for farmers against erratic rainfall and climate change, sir. So the question to the minister is, chili crop, which comes under the yield-based, whereas it is sowed under the irrigated base, but it is classified as yield-based under the insurance, sir. So the question for you is whether government is looking that chili crop can be moved from yield-based to the irrigated weather-based. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देश भर में किसानों को एक कवच प्रदान करता है कि किसान के अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फसल बीमा के माध्यम से वो उसको कवर होता है। और जैसा कि आंध्र प्रदेश के विषय पर आपने पूछा है कि उनको मिर्ची और उसमें वेदर बेस्ड आधार पे करने के लिए, तो मुझे आपसे इसमें ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी जिस तरह से किया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार पूर्ण रूप से फसल बीमा के लिए कौन सी पैटर्न को अपनाना है, जो हमने उनको मॉड्यूल दे रखे हैं, उस मॉड्यूल के आधार पर वो करते हैं। और उसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन से नोटिफिकेशन के अंदर उसको किस तरह से करना है। तो वो राज्य सरकार वहाँ से जिस प्रकार से भी करना चाहे, वो अगर उस मॉड्यूल को अपनाना चाहते हैं जिसमें वो चाहे उसमें वेदर बेस्ड है, तो अगर वेदर बेस्ड पे जाना चाहता है राज्य सरकार उसको निर्धारित कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार इसके अंदर दोनों मॉड्यूल को राज्य सरकार को दे रखा है। Sir, during difficult times like this drought situation, sir, Krishi Vignan Kendras play a major role in encouraging farmers and hand-holding farmers to go for crop insurance and crop diversification, sir. Sir, coming to my constituency of Palnadu, we have proposed a Krishi Vignan Kendra 3 years back, sir, in the village of Jangameshwarapuram in Gurjala Mandal. So 3 years back when we asked, they said, because it's a corona time, we have not been deciding on the Krishi Vignan Kendra, sir. But it's been 3 years, we've been following it up in various offices, sir. But still there is no response to it, sir. So I request the minister to whether there is a policy by the union government to not sanction any KV case, or if they are going to sanction any KV case, or if they are going to do it before the 2024 elections. सब अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीधा आपके जो क्वेश्चन से संबंधित विषय था उस पर नहीं है। आगे आपको इसका जवाब भेज दिया जाएगा। श्रीमती असनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा कि आप जानते हैं कि सेब उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मईशत के लिए रीढ़ की हैसियत रखती है। तो मेरा ये सवाल होगा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार कोई 30 मिलियन टन के करीब होती है, क्या उसको PMFBY में के दायरे में लाना चाहती है, ताकि कंसेशन रेट्स पर जो प्रीमियम रेट्स हो उस पर ये भी इस जो सेब का जो सन्नत है, तो फ्रूट जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके दायरे में लाया जाए। और दूसरी बात है कि ये उम्मीद है कि सरकार पहले अवेयर होगी कि हेल स्टार्म की वजह से या कहीं कहीं आफाती जो भी समावती आफी होती है उस वजह से ये फसल में और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो ये एक बड़ा होगा एक अच्छा इंसेंटिव होगा वहाँ के फार्मर्स के लिए और एप्पल ग्रोवर्स के लिए, अगर सेब को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशनल जो प्रीमियम रेट्स है वो अप्लाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहती है हमेशा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सेब का अगर भाव कोरोना के समय में कम हुआ था, तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार
लेती है। इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार के अंदर, और मैं यही कह सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार कोई अगर विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता विचार। प्रश्नकाल समाप्त। कल माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल सामने सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय जी। आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे जी। I lay the paper shown at serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। लिखित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 4th December 2023 passed the Post Office Bill 2023. Sir, I lay on the table the Post Office Bill 2023 as passed by Rajya Sabha on the 4th of December 2023. Item number 9, Mahasabji ji. Sir, I lay on the table a copy duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President as the Constitution 106th Amendment Act 2023 since a report was last made to the House on the 19th of September 2023. Item number 10, Shri Nishit Pramanik ji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 8 अगस्त 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। शून्यकाल श्री M.K. राघवन जी। M.K. राघवन, सॉरी प्लीज आपको जी। I wish to draw a grave disparity shown to Kerala. Today only Kerala and another state are not allotted an AIIMS-like institute. The government of Kerala had in advance identified Kinalur in my constituency Kozhikode sufficient land for establishing this prestigious medical institute. I have also repeatedly followed this for the last very many years. Yet it is a dream come true. Sir, the availability of the AIIMS at Calicut, a region which is deprived of advanced specialized medical centers, will be a major boon to the people of 7 districts in the Malabar region of Kerala and some regions of the nearby states like Karnataka and Tamil Nadu. Sir, the district is notorious for frequent Nipah and other virological outbreaks. The entire Malabar region is also prone to various lifestyle diseases including cancer, cardiac, diabetes, respiratory ailments, and others. Sir, the setting of the AIIMS in Kozhikode will enhance the healthcare as well as research facilities to address common disease
apart from helping people get treatment at doorstep. Sir, I strongly request both the Health Minister and Finance Minister to include the setting up of the proposed aims for Kerala at Kozhikode in the next budget proposal positively. Thank you, sir. Shri Pradyut Bardoloi ji. I raise my concern and I would like to register my grave concern and urge the relevant departments of the Government of India, especially Ministry of Home and Healthcare and Social Justice Department, to take urgent action, because there has been proliferation of the drugs use and substance abuses on the rise in this country. So you'll be surprised to know that in the northeastern region, in certain remote areas now, in the states of Manipur, in the states of Arunachal Pradesh and Assam and even Mizoram, so extensive poppy cultivation is expanding. And not only poppy cultivation, but also their processing plants have been set up. Thereby, there have been a very rise of the different types of drugs coming to the rest of the country from the valleys of Assam. So, as per the report of NDDTC and AIMS 2019-20, it is reported that over half of the total drug users of India come mainly from 8 states, 4 of which are in the northeast itself: Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. So my state, Assam, is reported to currently have over 4 lakh drug users with 8 vulnerable districts, including in my constituency called Nagaon. So Nagaon has become a conduit district. A large quantity of drugs are every day coming out of through that area to the rest of the country. So my request to the Government of India to take urgent action to stamp this menace, and also, sir, the ministry should put up rehabilitation center, counseling, and add a new dimension so that the drug abusers can be put at bay and counseling can be done and rehabilitation of the drug users can be taken up, sir. Thank you. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. So this is the first time in my parliamentary experience I got the ballot as number 1, but I couldn't make it because of my learned friends. Sir, thank you very much for providing me this opportunity. The matter is pertaining to my constituency, the Greenfield National Highway 744, starting from my constituency, Kadampa to Onam Paripalli to Edaman, Aringav, Tenmala and Chengotan to Tirumangalam, that is National Highway 744. Greenfield Highway has been declared by the Government of India, NHAI, but it is quite unfortunate that land acquisition has already been done. 3A notification is there, 3D notification has been completed, but so far the acquisition proceedings are not completed, and thereby the people who have already surrendered the land or people already consented for land acquisition is in big trouble, because they are not able to transact any business on the land which has already been under acquisition. What is the problem now is the state government has, once the state government has agreed that they will pay 25% of the total cost of land acquisition will be borne by the state government. That was the assurance given by the state government, but unfortunately, the state government has withdrawn from the promise. The state government has withdrawn. The state government has withdrawn. The state government has withdrawn from the assurance, and they are not ready and willing to pay the 25% of the land acquisition cost. And subsequently, the Government of India, Ministry of Road and Transport, Nitin Gadkari has suggested that if you are not able to pay the 25% of the land acquisition cost, GST exemption may be given for the materials of the construction, and also royalty for the rock blasting has to be given. And the state government and the central government, they had series of discussions, but so far no final decision has been taken. What is the problem is, it is 2 years back,
The acquisition proceedings have started and the people are suffering. They are ready and willing to surrender the land. Notification is over. They are not getting the compensation. They are in big difficulty. So my submission to the government of India is 25% of the total cost of land acquisition will come only 250 crores of rupees. Why should you depend and rely on the state government? The total cost of the construction of the road is 2,700 crores. If the government of India is able to bond 2,700 crores of rupees for the national highway, greenfield highway, new highway, why should we rely upon the state government? So my submission to the government of India is, please bear the total cost of the construction of the highway and expedite the steps of the acquisition, complete the acquisition at the earliest, and the compensation be provided to the people belonging to that area, and the proceedings have to be initiated at the earliest of National Highway 744. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। पश्चिम बंगाल के सरकार ने हमेशा अपने जनता को पॉलिटिकल कारणों से वंचित किया कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020 में एक डिसीजन लिया कि कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाया जाता है उसको बंद कर देने के लिए। अब सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र द्वारा चलाया गया ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उनको तरह तरह के हेल्प मिलता है। जो केंद्रीय जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसका हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ जो आधार कार्ड का भी हेल्प उनको मिल सकता है वहाँ से। उनके द्वारा बहुत बहुत काम हो सकता है सीएससी के द्वारा। बंद सिर्फ नहीं किया, इसके कारण 40,000 लोग जो युवा इसके साथ जुड़े हुए थे, जो वहाँ पे जिनका इनकम होता था, जो सीएससी चलाते थे, उनको जो पंचायत की ऑफिस से वहाँ से डरा के, गुंडे देकर, धमका के उसको बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ पे सीएससी नहीं चला सकते, सीएससी आपको बंद करना पड़ेगा। जो ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपने जनता को प्रताड़ित करती है, वो सरकार यहाँ पे आके अपने जनता के लिए जो आंसू, जो देखने वाला आंसू बहाते हैं। ऐसा नौबत आ गया कि उन्होंने, सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसस है वो नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप बताइए चेयरमैन सर, अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? और अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ तो कहां से लोगों को वो आप प्रोजेक्ट बनाएगा? आपके पास अगर डेटा ही नहीं है तो आप गरीबों के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर जनता की डिमांड के कारण हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल भी लगाया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर आपका अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रहा है, एफिडेविट भी नहीं दाखिल कर पा रहा है और उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया। अगर विदिन 12 आप अगर एफिडेविट नहीं कर पाए तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना आएगा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए रेल स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे सीएससी फिर से चालू किया जाए, तो पश्चिम बंगाल के जनता उस सीएससी का लाभ ले पाए। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। Thank you, sir. Sir, this is regarding my state, Odisha. Sir, there were 34 government and 124 private polytechnics, which includes 22 new polytechnics, including one in my parliamentary constituency, Berhampur, under the scheme of submission on polytechnics under coordinated action for skill development, covering all the 30 districts with at least one government polytechnics in Odisha. Sir, I thank the union government for providing central financial assistance for implementation of the schemes, upgradation of existing polytechnics for 11 polytechnics and construction of women's hostel for 13 polytechnics. However, sir, there has been a critical issue before the state, and that is shortage of trained faculty required for these polytechnics. In the Odisha, there is only government polytechnic at Bhubaneswar,
which has an extension center, that is National Institute for Technical Teachers Training and Research, Calcutta, under the Ministry of HRD, providing only short-term training, that is without any practical skill training facilities. Odisha doesn't have a board of practical training for which technician and graduate apprenticeship program and graduates are hampering. Sir, through you, I request the Honorable Minister for Education to consider setting up of a technical teachers training institute on the pattern of National Institute for Technical Teachers Training and Research with practical training facilities to enable the Odisha to create a pool of trained teachers of the polytechnics to maintain quality of teaching in government and private polytechnics at Barampur and Odisha, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Shri Om Prakash Bhopal Singh ji. धन्यवाद सभापती महोदय. मी महाराष्ट्रातील अतिशय ज्वलंत विषयाकडे केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितोय. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज आणि धनगर समाज हा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरलाय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून जवळपास 100 पेक्षा अधिक युवकांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती हे आरक्षण मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी दिलेले. अध्यक्ष महोदय, 15/11/2018 ला गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला 13% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं गेलं. हे आरक्षण दिल्याच्या नंतर हे आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द करण्याच्या दृष्टीने याचिका दाखल झाली. ही याचिका दाखल झाल्याच्या नंतर 20/9/2020 रोजी याच सार्वभौम सभागृहात मी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की तामिळनाडूमध्ये 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या नंतर सुद्धा तिथलं आरक्षण टिकलं होतं. तर केंद्र सरकारने त्याच पद्धतीने हस्तक्षेप करून ह्या सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हे आरक्षण टिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी तिथं लक्ष दिलं गेलं नाही त्या मागणीकडे आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळाली. अध्यक्ष महोदय, याच्यानंतर 18/3/2021 आणि 14/12/2022 ह्या 2 वेळेसही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये न टिकण्यामागचं प्रमुख कारण होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ओलांडल्या गेल्यामुळं हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं होतं. मी या दोन्ही वेळेस मागणी केली होती की केंद्र सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीनं तशा पद्धतीनं संविधानिक दुरुस्ती आणून ती आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवावी. त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2023 रोजी सुद्धा खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सुद्धा प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून सुद्धा ही आरक्षणाची मर्यादा संविधानिक दुरुस्ती करून वाढवावी अशा प्रकारची मागणी मी लोकसभेकडे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळानं महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा भेट घेऊन मराठा आणि धनगर समाजाचं आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी भेट घेतली. त्यांना सुद्धा एक तशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी दिलं गेलंय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारनं पहिल्यांदा एक मुदत दिली, राज्य सरकारनं दुसऱ्यांदा एक मुदत दिली. पण दुर्दैवानं जो शब्द दिला तो राज्य सरकारकडून पाळला गेलेला नाही. त्यामुळं याच्या बाबतीत मराठा समाजामध्ये, धनगर समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी असंतोष आहे. आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की आता लोकसभेचं अधिवेशन चालू आहे, तर केंद्र सरकारनं तातडीनं संविधानिक दुरुस्तीचं विधेयक आणून आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करून मराठा समाजातील युवकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करावं, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो. श्री TR परिवेंद्र महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूँ. ओके ओके, सेंड द स्लिप. श्री TR परिवेंद्र जी, यस प्लीज.
Thank you, Chairman, for giving me the opportunity 2 मिनट में अपनी बात कहिए, प्लीज. to raise an important issue for a speedy implementation of Women Reservation Bill named Nari Shakti Vandan Abhiyan, which was passed in the Parliament on 20 September 23 during the special session. The said bill has many special features like 1/3 of the seats in Lok Sabha and state assemblies and the legislative assemblies including SC/ST seats. Further, seats reserved for women will be rotated after each delimitation as determined by law made by the Parliament, through which the government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. Thank you. श्री विष्णु दयाल राम जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा. ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, सीट बदल लीजिए, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद है. ज़मीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह. उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है जिसका ही उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है. ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी लाशें आती हैं जो बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं. ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके. धन्यवाद. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी. Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, Seva, which is ORBAM/2468945. Sir, the problem is this Seva unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all permissions are now available. The trust is ready with the requisite fund.
towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from there, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. So the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. Cyclone. And cyclone is its fury has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands and thousands of people are even, they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu. And government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public, because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So where is a chance to move to the people, sir? CM Tamil Nadu is having day in night. Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good. And at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly this team should go. Enough team should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed that it should be given topmost priority.
But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues, but at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Baluji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ about Andhra also we also have problem no cyclone बैठिए तो सही आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर Thank you, sir. As the honorable member, Mr. T.R. Balu, has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers, as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life, and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply, and other infrastructure facilities, and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. Shri Mohan Bhai Kundaria ji. जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूँ। थैंक यू। जी श्री एस रामलिंगम जी। மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, don't use these words please. மயிலாடுதுறை okay and புகைவண்டி நிலையத்திற்கு அருகில் மாப்படுகை பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ் தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும் அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தேன்.
இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையொட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. Please stop. Right now the arrangement of translation is not here. आपको मैं बाद में बुलाऊंगा. I will call you later. Now please you sit down. I will call you later. Please. हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है. नोटिस थोड़ा देर में आया. We will. Yes. Please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. Shri VK Shri Kandan ji. Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore won through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023, and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed, and in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats, and lot of funds are also being released. In this case, last year to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met Honorable Minister Giriraj Singh ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villages are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister Giriraj Singh ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the Sarpanchas and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayati Raj, as far as the village development is concerned, it should be left with only the Panchayat, Sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhal Singh Bisain ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं,
चाहे ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालयीन कार्य, इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं। और विशेष करके बीएसएनएल का और बीएसएनएल का जाल लगभग उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय, अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हों, अच्छी हों और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसेस को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Kolasema district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Kolasema region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Kolasema district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shangri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra State, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra State from 1953 to 56, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad. The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramam Trust Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing
to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate one crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the two cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting railway authorities for some facilities like train halts at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representations to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on a daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary constituency. Sir, the flight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including in my parliamentary constituency, various cashew factories like Karimulakal, Noornad, and adjacent constituency, Kayangulam, and also Adinad, Kollam. So all factories come under Cashew Development Corporation. Demanding rise the minimum wages is not limited to Kollam district alone, but also these cashew workers are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalappi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not getting properly because the ESI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn 500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get on in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories functioned
in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important. I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 1,25,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire industry. Banks have owned up numerous cashew factories, and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small size factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I am complete. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य माननीय सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. जी. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the demand outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits of denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter, and also the. धन्यवाद जी सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. कि 0 आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स. प्लीज जी. धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगरी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था. किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी अब स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है. आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे. महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे विषय अहम होते हैं. मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे. वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन करके आप चाहते हैं बताइए. हर एक घर से एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था. लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया. अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई. नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण जो शिवलिंग है मांग रखिए, तेजी से क्षरण हो रहा है. मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी, उसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं. श्री एस रामलिंगम जी. हमारा फोटो नहीं. மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே,
மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229 இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்ஃபாரத்திலிருந்து 3வது பிளாட்ஃபாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது. எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று. இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229 இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी. Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself, which is prevailing over there, is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain the law and order situation in Manipur, and the situation has been ripe to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए. The situation has been ripe. जी सर, सिचुएशन has been ripe to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं. मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं. इस तरह के समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है. उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गांवों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग. शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसीं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी अमृतसर तो लालकुआं, जयनगर, अजमेर ते टाटा नगर. माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि
जो सड़कें गांव पे ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा सर ठीक, शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, रेल विभाग ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਨਾਮੁਖੀ, ਲਾਲਕੂਆਂ, ਜੈਨਗਰ, ਅਜਮੇਰ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ, ਨੰਗਲ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? वीरेंद्र जी, माइक आप लंबी बात बोलने लगते हैं। बैठो यार सब। ओ बैठो तो बोले जी, अरे भाई बोलिए ਸਰ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ कि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहें। श्री वीरेंद्र, सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं, गांव सभा से लोकसभा तक। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सारे संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं। गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था, उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा। मैं वहाँ के, हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के, बलिया और गाजीपुर। मैं वहाँ के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ, दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं। आपकी आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023, respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging,
feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed
from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these 3 bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18 August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all 3 bills is in English language and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to Clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under Clause 104 on causing death by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features. The Bharatiya Nyaya Sanhita number of sections had been reduced from 511 to 356 and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not dand, not a penalty. 24 sections have been deleted from Old Indian Penal Code, 22 have been added, and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने की हिमायती चाहते हैं कि भारत उनकी रक्षा करे, उनके लिए सड़कों का निर्माण करे, अनाज की आपूर्ति करे, कश्मीर को समान दर्जा दे, लेकिन अन्य भारतीयों को कश्मीर में कोई अधिकार न मिले। अगर मैं इस प्रस्ताव को सहमति देता हूं तो कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघात होगा। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं थी। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर भी बल दिया। अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना उनके विचारों पर आधारित थी, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनके पास बेशकीमती किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से उनकी मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी और जब उनका निधन हुआ तो ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। खराब होते स्वास्थ्य और लगातार काम ने अंबेडकर को तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिल्ली में अपने निवास स्थान पर ही महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में बाबा साहब को Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Ministers, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I welcome you to this ceremony where we shall witness some shining examples of India-Kenya bilateral cooperation
These are by the way of exchange of 5 memorandums of understanding, followed by press statements by our 2 leaders. First, the exchange of documents. First, we shall witness the exchange of Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Kenya and the Government of Republic of India on cooperation in sports. From the Kenyan side, His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister of Foreign and Diaspora Affairs of Kenya, and from the Indian side, Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs. Thank you, sir. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Kenya on cooperation in the field of sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation. From the Kenyan side, again, His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign and Diaspora Affairs of Kenya, and from the Indian side, Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology. Next, we have the Cultural Exchange Program between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Kenya for a period 2023-27. From the Kenyan side, may I request His Excellency Mr. Musalia Mudavadi, Prime Cabinet Secretary and Minister for Foreign and Diaspora Affairs of Canada, and from the Indian side, Shri G. Kishan Reddy, Minister of Culture, Tourism and Development of Northeastern Region. Thank you, sir. We next have the exchange of memorandums of understanding between the Bureau of Indian Standard and the Kenyan Bureau of Standards. From the Kenyan side, Her Excellency Ms. Rebecca Miano, Cabinet Secretary for the Investment, Trade and Industry, and from the Indian side, Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, Bureau of Indian Standards, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. And last but not the least, we have the exchange of Memorandum of Understanding between IGNU and the Open University of Kenya. From the Kenyan side, Dr. Beatrice Iangala, Permanent Secretary for Higher Education of Kenya, and from the Indian side, Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor, IGNU. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, that concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Honorable leaders, honorable ministers, members of both delegations, friends from the media, we will now have the press statement by the leaders. May I now request Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to make his statement. Your Excellency राष्ट्रपति विलियम रूटो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति रूटो और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी है कि अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी ये यात्रा हो रही है। भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में हमने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति रूटो की यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे एंगेजमेंट को नया बल मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वर्ष हम भारत और केन्या के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, किंतु हमारे संबंधों का
हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मुंबई और मोम्बासा को आपस में जोड़ता हुआ विशाल हिंद महासागर हमारे प्राचीन संबंधों का साक्षी रहा है। इस मजबूत नींव पर हम सदियों से साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछली सदी में हमने मिलकर उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारत और केन्या ऐसे देश हैं जिनका अतीत भी साझा है और भविष्य भी। फ्रेंड्स, एक प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए आज हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान भी की। भारत और केन्या के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत केन्या के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से भारत के केन्या के लोगों की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। क्लीन एनर्जी दोनों ही देशों की मुख्य प्राथमिकता है। केन्या द्वारा लिया गया अफ्रीका क्लाइमेट समिट का इनिशिएटिव एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह राष्ट्रपति रूटो की भी सभी वैश्विक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि केन्या के ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही केन्या द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने के निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और समान हितों का प्रतीक है। आज की चर्चा में हमने मिलिट्री एक्सरसाइज कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को भी आपस में जोड़ने पर बल दिया। हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर भी विचार विमर्श किया। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम भारत के सफल अनुभव को केन्या के साथ साझा करने पर सहमत हुए। इसी प्रतिबद्धता और मित्रता का भाव हम सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने नई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा।
भारत और केन्या एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, केन्या को अपना दूसरा घर मानने वाले लगभग 80,000 भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी देखरेख के लिए केन्या से मिल रहे सहयोग के लिए मैं राष्ट्रपति रूटो का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आज किए जा रहे कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट से हमारी आपसी नजदीकियां और बढ़ेगी। केन्या के लॉन्ग डिस्टेंस और मैराथन रनर्स विश्व विख्यात है। उसी तरह क्रिकेट भी दोनों देशों में लोकप्रिय है। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। बॉलीवुड के साथ साथ योग और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी भी केन्या में बढ़ रही है। हम दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज और गहरे करने के प्रयास जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Honorable President of Kenya to make his statement. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Your Excellency, Prime Minister Modi, distinguished officials, ladies and gentlemen. Let me first take this opportunity on behalf of my delegation and I to thank my brother Prime Minister Modi for inviting me and for the excellent reception that we have received and hospitality extended to us while in this beautiful city of Delhi. I confirm, we have had an extensive conversation and engagement on all the issues that are of mutual significance and importance between our two countries. I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20 and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent, that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the African Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually. As has been said, we share a common heritage and we share a common history, connected by many years of relationship. The first Indians to come to Kenya came in 1911. That is more than a century ago. And up to today, they have participated in Kenya in many fields, in finance, in business, in farming, in agriculture, in health. And we want to commend and thank the Indian community that came to Kenya. And because they have become part and parcel of our nation, I want to report to you that in 2017, all the Indian nationals that are in Kenya were made Kenyan citizens. Today, Kenya is no longer their second home. Kenya is their first home. And we celebrate them because they are a great people and they have created a bridge between Kenya and India. Because of that relationship, we have had a long history of collaboration, and today in my visit we have consolidated that relationship and expanded
the scope of engagement between our governments. As was said ably by the Prime Minister, in the space of agriculture, we have agreed on how Kenya Dairy Board and the National Dairy Board of India will collaborate, especially in the areas of vaccines and vaccine manufacture, in the space of genetics, and also in the space of manufacture of agricultural products. We have also discussed how the National Agricultural and Rural Bank of India will work with our Agricultural Finance Corporation in the space of assisting farmers with credit so that we can deal with the challenges of food security, especially growing food in the Republic of Kenya. We've also agreed on the space of health. Many Kenyans come to India for health services. We have agreed that we are going to enhance the relationship between our health professionals in Kenya. We're going to reduce the bureaucracy required for Indian specialists to come to Kenya and share their knowledge, expertise, and experience with their Kenyan counterparts. And we have requested the government of India to consider making the entry for short courses of Kenyan professionals, nurses, clinical officers, and doctors to come here for short courses of 3 months, 6 months, 1 year, much more easy, so that we can leverage on the great experience that India has developed in the health space. And because as Kenya, we have committed under our bottom-up economic transformation that health is going to be one space, we want to share the experience of India. I benefited from Prime Minister Modi's example of what he is doing to people at the bottom of the pyramid, using clear interventions on areas of ensuring that those at the bottom of the pyramid have access to health. And I have assured him that we are doing the same in Kenya. We have now community health promoters in every village. We have 100,000 community health promoters across the country. And we are going to learn from India how they have made health affordable, especially for those at the bottom of the economic pyramid. We have also agreed on how we are going to leverage on the MOU that we have signed, especially in the space of technology and public digital infrastructure, so that Kenya can benefit from, especially on e-health, digitizing and using technology in telemedicine and telehealth. As we professionalize and as we digitize our health space in Kenya, we're going to learn from the experience of India so that we don't repeat the unnecessary lessons that have already been learned, and we can piggyback on their success and work together. And I am very happy that we now have an MOU that is going to provide us with a scope for capacity building between our two sectors, especially professionals in Kenya, learning from their counterparts in India. I thank you, Prime Minister, for the consideration of the $250 million for supporting Kenya in the space of agricultural mechanization and the whole space of vaccines and other interventions. I want to assure you that we will immediately embark on programs that have already been agreed on so that we can leverage on this facility to provide the much needed services for the people of Kenya. This facility is going a long way in delivering our commitment to the people of Kenya, especially in the space of health and food security, as we deal with the challenges of cost of living, ensuring that we produce enough food using mechanization to get our food security situation dealt with.
I also agree with you, Prime Minister, that we will be looking at avenues of what to do with rice production and the whole space in our plan on how to take this forward. I have also assured Prime Minister Modi that 70% of health commodities in Kenya have their origin in India, and we appreciate the partnership and the support. And we have discussed how we can begin to manufacture some of these commodities in Kenya, not just for the Kenyan market, but for the East African and the African market. And it will be mutually beneficial for companies, Indian companies, to do this in Nairobi or to do this in Kenya, because it will benefit them, and we will give them access to the African market using the infrastructure that we have already built under the Africa Continental Free Trade Area. I confirm that India has been immensely useful to Kenya, especially in the marine space. I have thanked Prime Minister Modi for the support of India in the research and documentation of resources in the Indian Ocean that are related and relevant to Kenya. We already have maps, we already have documentation that we are going to use for our marine and blue economy exploitation in Kenya, thanks to the government of India. And we look at what we can do more to deal with piracy, to deal with terrorism, and to deal with all the other activities in our shared waters in the Indian Ocean. Terrorism is a big issue both for Kenya and India, and we've agreed that our defense forces will work together in collaboration, sharing information, sharing experience, sharing knowledge and intelligence to make sure that we deal with the challenge of terrorism. I have explained to Prime Minister Modi about our situation in East Africa, the challenges we have of security in Sudan, in DRC Congo, in Somalia, and we are going to work together to see how we can stabilize and secure that region for the mutual benefit of the people living in the global south. I have also shared with him our experience, especially in the delivery of affordable housing, and learning from the great experience in this country on delivery of affordable housing, working on slum upgrading, and ensuring that citizens have decent households and live in dignity, that we are carrying out the same in Kenya, following in the example of India, to make sure that our citizens live in dignified, affordable dwellings. Finally, Kenya has joined the Alliance of Biofuels and also the Solar Alliance as we tap into our renewable assets in Kenya. I have told Prime Minister Modi that Kenya has 92% of its grid as green, and we are well underway in being a hub for green manufacturing and green industrialization, and we will want to share in the experience of India and some of their manufacturing capabilities that require green energy can have a safe place in Kenya. In conclusion, let me say I am truly immensely grateful to Prime Minister Modi, the government, and the people of India for the courtesies extended to us, for what we have managed to achieve with this visit, and I am very confident that we have consolidated and solidified our relationship, and that we are looking and focusing on a greater future
for both the people of India and the people of Kenya. Finally, I have asked Prime Minister Modi to consider giving us a small place where we can put up a chancery and we can put up a residence for our ambassador, and he has graciously told me that he will consider it positively, because we are not about to go anywhere. We are going to be in India for the long haul, and we want a permanent residence here, because that is the nature of our relationship. Again, Prime Minister, thank you very much. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Thank you all for joining us. Please remain seated while the dignitaries leave the stage. समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है।
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति मांगी है, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूं कि वह अपना अनुपस्थित पाठ व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ ले रहे हैं। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो दोनों बिलों पर 4 घंटे की चर्चा करा लें, और भी आवश्यक है तो और बढ़ा देंगे। माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि सब बोलें, कल रिप्लाई करा देंगे। सर्वदता है कि सबको बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय सदन में मिलता है। सदन चलता है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में मर्यादा, अनुशासन बनाए रखें, चर्चा करें। कल बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग में भी सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है कि संसद का नया सत्र के अंदर और इस नए भवन के अंदर हम तख्तियां, प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे, और मुझे आशा है कि सभी दल इस मत से सहमत हैं। और मैं भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कोई भी मान्य सदन की मर्यादा, अनुशासन को बनाए रखें। प्ले कार्ड लेकर आएंगे तो मुझे उस माननीय सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आइटम नंबर 12 और 13 एक साथ लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनः गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। The minister initiates so that we will get a थोड़ा brief overview मिल जाता है। The minister can reply पे विस्तार से देंगे ना। overview भी मिल जाता है। reply पे convention the house convention है सर। short statement। सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। Normally, initial इंट्रोडक्शन हो चुका है बिल का। माननीय अमर सिंह जी। Normally, mover will speak something. धन्यवाद स्पीकर साहब। आज 2 बिलों पर चर्चा हो रही है। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट है, दूसरे में नॉमिनेशंस की अमेंडमेंट है। सर, जो रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है उसमें तो सिर्फ जो शब्दों का उपयोग है, पहले जो 2004 का बिल है उसमें वर्ड यूज्ड है अंडर प्रिविलेज क्लासेस, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उसको नए बिल में ओबीसी कर दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। वो तो इतना ही है। वो सर ये पॉजिटिव आप अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में
उस नाम से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में उनको रिजर्वेशन सिर्फ 2% थी, और जब वो स्टेट से बाहर, अब तो स्टेट नहीं बची, यूटी है, जब कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी को अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि नाम डिफरेंट था। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन सर, इसमें जो मुद्दा असली है, और जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को, जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? कोई सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं, वो बहुत मुख्य मुद्दा है। हम निवेदन करेंगे गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो जब भी जवाब दें तो इस बात पे जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या ये जो ओबीसी सारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका जो बनता हक है रिजर्वेशन का वो भी दिया जाएगा। ये पहली बात सर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर दूसरी बात ये है, क्योंकि इसके होने के बाद उनको नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। पर सर जो आज भी एससी एसटी ओबीसी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जहाँ शिक्षा पाने के लिए जहाँ नौकरी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पाने के लिए जो आज वो मुद्दे हैं वो भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई स्कॉलरशिप एजुकेशन का देंगे? उनकी एजुकेशन को आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे? वो मैं आपसे सर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का इस मुल्क का तजर्बा है, मैं वो केस को छेड़ना नहीं चाहता हैदराबाद वाले को। सर जो एससी एसटी लड़के लड़कियां पीएचडी करते थे, एमफिल करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया है या करीब करीब बंद कर दिया गया है, वो अब भटकते हैं चारों ओर। तो वो ये जम्मू कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है, इसलिए वो मुद्दे को मैं आज रेज करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि आप स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान का इशू है, जम्मू कश्मीर का तो है ही है, तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं आपके साथ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपने जो वादा किया था वहां, अब तो 4 साल हो गए, आप इलेक्शन कब करा रहे हैं? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो करनी चाहिए ना, आज नहीं कल जब भी है आप इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देते हैं। सर जब तक आप गृह मंत्री जी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं वहां इलेक्शन करवा सकता हूं फोर्सेस के साथ, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो आपको उस पर भी बताना चाहिए कि आप वहां डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख में आपने इलेक्शन करा दिए, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया। तो मेरी बेनती है उस पर भी सर हम लोगों को कोई ना कोई बात बताइए। अगली बात सर जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मतलब वो
सारे हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूं, तो जम्मू कश्मीर में भी वही होगा। सर, सारे हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके ITI और सारे हैं, उसमें सर आज SC ST टीचरों की कितनी भर्ती हुई है। यहाँ सर लोकसभा में, राज्यसभा में भी जवाब दिया था कि अबाउट 60% पोस्ट खाली पड़ी है। तो सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर से अकेले में मुद्दा निपटता नहीं है ना, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उनका सारा का भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी, उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो कहाँ जाएंगे वो? रिजर्वेशन हो गई पर भर्ती नहीं कर रही हैं। तो सर मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आप सारी सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद, तो आपसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जो स्टूडेंट्स का SC ST OBC का हिंदुस्तान में हालत है वो ये है सर, पिछले कई सालों से जब से ये स्कॉलरशिप, सर इवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था वो सर भारत सरकार 100% देती थी, 100%, बहुत सालों से, 30 40 50 साल से। आपकी सरकार आई, आपने 60-40 कर दिया कि हम तो 60% देंगे, 40% स्टेट्स दें। स्टेट्स की तो ऐसी हालत है, वो तो तनख्वाहें नहीं बांट रहे। तो हुआ क्या है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हायर इंस्टीट्यूशंस में SC ST बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं सर पंजाब की एग्जांपल बताता हूं, जब आप 100% देते थे तो SC ST स्कॉलरशिप 3.5 लाख से 4 लाख स्टूडेंट्स को मिलता था। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स को पंजाब में ये स्कॉलरशिप, अब सर लेस देन 1 लाख को मिल रहा। तो मतलब क्या निकला? दैट मीन्स पंजाब अकेले में करीब 2-2.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट, वहाँ ट्राइबल नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजों से और स्कूलों से निकल गए हैं क्योंकि उनको अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके सामने रेज कर रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर में भी इशू बनेगा। तो इसलिए आपसे बेनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो कंप्रीहेंसिव सर सारी चीजें लाइए, उसके साथ आप हमें सारी चीजें बताइए। यही नहीं, स्टूडेंट्स के जो सुसाइड हो रहे हैं ITIs में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, सर उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है वो हमें बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर मुद्दे हैं इस बात पे। तो इसलिए मैं आपकी अमेंडमेंट की तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन सर ये मेरी बेनती है कि दूसरे जो साथ जुड़े बुरे मुद्दे हैं A to Z, उन सब का सर आप कोई समाधान करिए और हम लोगों को गाइड करिए। सर जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें वो 3 लोग नॉमिनेट करने हैं, उसमें सर मेरा कहना बहुत छोटा सा, मेरी बेनती है उसमें कि सर जम्मू कश्मीर में सर पंजाबी आदमी भी बहुत बसता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, श्रीनगर में थोड़े कम हैं। तो सर पंजाब की ओर से मैं बेनती करना चाहूँगा, सर कोई हमारा भी कोई आदमी उसमें नॉमिनेट करिए उन 3 लोगों में, पंजाब का आदमी। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूँगा, कोई पंजाबी तो कर दीजिए क्योंकि वहाँ हमारे इतने पंजाबी रहते हैं। बाकी आप करिए, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सर पंजाब इग्नोर हो जाए, पंजाबी लैंग्वेज बस सर वहाँ पहले चलती थी वो बंद कर दी, तो वो भी उसको चालू करिए, वहाँ सर होती थी वो उसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बहुत सारे इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, अच्छी अमेंडमेंट आप लेके आए से साथ जुड़े मुद्दे भी निपटाने का करिए। और लास्ट बात कहना चाहता हूं सर, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज पे सर ये SC ST OBC का कोई नंबर बढ़ाइए। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि सर वैसे मुझे सारा पता था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और उनको जब आप भारत सरकार सर लेके आते हैं तो उनको जरा अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए।
उनको हमेशा ही कभी उधर, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं, पर आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, पर सर उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी SC ST की, OBC की, उनके भले की इतनी बात कहते हैं, तो यार सर जो उनके ऑफिसर्स बन गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, उनको जरा, उनको भी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे दिए। आप अभी पावर में हैं, तो मैं उस बिल का सर समर्थन करता हूं, लेकिन जो मैंने दूसरी बेनतियां करी हैं, मैं उसका सर जवाब चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे का तो मुझे पता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को जहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये कोई आज ही डिमांड नहीं आई या आज ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वर्षों से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए यो पहली सरकारें जहां पर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया। और विशेष तौर पर कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती है, हमेशा से करती आ रही है, लोभ लुभावने नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की उनका कोई प्रयास जो है वो नहीं कभी भी रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 19 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वो सारी बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के लोग जिसके हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, वो सारी सुविधाएं भी आज उनको जो है वो मिल रही हैं। और एक के बाद एक वो सारे विधेयक भी, कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, यो के पहले से ही होने चाहिए थे। और आज जिस विधेयक की जहाँ पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसकी बहुत बड़ी एक डिमांड भी थी, और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो इससे वंचित भी रह रहे थे। लेकिन आज देश के गृह मंत्री जी ने ये जहाँ पर विधेयक लाकर उन सब जो वर्ग के लोग थे उनके साथ इंसाफ करने का जो है वो काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जैसे जहां पर हमारे भाई कह भी रहे थे, ये दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, या इस अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का जो है उपबंध जहां पर है, ये अब पूरे देश की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि महोदय देखिए, एक के बाद एक जो कानून जम्मू कश्मीर में बदले गए हैं, उन सब का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो मिल रहा है। और विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहाँ की माता बहनों को, नौजवानों को और बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं उन सबको जो है वो मिलेंगी। और विशेष तौर पर जैसे जहाँ पर कहा गया कि सेंटर की जो नौकरियां होती थी उनमें भी उनको आरक्षण जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन आज ये आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और बराबर का हिस्सा जो है
अब इन हमारे वर्गों को भी जो है वो मिलेगा। महोदय, शिक्षा आधारों की बात हो चाहे दूसरे आधारों की बात, जो आज तक नहीं होता था वो आज वहाँ पर होगा। और जो डिमांड उनकी थी और कई बार उन्होंने संघर्ष भी किए, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमज़ोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसी को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां और छात्रवृत्ति आरक्षण सहित बाकी अन्य लाभ भी जो है मिलेंगे और संवैधानिक अधिकार जो है उन्हें हासिल होगा। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ और ऐसे हमारे समाज के लोग थे, जैसे कि जाट समाज के हमारे जो लोग थे, वो भी इस कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे, जिसका कि बड़ी देर पहले से ही उनको जो था इसका इंतज़ार जो था। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने समय समय पर जम्मू कश्मीर की उन्नति और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कदम जो हैं वो उठाए हैं, और एक नहीं अनेकों। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं, वहाँ के विस्थापित भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ी एक डिमांड लोगों की आ रही थी कि भाई हमें भी कोई मौका जो है वो मिले और हम भी अपनी बात जो है वो रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है, और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। तो इससे उनमें एक खुशी की लहर भी है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी किसी की का ध्यान जो है वो इस ओर नहीं गया, लेकिन आज जब केंद्र में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर सरकार चल रही है, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आप बजाकर उनके साथ इंसाफ जो है वो होने की घड़ी जो है वो आई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस विधेयक के साथ साथ ही ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, इसे भी इंसाफ मिलने वाला है, और बाकी कुछ और भी प्रावधान जो हैं जो इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब से देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो बनी है, उन्होंने हर वर्ग और हर समुदाय के साथ जो है वो इंसाफ जो है वो किया है। उसी की एक कड़ी में आज जो हमारे कुछ वर्ग जो थे वो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी जो है वो इंसाफ होने जो है वो जा रहा है। महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं, और एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। श्री सौगत राय जी। Sir, I rise to speak on the 2 bills, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 and Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. Let me start by talking about situation in Jammu and Kashmir since Mr. Amit Shah took over as Home Minister. One of the major steps taken by him was to abrogate Article 370, then convert the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories. One Jammu and Kashmir, the other Ladakh. It is the first time in the history of Indian Constitution. Earlier,
union territories had been converted into states. And here, Mr. Amit Shah walked the retrograde step or converting a state into union territory. This has never happened before. Now, before I speak on the bill, let me ask him through you, sir, what have you achieved? What have you achieved by taking these retrograde steps? The militancy has not been controlled. Only 2 weeks back, we lost a major, a company commander in the hands of militants. 2 weeks back, and then we lost 2 captains of the army in Kokarnak. So this is the peace that has been brought by Mr. Amit Shah. So what is the change taking place in Jammu and Kashmir? Has investment come in a big way? Has employment been granted in a big way? No. All that is happening is that some cultural and sports events are taking place in Kashmir. And we are showing to the tourists that all is well. But not all is well in the state of Denmark, as Hamlet used to say. All is not well in the state of Jammu and Kashmir. The governor just goes for this cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not go to improve the cultivation of saffron in the valley. The people of many of my friends, including Shatabdi, went to Kashmir recently. He said, Dada, speak about the unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demand employment. Now let me, before I go into the bill, go into the history of Jammu and Kashmir. 47, 48, part of it is given in the statement of objects and reasons of the second bill. That is in 47, 48, first aggression took place. Pakistan occupied a part of Kashmir, which is known as POK, Pak occupied Kashmir. Then during 65 war, and again during the 71 war, parts of Kashmir were troubled, and the minister has given the total number. Total number of displaced persons as 1 lakh. So total is 41,804 families were displaced during the 3 wars. That process has not been reversed. What has happened in Kashmir, due to maybe misgovernance, many acts of commission and omission by the center, Kashmir went into the hands of militants from 89 to 90. And people were killed. Pakistan-inspired militants ruled in the valley. And we have gone through this time, and that is the time when large number of Hindu migrants went away from Kashmir valley. The sufferings of these people, their total families number are 46,517 families who left during militants. The total number is 1,58,976 who have registered themselves as displaced persons.
The government promised much. Have they been able to bring back the Hindu migrants, the Pandits who left the valley? No, they have not been able to. Now, what is the roadmap? Mr. Home Minister, I ask through you, sir. Nothing can be done in Kashmir unless you hold election. Last election was held in 2014. For 10 years almost, there has been no election. Is this connection to Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir should be ruled by people of Jammu and Kashmir. क्यों नहीं? इसको हटाओ पहले। ये disturbing man. हाँ. Yes. नहीं जरूरत नहीं है, वो बहुत हो गया, बैठिए प्लीज। So he does not. I have read all the directions. बैठिए। He is a disturbing element, sir. नहीं, वो नियम की बात कर रहे Professional हैं। heckler. I don't want to listen. वो नियम की बात कर रहे हैं। Muhua is also not in the house. Sir, so my demand is that you announce a time frame for holding elections to Jammu and Kashmir. Now you have promised that there will be a reservation, and the reservation will be changed to for OBCs. Now it is mentioned as weak and underprivileged classes, and you want to change that to other backward classes. That is OBCs. Now there is no state, no assembly. This is a state law. And you are doing the law, making the changes here. You are making a big change. Therefore, first time, from migrant families, they are nominating not more than 2 members, one of whom shall be a woman, from the community of Kashmiri migrants, people who belong to Kashmir and who have left. This was suggested, recommended by the Delimitation Commission. And also one member from displaced persons from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. There is no legislative assembly. Why are you making these changes? Have a legislative assembly, then bring these amendments. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections. I want to state, sir, that the step of the BJP government to abrogate Article 370, abolish the state of Jammu and Kashmir into an union territory and a union territory for Ladakh. I have told you that this is a retrograde step. They did it just to fulfill the BJP's election promise. एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किए। ये कोई कश्मीर के लोगों के लिए नहीं। Now, Kashmir has been a conflict point. It is India's position that Kashmir is an integral part of India. It's also India's position that the territory of Pak-occupied Kashmir, that should be brought back to us. Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak-occupied Kashmir into India? No. Everything is in the air. He is bringing 2 laws. Sir, Kashmir is called the paradise on earth, the most beautiful valley anywhere. Now, will Kashmir remain only a tourist place? Now we'll have a tourist territory of Jammu and Kashmir.
or it will be for the people of Jammu and Kashmir. इस सदन की legislative assembly. दादा इस सदन के एक मिनट, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शायद में Sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists. Oh, Dal Lake, shikaras are so nice. The cherry is blossoming. The apples are there on the trees. What about the people of Kashmir who live in Baramulla, in Anantnag, in Kokarnag, in various places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give them back, sir. ये कहना है कि आज मैं आशा करता हूँ कि मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। डेलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा किए है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट से 2 लोग आएंगे और डिस्प्लेस लोग से 2 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा, कुछ बना नहीं। हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को। इसलिए सर, आई वांट टू इन दिस discussion, I do not want to oppose these amendments because there is nothing wrong in having 2 nominated members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand कि मैं करूँगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा, मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफ़र किए हैं। हमारा 2 जंग हुआ था, 65 में, 71 में, 47 में Pakistani Hanadar, they are called, invaders, they captured part of Kashmir. And again, the militants took control of the valley, and because of them, people had to leave. We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. Give back. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then will Kashmiri realize they are Kashmirian. Kashmir is very special. Kashmir is very special because उनका एक अलग कश्मीरियत है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये आप मत लगाइए यहाँ पर। कश्मीर कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं यही बात ये 2 कानून के बारे में बोलने चाहता हूँ। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले, फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद। उम्मीद करता था दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा, तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की। आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी, कश्मीर में कितने लोग मरते थे,
कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहां पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था दादा। श्रीमती बीवी सत्यवती, आपको बोलने का मौका देंगे पूरा, अगर आप बोले। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35A के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है, ये सुधार कश्मीर में हुआ है, जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। श्री बीवी सत्यवती, श्रीमती बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। Thank you Speaker sir for giving me an opportunity to speak on this very important bill, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Speaker sir, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 substitutes weak and underprivileged classes with other backward classes as declared by the Union Territory of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. So this is done to remove the confusion amongst competent authorities issuing certificates to eligible persons due to differences in such nomenclature. Speakers are inclusion in education and employment. So now with less confusion, the state can work towards lifting the literacy and also employment opportunities for other backward classes and empowering the communities to brighter future and an opportunity to come out of poverty. So Speaker sir, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, a few suggestions from our party. So one is conducting caste census. It's a current and comprehensive census detailing the population of other backward classes, OBC, is indispensable for effectively implementing development schemes aimed at the marginalized masses in various states and union territories. And conducting a fresh OBC census should be the initial step towards the welfare of the community. So there needs to be qualitative and quantitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them. Speaker sir, as I speak, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, so we are in the process of conducting its own caste census within the state. Backward caste in the Andhra Pradesh
constitute nearly 50% of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects, such as the distribution of population among different castes and subcastes, and understanding the socio-economic status of the most backward castes, which will help the government to plan and maximize the outcomes of the policies and welfare programs. Sabhapati ji, setting up of a dedicated ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a central ministry for other backward castes as we have for SCs and STs. So the Ministry for OBCs can do wonders in the centralized planning of policies and welfare schemes for OBC communities, which uplift the community socially and economically. So this ministry can also serve as a place where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships, and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and in spirit all across the country. I request the Honorable Home Minister ji to look into this aspect. So, and the third point is reservation in state legislative assemblies. So urge the central government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in state legislative assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs. Remembering the Baba Saheb Ambedkar ji's ideas of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking the barriers by reservation. So it's an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political systems. The fourth point I want to mention, Honorable Chairperson ji, national-wide skill development programs. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%, while there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships. The apparent absence of national schemes addressing skill training programs is there. Introduction to nationwide schemes for skill development programs targeted specifically at the OBCs will make the community job ready. And before I conclude, Sabhapati ji, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity. By replacing the term weak and underprivileged classes with other backward classes, the legislation aligns the evolving social dynamics of Jammu and Kashmir. So hence I urge the central government to conduct the caste census along with the population census, provide OBC quota reservations in state legislative assemblies, establish a ministry for OBC, and introduce more schemes for targeting the specific needs of OBCs, which will help the community nationwide. I want to bring only one sentence which our Honorable CM Garu frequently says, backward classes, they are not backward, they are the backbone classes to the society. So hence, I bring to the notice of this August House. So I conclude this bill from this, I support this bill from YSR Congress Party and also take it to consideration of the suggestions made by YSR Congress Party. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much. Sri DNV Senthil Kumar ji. Vanakkam, Chairperson. Thank you for giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. So, first of all, coming to Jammu and Kashmir, seeing it as a union territory, as already said, it is always the union territory which looks ahead of going into a statehoodship so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a state being converted into a union territory. And what is the main reason behind it? The BJP has just won many of these state elections and they have come into this house. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Since they are not able to do that, they bring a state into a union territory where they can have control over the governor and then they can run the governance through that.
If they were capable and if they were very confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a union territory? So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history, because the Dravidian ideologies have always been strong and has been pro-reservations. So in the early years, before independence, the country was ruled by a minority of 3% people having a majority stay in all the government jobs, work, everywhere, education. It was the Dravidian ideology, it was our forefathers of DMK, the Justice Party, in the year 1926 that brought in the Reservation Act for work and for education in OBC sectors and for all class people. Till then, it was marginalized and only a section of the people, of 3% majority of the people had jobs and other things. So in the year 1926 was the first time that in India, in Tamil Nadu, Justice Party brought all these reservations for people so that people from all class can take part in governance. And what happened after that? After India obtained independence in the year 1947, it was struck down by the Madras High Court that these reservations shall not exist anymore. And then again, when we went to Supreme Court, the same this thing was done, that it was struck down and no reservation was there. It was our leader, the great Dravidian ideology of Principal Tandai Periyar, who had, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Law Minister Ambedkar, had gone and sought that we need reservations for work and for education. It is completely necessary. And then after fight, at last the union government under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru agreed for reservation in work. But then Tandai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? It is again only those people who are educated, that 3% of the society will again get work. So they again fought. They had many other protests, and then at last in the year 1951, the first amendment of this parliament, the first amendment of the constitution after it was formed, it was then declared that the first amendment, that there will be reservation given for both work and for education, and that is how education and work has come and reservation had come into place. And so many people, so many lakhs of people have come into governance and other places, so that we have a very good this thing. So taking the 4 pillars of the democracy, both the legislative, we have reservations. It is very good that we have come till that, and now we have, this government has also introduced the women's bill, which is a very good this thing. So, but coming into the executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other castes, the so-called forward caste people, and a very marginalized section of the scheduled castes or the scheduled tribes. So we would like to urge upon this government to give more importance into the executive for OBCs. So DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27% of the medical quota OBCs, it was our government that had gone court after court and got the final verdict in Supreme Court, so that we could have the 27% OBC quota, not only for Tamil Nadu, but for the whole of India. And it is only after our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he is seen as the hero of the OBCs. Sir, again coming to the judiciary. In judiciary also, it is fully dominated by people of the so-called forward caste. There is not a reservation for OBC. And so that reflects on the judgment of the cases too. And so we also ask and request the government through you, Chairperson, sir, to urge upon the government to bring in reservations for OBC in the judiciary also. So coming into the Jammu and Kashmir, they have brought in this bill reservation, saying that, sir, Tamil Nadu has a very good rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During the emergency days, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Abdullah was held in
Tamil Nadu. It was safeguarded in Tamil Nadu by our Chief Minister, the then Chief Minister Karnanidhi. And still in memory of that, in Kodaikanal, we have Mr. Abdullah's guest house still as a very renowned and very sacred place over there. And when the Article 370 was brought, it was our leader, Mr. M.K. Stalin, who had brought all the allies and fought against this very government in the heart of Delhi, and we voiced out. So Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always has a very good relationship. So here they say that the governed by Reservation Act because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this government. And what is to be enacted by the state is now being enacted by this very house of the parliament. And sir, we would also like to make a very sincere request that the caste census, which has been pending for a very long time throughout the country, it should be conducted at once as demanded by our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. And sir, we told what are the struggles that we have got for OBC. But we see this government just handing over by a golden platter the economically weaker section 10%. So nobody has fought for it. Nobody has asked for it. Nobody has protested for it. But this government is seen in appeasing the forward caste. But the same quota, the same marks for an OBC, SC or ST is much, much higher than what is being handed over to the economically weaker section of 10%. So we request upon this government to look into that EWS section and to give in more quota for the OBCs and to conduct a caste census at the earliest for this thing. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Shri Kaushalendra Kumar ji. सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियों के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियां और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक दलित पिछड़ों को, अगड़े को, जो आर्थिक स्थिति उनका कमज़ोर है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे लोगों का इसका लाभ मिल सके। दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी साफ साफ कहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परंतु 5 साल होने वाला है, वहाँ की स्थिति पहले की तरह ही है। परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें से बढ़ाकर 114 हो गई और उनमें 9 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 3 नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट होने वाली है। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित है। G20 में भी
जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु सरकार की वहाँ राज्य का दर्जा देने की बात पर चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में समस्याएं ज्यों क्या त्यों बनी है, आतंकी घटनाएं भी घट रही है। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीर पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कितनी कश्मीरी पंडितों को वापस लाए हैं? अन्य राज्यों में श्रमिकों की हत्याएं वहां रहती है। पर्यटकों की संख्या दिनों दिन कम रही है। वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। केंद्र सरकार वहां के नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करे। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मेरा सुझाव होगा कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश साहू जी। अधिष्ठाता महोदय, आज रिजर्वेशन जम्मू काश्मीर रिजर्वेशन बिल उपरे आगत करने मो दल ए कार्यक्रम में कहवाई सुजोग देछि। से दल को धन्यवाद देवा सहित आपण मते कहबार सुजोग देथिबारु मु आपण को बधाई जनाऊँगी, धन्यवाद जनाऊँगी। उक्त प्रसंग रे आलोचना रे भाग नहीं बिलटी डिलिमिटेशन कमिटी को सुपारिश करने उद्य अटे। सम्मानीय सभापति महोदय, जम्मू काश्मीर 21 नवेम्बर 2018 रे भंग करा जायथिले मध्य अद्यावधि यार पुनर्बार निर्वाचन परिप्रेक्षी मुहाई सुजोग कई सृष्टि करनथिले, किंतु आज से दिन ठारू आज पर्यंत कौन प्रयास बा उद्यम बोधहुए होई नहीं। साधारण जनता, नागरिक, बुद्धिजीवी, युवक युवती समस्ते उक्त भावनार आशा राज्यर मौलिक समस्या को राष्ट्रीय गणतांत्रिक व्यवस्था माध्यम केंद्र बा राज्य दृष्टि आकर्षण करने को आज समय आसी। प्रत्येक भारतीय परी जम्मू काश्मीर नागरिक एभली एक सुजोग पाइबा उचित। एवं एथिरे जेतेबेले 370 धारा बाद कराइथिला, केंद्र सरकार एक साहसिक पदक्षेप नहीं से समय गोटे नजर देवा दरकार। 370 धारा लागू होता बेले कौ व्यवस्था प्रति सेमानकर नजर थिला। आज जेतेबेले एससी शेड्यूल कास्ट को देला बेले एसटी को मध्य सुजोग दिया जाए नहीं। अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर राज्यर अनेक राज्य कमिशनर विशेषकर राज्य ओडिशा प्रदेश रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ओबीसी कमिशनर गठन करी तार कमिशनर मेंबर भी मध्य प्रतिष्ठा करिसंती। एवं आगामी निर्वाचन रे जेतेबेले आमे विचार करूथुलु एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगा, ए प्रकार विचार करी 370 द्वारा बाद कला परे आज एससी ओबीसी एससी एसटी एमान को कौ सुजोग दिया जेतेबेले माननीय मंत्री ए बाबद रे प्रसंग रे उल्लेख करिवे ता स्पष्ट भाव में जनइमे। कारण माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अदर बैकवर्ड क्लास और सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस स्पष्ट भाव में निर्धारण करी कमिशनर नियुक्त कर रिटायर्ड जज जस्टिस रघुनाथ विश्वाल एवं तार मेंबर भी अच्छा नवनीत रथ एवं मिस मिताली चेनारा एवं प्रशांत कुमार पात्र यही करने सहित राज्य गणतंत्र सहित प्रदेश देशर माननीय मंत्री ए बाबद स्पष्ट भाव में उल्लेख कले जम्मू काश्मीर विश्वास सहित आपको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। श्री मलुक नागर जी। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं। जो वहाँ के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया
चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहां के जो गुजर मुसलमान है, जो गुजर बकरवाल है, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी। दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी, और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका काम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you very much, sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu Kashmir reservation and the reorganization amendment bill, sir. Sir, I have very fond memories as a child about Kashmir, and fortunately Dr. Saab is sitting right here, and this is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family who has led this most beautiful part of India. And I would like to read a few lines about Kashmir, sir. From a Sufi poet called Amir Khusrau, he said, if there is paradise on earth, it is this, and it is this. This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of Himalayas, the Kashmir region is celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows, crystalline glaciers are just some of Kashmir's natural features and landscape which are in this poetry, which is the paradise of earth, sir. However, Kashmir's paradise in many ways brutally violated, and its peace has been plundered for various reasons, sir. But the flourishing meadows, stark mountains, and the vast fields, motives of freedom, but with hundreds and thousands of military forces scrutinizing Kashmir, freedom feel like a faraway and an elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip, flower fields and wild-eyed smile lies a story of Kashmir. Kashmir is essentially a region of stark contrast. It's actually a story of paradoxes. For beauty exists despite of its bloodiness, faith, tenacity, inner peace can be seen in its local residents amid all these activities which have happened in these decades. Fragments of paradise can be found despite the most hellish of horrors. Hope we reignited with all the hope seems to be forsaken. Kashmir is a place that beckons your soul, stirs your spirit, converses with your heart and dwells in your mind long after your body has departed. So I think Kashmir has really been through a very difficult journey. And administration is something which is continuity. Yes, it has had its red spots, black spots, it has had its moments, and I think unanimously everybody has contributed to the journey of Kashmir. So I think we can't just isolate one bad story to the glorious part and the contribution in India's development, tourism, growth, beauty story, cultural story of India will be always incomplete without Jammu, Kashmir and Ladakh. So I think now we really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history.
Because every time I see the Bharatiya Janata Paksha, I saw the leader speaking, the first person from the treasury bench. I thought he'll enlighten us with what is achieved in the last 4 years. But I couldn't hear much from him, unfortunately. And nor do I want to get into a swinging march, because I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh, because it has given me my finest happy family moments which I ever have to look back in my life of my 5 decades would be all connected to Jammu, Kashmir and Ladakh. Sir, I absolutely welcome the decision and the reservation decision taking. But I would like to suggest to the Honorable Home Minister, who's been so large-hearted about this reservation in Jammu and Kashmir, I would like to make a suggestion to him that instead of bringing piecemeal programs about reservation, why doesn't he bring a comprehensive bill pan-India about reservation? The state where I come from, sir, Maharashtra, today is having huge challenges with Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues pan-Maharashtra. The same thing resonated in Maqbul's speech in Uttar Pradesh. In Rajasthan, the same. So why doesn't this entire house sit together, put their minds together and find an amicable solution in the larger interest of this nation on a discussion of reservation for all states? So when it comes to my state, it's about Maratha, Lingayat, Dhangar और मुस्लिम समाज की आरक्षण की बहुत बात हो रही है. So I was just trying to connect the two dots and see if you can do it in Jammu Kashmir, why cannot be applicable to my state, which is actually burning right now. So this is something I would like to put forward in front of the Honorable Home Minister. I would like to ask the Honorable Home Minister, who I remember his speech. It was when he said it in the old Parliament building. He told us his dream and his plans for Jammu Kashmir, and we were also quite keen on it, because who doesn't want peace? So we all thought, and we had put our hopes in him, and hoping that there'll really be a huge change in Jammu Kashmir, the lifestyles of the people. And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the house in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened, and I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech. I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections which were to be held in Srinagar have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए sir, delimitation का तो homework पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment that the Honorable Home Minister made to this nation, and we trusted him. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. The other thing, sir, I would like to highlight is the tourism. I have myself been to Kashmir in the last 3 years once, and clearly the tourism has improved. But let's have some data. Tourism is 7% of Jammu, Kashmir and Ladakh's development story. So if you look at the economy, only 7% is of the entire bowl of Kashmir, if you say. So if only tourism is 7% of the economy, then what about the horticulture? What about the agriculture? What about the changes in climate that are having? हमारे भी किसान दिक्कत में है महाराष्ट्र में because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu, Kashmir and Ladakh. So what is there a plan this government has vis-a-vis climate change with agriculture and horticulture, and what are their plans for Jammu Kashmir, considering they don't have a government in place? अगर किसी आम आदमी को कुछ मदद लगे तो किसके भाई, वो तो LG को नहीं मिल सकता. So what is the plan they have for all these, like kisan ho, yuva ho, mahila ho, like they say that is the new dharma of the BJP. So we really want to see them walk the talk for all these 4 verticals that they are. Unemployment, like Saugata Babu said, unemployment is at its peak in India, and so is it in Jammu Kashmir. So what specific intervention are they doing for unemployment? And one point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में. श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all the other things going to work? So these are some things which I'd like to, I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार India में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहा है बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer
with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar. अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे छोटे गांव है वहाँ क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. The other big point which I was coming by, which is my last point, sir, that yes, things are better, but that doesn't mean they are okay. In September 2023 and in November 2023, there have been 2 major attacks and we have lost very, very brave sons of India. They are our sons, sir. ये शहीद हुआ है इस देश के बच्चे और उसमें कौन है? कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, DYSP in JNK Police, Humayun Bhatt. This is in September 2023. In November 2023, the martyrs are Captain M.V. Pranjal, Captain Shubham Gupta, Haribhav Abdul Majid, Lance Naik Sanjay Bisht, and paratrooper Sachin Laur. These are people in Rajouri and Punj where there is a problem. So we can't say everything is wonderful. पहले से बेहतर है, ज़रूर है, और अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. तो जो अच्छा हुआ है उसके लिए I do compliment the government, but a lot needs to be done. Everything is not okay because we've lost our sons. So tourism has gone up? Yes, it has. But when we lose our sons of soil, then really can we say the wonderful stories about Kashmir and say, oh, we are so happy tourism has gone up. But when our so many sons have gone, बच्चे शहीद हुए इस देश के लड़के हैं, नौजवान हैं. So we really need to introspect. It's not just about thumb chesting and oh my God, we've done something wonder, sir. We really need to walk the talk. वो माँ जानती है जिसका बेटा वहाँ शहीद हुआ है. वो बीवी जानती है उसका दुख, उसके बच्चे जानते हैं उसका दुख. For us, these are names. We will pray श्रद्धांजलि, आदरांजलि to them because जिंदा उनको रहना है. उनकी फैमिली का दुख रोज हमको नहीं पता, वो उनके बीवी माँ और बच्चों को ही वो दुख पता है. So I think this house needs to be far more synthetic. We need to be more empathetic, more compassion towards Jammu Kashmir, and it's not about them versus us. I think we all love Kashmir equally. So it's not that they have done something wonderful and we did something disastrous, not at all. And let's put some data. Kashmir was always very tourist friendly. People hosted us, they opened their homes to us. So they have been wonderful, proud Indians. And I would like to talk about Farooq Abdullaji's family's contribution in making sure that Kashmir remained an integral part of India. If it happened, I will put it on record. It's only because of his family and the commitment at that time that Pandit Jawaharlal Nehru did in the United Nations and Lord Mountbatten's contribution at that time, the way they negotiated it, that India, they stayed with us, they loved, and all the reason for many, many decades that there was no violence there is the contribution of Dr. Farooq Abdullah and his entire family. So I would like to so it's a combination. And it's not only that, even the Mufti family. आज ये इनके खिलाफ बोलते हैं, but कभी तो एक थाली में खाना खाया ना. Abdullah family also was their partners and so were the Muftis. So today it's not fair that just because they're on this side, they've done a bad job, and if they're on that side, they have a good job. I think अच्छे को हम भी कह सकते हैं, तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए. And I think we are committed to contributing and supporting this government in whatever way we can, in a small way that we can, to make sure that the peace, happiness of Kashmir comes back, and every Indian who's so proud of this jewel in our crown, to make sure it's a safe place and it's a secure place, and every child gets a good quality education, every senior citizen has good freedom, he has to have good quality hospitals there without power cuts. So I think it's a large picture. Many things have been discussed. These are 2 small steps in the larger good of Kashmir, but still lot more needs to be done. So it's not, and we would prefer that these decisions get taken in their own assembly. Why should we do decisions for somebody else's assemblies? We are only looking at India as a piece. We don't want to take state decisions. Unfortunately, sir, today even during question hour, assembly ke sawal hum parliament mein chinta kar rahe. I think I remember, and I'd like to quote Arun Jaitley ji, who used to always support cooperative federalism. I think I miss Arun ji so much in the House and Sushma ji both, because if there were 2 leaders in the BJP who believed in cooperative federalism, were Sushma ji and Arun ji. And I think we would like to remember them, and I hope from what I've said, the BJP remembers their senior leaders who really fought for cooperative federalism and gives the fair rights to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, which were an entire
state by itself, which is broken into three. But abhi jo ho gaya, no point disagreeing or agreeing with what has happened. But I hope the BJP and the central government is committed to bringing up all the glory of Jammu, Kashmir and all the people, giving them a fair and a happy life in the future. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आज बाबा कौम शहरी कश्मीर शेख महमूदुल्लाह का जो ये पैदाइश है, पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनको खराज इज़्ज़त पेश करूँ। जनाब सरदारी आवाम का हक है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और लैंड टू टिलर जैसे स्लोगन उनके हैं, क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं कि जो हमारे अभी बेख्तियार तबके से हैं उनको बाख्तियार बनाने की जो बात हम करते हैं, तो उनको ज़रूर हम याद करेंगे, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर के लिए सोशल जस्टिस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो काम किया वो तो सारे बरसगीर में उसकी कोई मिसाल नहीं है। जनाब जब पहले मैं आऊँगा जनाब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जनाब ये एक्ट में सीधे सीधे 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर लेता है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया। एक के बाद एक मंत्री ने कहा, एक के बाद एक लीडर ने कहा कि वहाँ कुछ नहीं था, स्टोन एज है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर सब पिछड़े थे, कोई एससी की कोई बात नहीं। ये जो एक्ट है 2003 का है, जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। तो ये पहले जानने की ज़रूरत है जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले वो सारा गलत था, और जो ये एक के बाद एक वज़ीर ने जो यहाँ कहा कि वहाँ कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फ्रेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को। इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब दूसरी बात ये है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब ये हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने अपनी बहस तमाम की, आपने भी अपनी बहस तमाम की, वहाँ आपके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बहस की, सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहस की। हमने पूरा अपना ये पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन के विरोध में बनाया गया है, कैसे उस आइन को रोनते हुए बनाया गया। जनाब अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है, तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें जो जुडिशल सिक्योरिटी में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला, सारे दलाइल सुन के हमारी हमारा ये कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत आपको स्टेट के 2 हिस्से करने का, फ्रैगमेंट करने का, यूटीज़ में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं, और ये आपने आइन को रोंद कर किया। तो अगर जनाब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास मामला है, होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार, मैं कंटेंट पर नहीं हूँ, मैं तरीक़ेकार पर हूँ। ये नहीं कि जो जिस जाति को या जो हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले हवाला दिया बाबाई कौम का कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस प्रोग्राम तक 34 लाख कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र किए, और उसमें 70% डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरी बिल्कुल तायीद करेंगे, जम्मू में एससी को गया। लेकिन बात यह है, एक मूल मंत्र है हमारा विश्वास एक आइन पर, तो आइन को रोदा जा रहा है। कैसे आप कर रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, कुछ दिनों का इंतज़ार होगा, वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद करना चाहिए था। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप स्टेट के ये छोड़ना चाहिए था, स्टेट असेंबली है ही नहीं। यहाँ पर वादा किया गया स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप खुद से जवाब पूछिए ना, आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो पॉस्टरिटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आप जो आपने यहाँ पर वादे किए उनकी तकसीब कर रहे हैं, तो जनाब हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, नहीं जी 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया,
अगर सब ठीक हो गया, ये क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछे, 10 साल के बाद भी वहाँ कोई इलेक्शन में होने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको करनी। आपने यूएलबीज की इलेक्शन भी नहीं की, पंचायत भी खत्म कर दी। क्या जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत उसका हिस्सा नहीं है, उसका मतलब है हमारे देश के साथ, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, जब 1.5 करोड़ लोगों को 10 साल से कोई हक ही नहीं है? तो दूसरी बात यह है जनाब, दूसरी बात आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया। अगर अगर आप बात कर दीजिए जम्मू कश्मीर का मामला, अगर सब ठीक है, अगर सब ठीक है तो जनाब आप G20 में वहाँ के जो आए थे उनको दाशिगाम क्यों नहीं ले सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले सके? आप कहिए आप एम्बेसडर्स को लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई गुलमर्ग लेने की, दाशिगाम। दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, अरे पथराव बंद हो गया चलिए ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिट्री की नई चीज़ किसने बनाई? ये आपके सिक्योरिटी फोर्स है कि अब हमारे दरमियान बैठे हैं, सारा सदन सुन ले, आप कह रहे हैं हमारे दरमियान बैठे हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स। वो क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट है जो अपना काम काज करता है, अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में या कहीं पर कोई हथियार है। जब इसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वो करेगा, वो अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ, हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी टंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। और अभी जैसे कि सुप्रिया जी ने जिक्र किया, कोकरनाग में, वो तो अंधा के साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे कमांडिंग ऑफिसर चले गए, और आपका अपना एतराफ़ है कि ये वहाँ का जो कश्मीर का है वहाँ से ही कोई नौजवान था। तो जनाब जो आप बेच रहे हैं देश को, सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बुनियाद पर, कुछ इवेंट्स की बुनियाद, ये कैसे आप गुमराह करें देश को? आपकी जिम्मेदारी है देश को वो कहें जो सच है। तो जनाब ये रही ये बात, अगर आपने कहा था कि वहाँ जहाँ पर ही मैंने सुना, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे न कोई जूनियर जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन है, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि 70% ऑफ जो लोग थे, एससीज थे, उनको लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत शेर कश्मीर के ज़मीन फराहम की। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, ये रही बात जनाब आपकी जो रिजर्वेशन एक्ट की, आप ले रहे हैं सरकार जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का इख्तियार है वो इस्तेमाल करें, एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल करें जो इस वक्त जिसके चैलेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, वो आप पर लाजिम करती है आप सुप्रीम कोर्ट का लिहाज करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं देता तब तक कोई काम न करे, उस कानून को अमलाने का। ये हो गई जनाब जहाँ तक रिजर्वेशन की बात। अब ये कहिए असेंबली का ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं करूँगा, हम करेंगे रिजर्वेशन। अरे जनाब रिजर्वेशन के जो कंटेंट है बिल का वो तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज़ का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन कर रहे हैं? जनाब कहीं पर असेंबली है नहीं, आप कहते 2 सीटें रखेंगे जो हमारे कश्मीर माइग्रेंट्स है और एक रखेंगे पीओके जो हमारे वहाँ से माइग्रेंट्स हैं। जब असेंबली ही नहीं है तो क्या जल्दी है, क्या इजलत है? एंड मोर सो when we have the Parent Act and that is kind of being implemented now is under judicial scrutiny before the top constitutional court of the country. आप अमानता कैसी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कैसे उसको खातिर में नहीं लाते सुप्रीम कोर्ट को? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है, अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है? आप खुद देखिए किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार दिया जा रहा है एलजी को, वो नॉमिनेट क्यों? आप एलजी को जो एक नॉमिनी है, जो एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट के, आप उसको कैसे इख्तियार दे रहे हैं? अरे अगर आपने पहले तो मैं फंडामेंटल इसका जो है फंडामेंटल जो है जो बुनियादी है वो बुनियादी में इसको चैलेंज करता हूँ। बुनियादी तौर इनके कंटेंट पर नहीं बल्कि इसके तरीक़ेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे, तो उस पर मेरा एतराज़ है, उस पर मेरा विरोध है। लेकिन अब मतन पर भी चाहिए, क्यों देंगे एलजी को? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा? खुद अपनी मर्जी है। देखिए हमारा जो है वो इशारे दिखा रहे हैं मुझे, क्या नाम है, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से आ जाएगा संदेश।
यहाँ से संदेश की बात है, ये तो वहाँ को जब आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, जो वहाँ के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी स्टेट आप जैसे कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा तो वहाँ का वहाँ उसके जो वहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन होगा, जैसे हर जगह होता है। आप ये नहीं, आप इस बात का भी एहतराम कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल अमल है, जिसके साथ गिरधारी लाल डोगरा मरहूम थे, कृष्णदेव सेठी थे, तो सरदार बुद्ध सिंह थे, कौशिक बकौला थे। क्या वो किसी ने भी मनसूख किया वो आईन? खुद से सवाल पूछे। क्या आईन पार्लियामेंट को आईन मनसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी तो उस आईन के तहत भी एक तरीके का अर्थ था कि अगर अनरिप्रेजेंटेड एक सेगमेंट हो तो उसकी कैसे हम उसकी भरपाई करें। और उस आईन को नहीं हुकूमत का, नहीं हमारे जो सदर जमहूरिया उनका इख्तियार है, वो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है, एक कॉन्स्टिट्यूंट पावर के एक्सरसाइज में बनाया गया है आईन। और उस आईन में ही लिखा है ये इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर मुल्क का। तो वो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया, वो तो वहीं पर मौजूद है, किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया। आपका इख्तियार नहीं था, कैसे एब्रोगेट करते? तो जनाब, जिन वादों पर हमने रिश्ता जोड़ा था मुल्क के साथ, जिन यकीन दहानियों पर हमने जोड़ा था, वो ये था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शिनाख्त का, आपकी कवानीन का, आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका एहतराम किया जाएगा। उन्हीं हमने एक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और ये मूल मंत्र होगा हमारे समाज का। और जब आप उसी की जब आप कहते कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपना जो कामयाबी कहा, वही तो हार है। अब मुझे कहिए, एक सवाल पूछिए, हमारी 7 स्टेट से 7 हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर आपकी पॉलिसी है, वहाँ पर जो अनसर्टिनिटी है, वो विरोध है, उस विरोध का आप वहाँ की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करके आप उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहाँ और कहा कि मैं उपहार लाया हूँ वज़ीर आज़म की तरफ से आपके लिए, मणिपुर को कहा मैं आपके लिए ILP लाया हूँ, इनर लाइन परमिट। तो जनाब, ये क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ की जो अनसर्टेनिटी है, वहाँ की जो इंसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहाँ का जो इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मुस्तकम कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी ज़मीन नहीं खरीद सकते बोडोलैंड में या मणिपुर में, ना मैं खरीद सकता हूँ जब तक वहाँ की इजाज़त न हो, नहीं हम नौकरी के लिए वहाँ दरख्वास्त दे सकते। वहाँ अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो क्या वजह है जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आप वो तो उससे उसको महरूम ही कर रहे हैं? ये कैसा अप्रोच है? ये कैसा अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर में आपकी क्या इसकी क्या वजह है? क्या तनासुब की वजह से, क्या ऐसी और वजह से? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को ज़मीन खरीदने का हक नहीं, हम ज़मीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे जम्मू के निवासी से, जम्मू निवासी से, कठवा से, उधमपुर वाले से, रियासी वाले से क्यों छीन रहे? अगर वहाँ का आप कह रहे हैं मणिपुर वाले में कोई नहीं आएगा ज़मीन खरीदने के लिए, यहाँ का हम डिसम्पावर कर रहे हैं जम्मू वाले को, जम्मू निवासी को, पुंछ वाले को, राजौरी वाले को, जम्मू वाले को, क्यों उसकी रोजी रोटी छीन रहे? तो जनाब, ये सारे मामले जो हैं इनकी तरफ आपको तवज्जो देनी हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो फिर अफसर सारी मुल्क में चलाइए। आप क्यों जश्न मना रहे हैं 5 रियासतों में अपनी कामयाबी के? वो तो बड़ा अच्छा है, जश्न मनाना आपका सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको क्यों सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? लेकिन जब जम्मू कश्मीर का लोगों की बात आती है, प्लीज कंक्लूड, हमारा ही मामला है ना, तो आप कहते हैं देश का क्राउन है कश्मीर, बात सुनने का सच। तो जनाब, जम्मू कश्मीर में कोई भी इख्तियार क्यों किया जा रहा है? नौकरियां क्यों दी जा रही है जम्मू कश्मीर की? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम देश का हिस्सा हैं, हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहे हैं, देश का दिफा किया है। लेकिन जनाब, हमारे भी कुछ हुकूक हैं ना, हमारे जम्मू के नौजवान के कुछ हुकूक हैं, कश्मीर के नौजवान के कुछ हुकूक हैं। तो क्यों आप इस पर बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ कीन दैट दे शुड बी डिप्राइव्ड? आप जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखिए, अब
तब देखिए ये सारे 5 साल के पोस्ट 5 अगस्त 2019 का देखिए वातावरण क्या है। ये खुद है, ये सदन के लिए जो यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स है उनके लिए एक पैगाम है, आप में हिम्मत नहीं हो रही है इलेक्शन कराने, इलेक्शन कराइए। वहाँ की वो जो भी आएगा वो शपथ लेगा आइन का, लेकिन वो नहीं करा रहे। तो दूसरी बात ये है कि जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी नैरेटिव की बुनियाद कहाँ पर है? तो जनाब जो बार बार आप कहते हैं एक बड़े लीडर का आप नाम दे रहे हैं, सबका उनके लिए एहतराम है, लेकिन मुझे कहिएगा जिस बड़े लीडर का नाम मैंने पहले भी 5 अगस्त को भी उसका नाम लिया था, जिस पर सारा आप उठ खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी और मुझे लगता है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी। बात यह है कि देखिए क्या वो नाम, क्या वो हस्ती शामिल नहीं थी 1947 के फैसलों के साथ? एक बात है, क्या वो 19 अप्रैल 1952 तक नेहरू काबीना का हिस्सा नहीं थे? क्या थे या नहीं थे? क्या 1947 का जो नवंबर 1947 का फैसला था 1970 के बारे में, क्या वो सब सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इत्तेफाक राय से नहीं हुआ था, कंसेंसस से नहीं हुआ था? तो जनाब जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ये हमें पिछले 5 सालों में, इसी साल में, अब देखिए 7 नंबर से जी ने अभी यहाँ पर जिक्र किया, छोटी बात नहीं होती कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग का। मुझे लगता है कि रेगुलर जो वार हुए उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ। रेगुलर वार में भी ऑफिसर कमांडिंग, एक मेजर, 3 कैप्टन, अभी ये तो पिछले हफ्तों की बात है, एक डीएसपी, एक पुलिस ऑफिसर। तो जनाब बात ये कि जो रास्ता जो आप इख्तियार करें, आप फौरन ही इलेक्शन का ऐलान कीजिए, इलेक्शन कराइए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है ये बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट जो आप अभी ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, जब आप यूज कर रहे हैं उस कानून का जो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी है, जो एक अंडर क्लाउड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, जब आप उस कानून को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो इंट्रोड्यूस करें, मुझे लगता है कि तब तक उस अपमानता है सुप्रीम कोर्ट की। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, हमें फख्र है सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले रेफर किए जाते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं, एंड इट बॉर्डर्स ऑन दैट। एक ऐसा कानून जो एडमिट किया फॉर्मल हियरिंग के लिए, जिस पर हियरिंग कंप्लीट की गई, और जो अभी रिजर्व किया, आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्हें डिफेंड किया, नहीं जी होना चाहिए, हमने कहा नहीं बिल्कुल गलत है। मैंने बात यह है कि आप देखिए, आप प्रेम्प्ट कर रहे हैं ना जजमेंट, आप डिसीजन प्रेम्प्ट कर रहे हैं। कैसे? जनाब जब कोई फैसला होगा जो आएगा, अब देखिए लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल जो है लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल फैसला आ जाएगा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 3 के विरुद्ध में था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। ये विरुद्ध था आर्टिकल 1 के, जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने इंडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट की शनाख्त ही खत्म की। ये देखिए, जैसे एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इस तरह ये फेडरल सिस्टम है, हर एक ने इकट्ठे करके इसको फेडरल सिस्टम को एक नेशन बनाया। जब हमें जम्मू कश्मीर को आपने फ्रेगमेंट किया, डिवाइड किया, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि हमारी शनाख्त जो एज मेंबर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, आप तो खुद IAS ऑफिसर रहे फॉरवर्ड, तो लॉ मिनिस्टर हैं, तो आप कहिए क्या ये जब एक व्यक्ति की, एक कुंबे की, एक फर्द की आप शनाख्त खत्म करते हैं, क्या वो उल्लंघन नहीं है, क्या वायलेशन नहीं है, क्या ये विरुद्ध नहीं है आर्टिकल 1 के? और जबकि आर्टिकल 3 आपको इख्तियार, यही हमने बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने और बहस सुनी गई। तो जनाब ये जो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, ठाकुर साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए ना। तो जनाब ये सारा जो आप कर रहे हैं, ये सारा जनाब इससे कोई मामले सुलझेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, हमें देश के साथ रहने दीजिए। आप हमें देखिए, अभी जिक्र हुआ यहाँ पर पावर क्राइसिस का, हमारे NHPs के साथ हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यह फैसला किया गया था, बूट था, उस एग्रीमेंट का नाम ही था BOOT, बूट। उसका ये मतलब था आप यू बिल्ड एंड यू ऑपरेट फॉर सम टाइम, 25 years, you collect the money, collect the revenue, and then we give back to the state.
आप उसको भी नहीं मारे हैं। आप लोग दूसरों पर अहंकार की बात आ रही है, वो यहाँ अहंकार कम रहा, कहीं और ज़्यादा रहा। लेकिन बात ये है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये कैसा बात है, ये कैसा अप्रोच, कैसा एटीट्यूड है। तो जनाब मेरी यही है, मैं बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मुझे कंक्लूड कीजिए बड़े अच्छे तरीके से। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरा मौका दिया ये कहने का। ये जनाब पड़ी गई 3 महीने से। अब देखिए, यही जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो जब हम जिक्र करते हैं नॉर्मलसी का, अभी 7 जुम्मा से श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, तो जनाब आप कह रहे हैं नहीं छोड़ दिया है। देखिए ये हम, इट इज सेल्फ डिसेप्शन। आप अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं कि हो नहीं सकता है, ठीक हो सकता है। देखिए हम देश के साथ हैं, लेकिन ठीक ये हो सकता है कि कैसे आप एक आइलैंड प्लीज कंक्लूड। सी ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू हैव मसूदी जी कंक्लूड कीजिए। अनसर्टेनिटी। तो जनाब क्योंकि ये हमसे ताल्लुक़ रखता है, मुझे ये गुजारिश है कि चेयरपर्सन साहब थोड़ा सा इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि हमें ही कहना कहूँगा और कहाँ कहेंगे, इस हाउस में मैं नहीं कहूँगा अपनी पीड़ा, तो और कहाँ कहूँ। तो यू विल जस्ट थैंक यू। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, अभी हेल्थ केयर की बात कीजिए, सारा जो मैन पावर क्राइसिस सिस्टम में देखिए, चंद एक कल्चरल प्रोग्राम से, स्पोर्ट्स इवेंट से नॉर्मलसी नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अ नॉर्मलसी नरेटिव जस्ट डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू कल्चरल इवेंट्स। ये देश, ये मेरा देश, ये हो गया मेरा गाँव, ये हो गया मेरा टाउन, ये बनाइए, रोज़ रखिए। तो जहाँ वो कैसे हो जाएगा। तो मेरी यही आपसे इज़्ज़त है कि आप इन पर तब तक आप नहीं इंसिस्ट कीजिए, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना आ जाएगा। जो भी होगा वो भी होगा, उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव होगा और क्या तरीका होगा। तो तब तक मैं कंटेंट पर नहीं, जो ये है, जो प्रयास है, हम कहते हैं हर एक को इख्तियार मिले, हर एक को बाइख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए रिजर्वेशन भी। लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन रोन करके आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी। माननीय सभापति, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात कही गई कि चुनाव, और ये कहा क्या हुआ धारा 370-35 के हटाने के बाद। मैं कह सकता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो 70 साल तक ये लोग नहीं कर पाए, एक तो पहली बात अनुच्छेद 370-35 को हटाया भी, और जब कोविड का समय था उस समय भी डीडीसी के चुनाव किसी ने जम्मू कश्मीर में करवाए, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और सफल चुनाव हुए। अगर पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें, ना केवल चुने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे स्वयं मिले भी और ये सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को कम करने नहीं जाता, लेकिन महाराजा हरि सिंह का ही नाम भूल गए जिन्होंने विलय साइन किया था। क्या उनका कोई उसमें योगदान नहीं होगा? क्या सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में जोड़कर आज मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। जो कमियां नेहरू जी की गलती के कारण रह गई, उसको सुधारने का काम अगर 5 अगस्त 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उस भूल को सुधारने का काम भी भारत की सरकार ने और संसद ने उस समय किया। आपने ठीक कहा, किसी भी फौजी के या पुलिस वाले के शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है जितना आपको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 साल में से 60 साल से ज्यादा आप सत्ता में रहे। 45,000 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, शहादत हुई। तब तक तो आप में से कोई नहीं बोला। 10 साल आप उस सरकार का हिस्सा रहे, हमारे फौजी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक आप खरीद नहीं कर पाए। शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मेक इन इंडिया सही बुलेट प्रूफ जैकेटें 2 लाख से ज्यादा देने का काम भी किया है। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पेंड, मैं कहना चाहता हूं क्या प्रतिबद्धता है कोई? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते? और किसको? उसको हक दिलाने का काम करें जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उनको हक भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर दिला रही है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा
कि आज जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ पेपर पढ़ेंगे 2-4 सालों के, तो उसमें दिखने को आएगा कुछ बड़े बड़े परिवारों को किसी भी राजनीतिक घरानों से हो, उनको वो जमीनें दे दी गई थी। हमारी सरकार आने के बाद वो सरकारी जमीनें अब वापिस सरकार को दिलाई गई हैं, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। ये हमारी सरकार ने। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया। मैं इतना ही कहूंगा, जब ये धारा 370-35 से हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है, सुषमा जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई को, दोनों को बधाई दी थी। वो इतनी उत्सुक थी और फोन पे, मैं तो साक्षी हूं, मैं क्योंकि उन्होंने फोन किया, मैं उसके बाद एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी अपने ये बात कही कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस युवावस्था में अपना मंत्री पद त्याग के ये कहा था, एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते। आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है सुषमा जी के। श्री जाम्यांग। और अंत में मैं इतना कहूंगा, वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी ये नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के और लोकसभा के, और जब वो तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लाल चौक पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय किसकी सरकार वहां पर थी? जब 25 जनवरी को मेरे साथ उनको जेल में डाल दिया गया था। अपराध केवल इतना था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सत्य से परे है। अगर मजबूती भी वहां पर कहीं आई है और विकास भी हुआ है, तो पिछले 4 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहाँ पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आज़ादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्याक्षी, थांग, ग्रेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0, बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट,
हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलएस की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों के लिए जो 2 सीट रिजर्व कर रहा है, और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉइंट को बाहर ना छोड़े, इस बात का सुनिश्चित करते हुए इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन गारंटी दे रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देश के जितने भी हमारे नारी शक्ति है प्रधानमंत्री जी की ओर आभार व्यक्त हमेशा करते रहेंगे। इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में एक वुमेन सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उसी के साथ आज लगे हाथों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जो कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को भी इंश्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ जिस रिजर्वेशन के जो बिल को अमेंड करके इसमें जितने भी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन दे के प्रधानमंत्री जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को एम्पावर करने का जो काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था इस बिल के चर्चा पे, बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और शायद असेंबली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपने पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के मत जो चलाने के लिए मुझे साउथ कश्मीर का जो जिम्मेवारी दिया, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां साउथ कश्मीर यानी कि सबसे जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां मुझे 2-3 रात रुकने का भी समय मिला, और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉय से, वहां के अलग अलग जो स्टेक होल्डर से मिलने का जो मुझे मौका मिला। मैंने वहां लोगों को पूछा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के 5-6 अगस्त के जो डिसीजन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के एरिया में क्या चेंजेस आया, लोग क्या महसूस कर रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि यहां पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए। वहां के लोगों ने बोला कि इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक है जो दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चले, जो रेडी चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आम लोग चाहते हैं अभी के शासन जो है लोगों को जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो करप्शन खत्म करने का काम किया है, वो 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेमिसाल का काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहा है कि उनको असेंबली के इलेक्शन के कोई जल्दी नहीं है। हम समझते हैं जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिला है वो थोड़ा चिल्लाएंगे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हमने भी तो जम्मू कश्मीर के सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कार्डर का जो एम्प्लॉयमेंट लेना हो, या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो, या किसी को आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं बता सकता हूं सदन में करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। यह दौर था आपके जम्मू कश्मीर के हुकूमत में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 दरा हटाने के बाद वहां जम्मू कश्मीर में जो मैकेनिज्म, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बाद यहां पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट का हुआ, पीस मेंटेन करने का हो, सिक्योरिटी के दृष्टि से हो, टूरिज्म के दृष्टि से हो, हर सेक्टर में जो है एक बेमिसाल का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले जो है हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। मैं इस बात के हैरान हूं, जब साउथ कश्मीर गया
जाने से पहले एक डर होता था कि कश्मीर जाने से पहले, और खासकर साउथ कश्मीर जैसे इलाके जाने से पहले पता नहीं मन में क्या एक वहम सा छा जाते हैं कि जिंदा लौटे कि नहीं लौटे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज ये बयान वहां के साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे और वो लोग भी इस बात का इंडोर्स करेंगे। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। पहले जो वहां महीना साल साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगा के बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहा है कि पिछले 1.5 साल से उनके दुकान एक दिन एक रात भी बंद करना नहीं पड़े, बल्कि रात के 11 बजे तक जो है वहां की दुकानें खुले रहते हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस महीना बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होता है और कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चों को तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रखते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के अलावा सेफ्रून के नाम से जाने जाते हैं, एप्पल के लिए जाने जाते हैं। आज वही सेफ्रून के जो खेती करते हैं, वही एप्पल के जो खेती करते हैं, आज पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके अच्छे रोजगार वहां के लोग कमा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इलेक्शन के बारे में। लोग कहते हैं कि इलेक्शन। यहां हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक साहब बैठे हैं, बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कितने इलेक्शन आपने देखे? और कोई ऐसा इलेक्शन आप बताइए सदन में जो कि बिना बंदूक के कोई इलेक्शन हो, जिना फायरिंग की हो, बिना दफा 144 के कहीं पे कोई इलेक्शन हुआ है क्या? मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से ज्यादा पीस, लोगों के सिक्योरिटी की जरूरत है। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जान है तो जहान है। आज हम सिक्योरिटी को तख्त पे लगा के, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स सिक्योरिटी, लोगों के जान को बाजी लगा के हम चुनाव नहीं कर सकते। यह मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। दफा 370 हटने के बाद पंचायत इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट जो इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यहां डिस्कशन में, चर्चे में आए कि 370 हटाने के बाद हमने क्या हासिल किया। शायद बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि हमने क्या क्या हासिल किया। मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट 2019-20 तक 297 करोड़ रुपीस के जो इन्वेस्टमेंट आया था, आज के डेट में 2153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में अभी तक आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 2019 तक 1175 किलोमीटर के जो सड़कें बने, आज 2023 तक जो है इसको बढ़ के 8066 किलोमीटर का जो रोड पूरे जम्मू कश्मीर में कंप्लीट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पहले जम्मू कश्मीर के जो अपने छोटे मोटे स्कीम से हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन केवल 5,75,000 हाउस होल्ड को ही दे पाया, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के 31% लोगों तक ही सीमित था। आज उसको बढ़ा के 72%, यानी कि 13.54 लाख हाउस होल्ड को जो है वहां पे टैप वाटर का कनेक्शन दिया। जल जीवन मिशन 2019 से पहले जल जीवन मिशन का जो काम हुआ वो आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए केवल 20% ही अचीव कर पाए। 370 दरा हटने के बाद ऐसे धरातल पे काम चला। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो है, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, ऐसे पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो 100% कवरेज है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 370 हटाने से पहले 94 ही था। आज जम्मू कश्मीर में 147 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पे फंक्शनल है। इंजीनियरिंग कॉलेज केवल 2 ही था जम्मू और कश्मीर में, आज 4 इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे जो है बन रहा है और उसमें से 3 फंक्शनल है।
IIT, IIM, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर पहले था ही नहीं। आज इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को ये सारे उपहार दिया। स्मार्ट सिटी मिशन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में केवल 47 था, आज 173 स्मार्ट सिटी मिशन जम्मू में और श्रीनगर में जो है बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि गरीब के सरकार हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी गरीब का चिंता करते हैं, गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, गरीब को सर से आगे रखते हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे पहले सरकारी बेनिफिट पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में 2019 तक जो है 20,216 घर कंप्लीट हुए थे, आज 2022 में 1,28,135 लोगों को आवास योजना के तहत ग्रामीण में घर मिल चुके हैं। ये सारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आज धन्यवाद दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 2019 तक 4,024 केवल मात्र था, आज 17,058 जो है आवास योजना ग्रामीण में लोगों को घर मिल चुके हैं और उन घरों में जो लोग रहने लगे हैं। ODF पहले जम्मू कश्मीर में केवल 57% है, आज 100% जो है ODF जम्मू कश्मीर में अचीव हुआ है। ई बासिस का कंसेप्ट ही नहीं था। मैं तो अब आभार व्यक्त करना चाहूंगा लद्दाख के प्रति। प्रधानमंत्री जी यहां पे बोलते समय कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का जो विजन प्रधानमंत्री जी दिया, उसी विजन के तहत जम्मू कश्मीर में ई बासिस पहले होते ही नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर में 150 ई बासिस, जिसमें से 75 जम्मू में, जिसमें से 75 कश्मीर में जो है सिटीज में ये ई बासिस का सेवाएं जो है लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। उसी तरह नेशनल ई गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट था ही नहीं। आज धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस जितने भी हमारे यूनियन टेरिटोरीज है, सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट रैंकिंग ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में स्थापित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरह ई ऑफिस, ई PRS, EPM, EHRM उन्नत, उसी तरह JK स्पैरो, JK पे सिस्टम, बीम, ये सारे जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, जिसके कारण से सरकारें हर स्कीम में घोटाला होते थे, कमीशन होते थे। आज जम्मू कश्मीर में ये सारा लागू करके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंदर से मजबूत किया है, अंदर से क्लीन किया है और अंदर से ट्रांसपेरेंट किया है। ऑनलाइन सेवाएं जम्मू कश्मीर में केवल 60 मात्रा था जम्मू धारा 370 हटाने से पहले। आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाएं 1,102 स्कीम्स पे जो है लागू है। पहले दरबार मूव होते थे हमारे, समर कैपिटल कश्मीर, विंटर कैपिटल जम्मू, जिस दरबार मूव में बहुत कुछ और मूव होते थे, हमारे फाइलें गुम हो जाते थे, बहुत सारे करप्शन होते थे, गवर्नमेंट के सरकार के ट्रेजरी पे एक बर्डन होता था और लोग जो है तरसते थे उस सरकार जो दरबार मूव के कारण से, एम्प्लॉयज भी तरसते थे। आज धारा 370 हटने के बाद जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह ये दरबार मूव खत्म करके दोनों जगह सेक्रेट हमारा चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो भी ई ऑफिस के माध्यम से चल रहा है। 100% ई ऑफिस फंक्शनल जम्मू कश्मीर में बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। GI टैग का अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र को मिला के केवल एक ही चीज को हमें 2019 से पहले GI टैग मिल चुके थे, केवल सेफ्रून का, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का GI टैग नहीं हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दे चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार को। लद्दाख में भी पहले GI टैग का नाम हम सुनते थे, देखने को नहीं मिलते थे। आज लद्दाख के एप्रिकॉट को, लद्दाख के पश्मीना को, लद्दाख के वुड कर्विंग को, लद्दाख के सी बकथॉर्न जो न्यूट्रिशियस है, विटामिन C रिचनेस है, इन सारे चीजों को GI टैग जो है धारा 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने हमें दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता ही नहीं था पहले। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत
जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से उसको प्रचलित किया, उसको प्रमोट करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपके जमीन आपके निगरानी सरकार का पहले स्कीम ही नहीं था। आज आपके जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से लोगों को भूमि का जो है अपना अपना लैंड का हक उनको देने का काम मोदी जी ने किया। हमारे सरकारी, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे आवाम का जमीन हो, लैंड रिकॉर्ड का पता ही ठीक से नहीं होते थे। खासकर हम लद्दाख वालों पे जबरदस्ती उर्दू चला के, जो लोग उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, नहीं जानते हैं, पता नहीं उसके जमीन को क्या लिख के देते थे। आज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करके सबको अपना अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल करके आज लोग जानते हैं कि मेरे पास कितना जमीन है, नहीं है, आगे मलकियत है, नहीं है, नोतोड़ है, एग्रीकल्चर है, क्या है। इतने सारे ट्रांसपेरेंसी का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरातल पे उतारने का काम किया है। यहाँ युवाओं के काम, युवाओं के बात किए गए। मैं बताना चाहता हूं, पहले हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स केवल 2 लाख ही होता था 2019 तक। आज 2019 के बाद 370 दरा हटने के बाद 60 लाख जो है यूथ हमारे जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। यूथ मिशन पहले नहीं था, आज यूथ मिशन चलाया जा रहा है। यूथ क्लब 2019 तक कोई था नहीं, यूथ क्लब। आज सरकार के पहल से जम्मू कश्मीर में 4998 यूथ क्लब बना के यूथ को हर एक दूसरे के हाथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रहा है। उसी तरह हेल्थ के अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पहले नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड का लागू किया, 5-5 लाख हर गरीब के जेब में इंश्योरेंस रखने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों की ओर से। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100% यूनिवर्सल कवरेज कर दिया। हर किसी के जेब में जो है 5-5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया, ताकि किसी गरीब मजदूर को इलाज करने के पैसा ना होने के कारण से उस व्यक्ति का जान गंवाना ना पड़े। इस चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में केवल 4 ही होता था पहले। 2019 के 370 धारा हटने के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर में यह सारा ऑपरेशनल है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लद्दाख के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन देके हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुके हैं। मैं इस बात की आभार व्यक्त करता हूं। मेडिकल सीट के, क्योंकि यूथ के बहुत यहां पे चर्चा किए जा रहे हैं, तो मैं एक एक चीज गिनना जरूरी समझता हूं। मेडिकल सीट्स पहले 2019 तक 500 एमबीबीएस सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलते थे। आज एमबीबीएस सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को 800 जो है उस पे प्लस करके आज 1300 एमबीबीएस का सीट रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट पहले 367 ही होता था, आज 664 पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट जो है जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल किया गया। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा करना चाहता हूं। उसी तरह नर्सिंग का है, बहुत सारे लिस्ट लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से कोई अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल सेंटर गांव में कस्बे में ठीक से नहीं चलता था। आज जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 3006 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर के अलग अलग गांवों में खोल चुके हैं। डायल 102, डायल 108 इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस पहले कंसेप्ट ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में डायल 102, 108 के एम्बुलेंस सर्विस जो है पूरा फंक्शनल है। और मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, 425 एम्बुलेंस सर्विस जो है ऑन रोड, आपको कहीं भी फोन करे आपके दरवाजे पे मरीज को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी तरह पेंशन के जो बेनिफिशियरीज, जो गरीब मजदूर आवाम के लिए, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबल पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पहले केवल 6,13,000 को ही मिलते थे, आज 10,38,154, यानी कि 100% 77% इंक्रीज करके आज जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे
डिसेबल है, विडो है, ओल्ड एज है, 100% पेंशन कवरेज मोदी जी ने किया है। मैं उन गरीबों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी तरह स्कॉलरशिप की बात यहां किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये स्कॉलरशिप बंद हुआ, वो स्कॉलरशिप, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। ये सारा असर झूठ है। मैं डेटा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। स्कॉलरशिप फॉर एससी, जो एससी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पहले 8,250 लोगों को मिल रहे थे। 2019 के बाद 63,550 स्टूडेंट को, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज के लिए पहले जब आपके सरकार थे 2019 तक, मैं बता रहा हूं 2019 तक मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए 1,43,154 स्कॉलरशिप ही दिया जाता था। धारा 370 हटने के बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 3,651 स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। कोई कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज होता ही नहीं थे। कितने ताज्जुब की बात है, आंगनवाड़ी के राशन में भी घोटाला होते थे जम्मू कश्मीर में। पहले मैंने खुद एक वीडियो देखा, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चों का राशन देता था, टोमेटो और सोयाबीन गिन के दे रहे थे। लेकिन आज आंगनवाड़ी वेरिफिकेशन के माध्यम से 97% आधार वेरीफाइड होके कोई घोटाला नहीं हो रहा है। क्लियर कट साफ सफाई के साथ काम चल रहा है। उसी तरह बहुत सारे जो जम्मू धारा 370 हटने से पहले बहुत सारे भारत के अच्छे अच्छे कानून वहां पे लागू ही नहीं थे। मैं एक करके बताना चाहता हूं। जुवेनाइल जस्टिस रूल अंडर जेजे एक्ट 2015 आज जम्मू कश्मीर में लागू है। रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होते थे, आज ये 2022 से लागू हो रहा है। मैं समाप्त करने से पहले और 2 मिनट कंक्लूजन के लिए चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। रूल्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू ही नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में, आज 2021 से ये लागू है। रूल्स अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2021 के बाद इसको लगाना शुरू हुआ है। वन स्टॉप वन सेंटर फॉर वुमेन पहले 6 सेंटर था, आज 20 सेंटर हो चुके हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट हब्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट पहले 12 था, आज 20 हो चुके हैं। उसी तरह बहुत सारे स्कीम में लिस्ट को स्किप कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं इन सारे काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आज जम्मू कश्मीर अलग से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया? हमने अचीव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये हमने अचीव किया। जम्मू कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया। जम्मू कश्मीर को देश का जितने भी अच्छे अच्छे कानून है उसका बेनिफिट मिलने लगा। जम्मू कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन के जो करप्शन कौन भूल सकता है, आज जम्मू कश्मीर में वो सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट जम्मू कश्मीर के युवा, मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के युवा, पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दिए थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के कंप्यूटर, बैट एंड बॉल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया। पहले बंदूक से शूटिंग चलते थे, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लोगों को हक हुकूक नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक कॉन्फिडेंस दिया। हम जम्मू कश्मीर के पहले युवा देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे बेंगलोर में जाए, चाहे केरल में जाए, हमको शक के नजर से देखा जाते थे जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी कार्ड देके। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को एक पहचान दिया। आज देश के किसी भी कोने में जाए हमको इज्जत से देखते हैं। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आप लद्दाख से हो, आइए सबसे पहला कमरा आपको मिलेंगे। पहले हमें इतना प्रताड़ित किया जाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को यह बता के दिया। मैं अंत में बताना चाहता हूं, अभी
देश में पूरे देश वालों को ये समझ चुके हैं, पूरे दुनिया में 3 चीज नहीं चलते हैं, पाकिस्तान के ईमान, चीन के सामान और इन लोगों के बयान। कोई विश्वास नहीं इन पे। आज देश में एक ही चीज चलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी, जिस गारंटी को लेके मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, उसी के साथ साथ तेलंगाना ने, आज 3 मेजर स्टेट ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने का विश्वास को देख के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत दिलाया और ये इंश्योर करते हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही गारंटी चलना है और किसी के दोगलापन, किसी के नोटंकीबाज, किसी के जो है कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने यह भी देखा, जो झूठ लेके, जो फरेब लेके मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए चला, वो दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। Thank you. Honorable Member Shri Manish Tiwari. महोदय, मैं अपनी बात जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस पे सीमित रखूंगा। ये जो विधेयक लाया गया है, इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं। पहले धारा 14 का संशोधन करके उसमें एक प्रोवाइजो डालना, जिसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 107 से बढ़ाकर 114 की जाए। और दूसरा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950, उसके दूसरे शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स करना। इसके साथ साथ इसका दूसरा लक्ष्य ये है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में धारा 15A और 15B जोड़ना। 15A जो विधानसभा में 2 नामजद सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित करती है, और धारा 15B जो पाकिस्तान से POK से विस्थापित होकर लोग आए हैं उनके लिए आरक्षित करती है। सभापति महोदय, पर जिस कानून का ये विधेयक संशोधन कर रहा है, उस कानून को तो संवैधानिक तौर के ऊपर चुनौती दी गई है और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। और इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाजा यह बनता कि एक फैसला, एक कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उसमें कोई संशोधन करने वाला कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए था। और जो बुनियादी चुनौती है उस कानून को इस विधेयक के संबंध में वो ये है कि 5 और 6 अगस्त 2019 को जो इस सदन में हुआ, संविधान उसकी अनुमति ही नहीं देता। और मैं धारा 3 जो संविधान की है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। धारा 3 ये कहती है, फॉर्मेशन of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Parliament may by law
form a new state by separation of territory from any state, पहला. दूसरा, or by uniting two or more states or parts of a state. तीसरा, by uniting any territory to a part of any state. B, increase the area of any state. C, diminish the area of any state. D, alter the boundaries of any state. E, alter the name of any state. पर संविधान ये नहीं कहता कि किसी प्रदेश को आप 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर सकते हैं। और इसके साथ साथ संविधान ये भी कहता है कि कुछ भी करने से पहले उस प्रदेश की जो विधानसभा है उसके साथ सलाह मशवरा करना अनिवार्य है। और इसलिए जब एक बुनियादी चुनौती एक कानून को दी गई हो और उसके ऊपर 2 महीने उच्चतम न्यायालय में बहस हुई हो और फैसला लंबित हो, तो इसलिए हमारा यह मानना है और बहुत अदब और सत्कार के साथ मेरा यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता ये कहती है कि इस विधेयक को इस सदन के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई, और जब 5-6 अगस्त को इस सदन में मैंने विपक्ष की तरफ से जो धारा 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर बहस शुरू की थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मार्च 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनती और उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है, या उसे एजेंडा ऑफ गवर्नेंस कहते थे। अगर मुझे तारीख ठीक तरह से याद नहीं है, शायद 30 मार्च 2015 है। और उसमें एक बिंदु था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था और जिस बुनियाद पे समझौता हुआ था, उस कागज पे यह लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये 2015 और 2018 के बीच ऐसी क्या तब्दीली आई कि वही भारतीय जनता पार्टी उस वायदे के ऊपर पीछे चली गई। और मैं 2018 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस पर आऊंगा, मैं 2019 का जिक्र नहीं कर रहा हूं। 19 जून 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 20 जून 2018 को राज्यपाल का राज जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून 2018 को जो वहां की विधानसभा थी उसे भंग कर दिया गया। 19 दिसंबर 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 6 महीने के बाद, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन थी, उस प्रोक्लेमेशन में एक बहुत ही अद्भुत धारा थी और उस समय किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उस प्रोक्लेमेशन की धारा C2 में यह लिखा गया था कि धारा 3 जो भारत की संविधान की है, उसके प्रोवाइजो 1 और 2 को लंबित किया जाता है। और ये प्रोवाइजो 1 और 2 क्या था? ये प्रोवाइजो 1 और 2 धारा 3 का वो है जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर जब कोई भी अगर विधेयक आता है संसद में, गृह मंत्री जी, बात तो खत्म करने दीजिए। हाँ,
माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका कल डिटेल जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफ़ी गलतफहमी न हो इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर कर ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन डाला है, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते। ये विद्वान वकील है, मुझे मालूम नहीं है आगे पीछे का देखते या नहीं देखते हैं, अचानक इनको एजेंडा दिया है बोलने का या क्या है मुझे समझ में नहीं आता है, मगर इस तरह की बात कम से कम वकील ने नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री जी Let him continue. गृह मंत्री जी Please continue. नहीं गृह मंत्री जी एक मिनट। दादा मैंने ये नहीं किया, वो खराब किया है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है वो भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, तो स्टेट कहां से चलेगा? ये रिक्वायरमेंट है, मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, मुझे मालूम है। आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्री जी की मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं, पर जहां तक मेरी जानकारी है धारा 3 का, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं। धारा 3 संविधान की सिर्फ प्रदेशों के पुनर्गठन से एक मिनट मनीष जी, एक मिनट, मैं धारा 3 की बात ही नहीं करता। राष्ट्रपति शासन में आपने कहा कि 2C का डिलीट कर कर एक किया गया, इसकी बात कर रहा हूं, जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया क्योंकि 370 डालना था। हर राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना में ये किया जाता है। गृह मंत्री जी, जहां तक मेरी जानकारी है और आप विस्तृत तौर पे इसका जवाब दे लीजिएगा और मैं भी जो बाकी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस हैं उनको अपने संज्ञान में ले लूंगा, पर जहां तक मेरी जानकारी है जो प्रोवाइजो 1 और 2 है धारा 3 का, वो सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए मेरा ये कहना है और मैं गृह मंत्री जी का इस पर जवाब सुनना चाहूंगा कि जो 5 और 6 अगस्त 2019 को हुआ उसकी जो न्यू थी वो 19 दिसंबर 2018 को ही रख दी गई थी। उस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में ये बात है कि किसी को कोई चीज, ये चीज किसी के उस समय संज्ञान में नहीं आई। अब जहां तक 5 और 6 अगस्त 2019 को जो विधेयक राज्यसभा में, लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति मिली, वो आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। पर मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है कि अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि जो आपने फैसला किया है वो जम्मू कश्मीर के हक में किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को सामने रख के किया है, तो 5.5 साल में जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोई भी जो फैसला होता है उस फैसले की जो पुष्टि है, उसका जो अनुमोदन है वो जनता करती है और वो अनुमोदन चुनाव के जरिए होता है। मैं ये तो समझ सकता था कि 1 साल चुनाव नहीं हुआ, 2 साल चुनाव नहीं हुआ, 2.5 साल चुनाव नहीं हुआ, परिश्रमण में डिलिमिटेशन में टाइम लग रहा है, पर 5.5 साल विधानसभा भंग करने के बाद चुनाव ना हो। और जो चुनाव हुआ भी, जब कारगिल का चुनाव हुआ अक्टूबर 2023 में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 22 सीट मिली, भाजपा को 2 सीट मिली, जो निर्दलीय थे उनको 2 सीट मिली और 78% लोगों ने वोट डाली। मैं गृह मंत्री जी से एक सीधा सीधा सवाल करना चाहता हूं और विनम्रता से करना चाहता हूं। क्या गृह मंत्री जी इस सदन को बता सकेंगे
कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कब होगा। क्या लोकसभा के चुनाव के साथ होगा, उससे पहले होगा, उससे बाद होगा? क्या कोई टाइमलाइन गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव को लेकर इस सदन को दे सकते हैं कि नहीं? दूसरा, गृह मंत्री जी ने, अगर मेरी याददाश्त सही है, अगस्त 2019 में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड, जो उसका राज्य का दर्जा है, उसको बरकरार किया जाएगा। उसके बाद जो इनके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा को लिखित में यह दिया कि जब वहां पे परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, एट एन अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड, जो स्टेटहुड है वो लौटा दी जाएगी। अब सरकार का यह मानना है, और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता प्रवक्ता बोले हैं, उन्होंने सबने ये बात कही है कि 2019 से लेकर 2023 तक परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में सामान्य हो गई। तो अगर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जो आपने संवैधानिक तजुर्बा किया है, आपके हिसाब से कायम हो गया है, कामयाब हो गया है, तो जो राज्य का दर्जा है उसको क्यों नहीं लौटा देते? और विडंबना ये है कि जब जम्मू कश्मीर धारा 370 और इस पुनर्गठन विधेयक के ऊपर उच्चतम न्यायालय में चर्चा चल रही थी, तो यही सवाल उच्चतम न्यायालय ने भी पूछा था, और उसके जवाब में सरकार के लॉ ऑफिसर ने कहा, और मैं उसको कोट करना चाहता हूं, आई एम अनेबल टू गिव एन एग्जैक्ट टाइम पीरियड राइट नाउ फॉर स्टेटहुड. Complete statehood may take time as the state has faced repeated and consistent disturbances for decades together, etc., etc. तो एक तरफ तो गृह मंत्री जी और सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि हम जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, या गृह मंत्री जी ने उसके बाद कहा कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा। और सरकार के वरिष्ठतम लॉ ऑफिसर जब उच्चतम न्यायालय ये सवाल पूछता है तो कहते हैं कि आई एम अनएबल टू गिव अ टाइमलाइन। Was the law officer not properly instructed? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आप आरक्षण कर रहे हैं, चाहे विस्थापित जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, या जो पाकिस्तान से आए हैं, 1965 की लड़ाई के बाद उजड़ के आए थे, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। पर सबसे पहले प्रदेश में एक विधानसभा का गठन तो होना चाहिए। जब विधानसभा का गठन होगा, और गठन तभी होगा जब चुनाव होंगे, तभी राज्यपाल कुछ लोगों को नामजद कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और अपनी पार्टी की तरफ से यही मांग है कि आप अगर इस सदन को बताने की कृपालता करें कि विधानसभा के चुनाव कब कराए जाएंगे, और जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को वो कब लौटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल जितेंद्र सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी विधेयक लाए थे, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा घटनाक्रम है जिसको लेकर के आज ये चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो पर से शायद विषय के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर के अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वो कानून साज भी है, तो अक्सर मुझे
ना मुझे गुस्सा आता है ना मैं प्रवोक होता हूँ, बल्कि मुझे जय साहब की बात जब वो समझा रहे थे कि आइन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या, बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटा बताया, तो मुझे गालिब का वो शेर याद आया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। 60-70 बरस जो हिंदुस्तान के आइन को वहाँ लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, उसमें रुकावट पैदा की, वो आज हमें आइन लगे समझाने, और समझाने उनको लगे कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां खपा दी सिर्फ इस संकल्प को लेकर के और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आइन जम्मू कश्मीर में उसी तरह लागू हो जिस तरह से कि बाकी मुल्क में। और ये कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे पहले से भी। सन 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या ये ज़रूरी नहीं कि पुनः विचार कर लिया जाए 370 अनुच्छेद पर, तो दादा तो मुखर्जी की जीवनी से बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये लिखित में है उनके बहुत सारे पुस्तकों में भी। तो नेहरू जी ने जो जवाब दिया था उसका प्रिसाइज फ्रेज ये था कि मुखर्जी डोंट बी अपसेट, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। और बाद में फ्लोर में 1963 में जब बहस हुई इसको लेकर के, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, एक बार फिर से ये चर्चा में आया था, सॉरी नेहरू जी के जी 63 पंडित जी के दौरान 1963 में जब आया, उस समय पंडित जी ने स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आया है, धीरे-धीरे घिस जाएगी। और नेहरू जी ने कहा था कि धीरे धीरे ये घिसते घिसते घिस जाएगी। अब तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको ना घिसाने में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया। ये कायम रहे उसी में, उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक प्रभु सत्ता चलती रहेगी। और उसको अगर घिसाने का काम जो नेहरू जी से अधूरा रह गया था वो मोदी जी ने किया, तो हमें तो धन्यवाद करना है मोदी जी का। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने ये विधेयक लाया। हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थी, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थी, हम कमज़ोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमज़ोर पड़ गए, हम अपने स्वार्थ के आगे कमज़ोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी बने, लेकिन आपने वो संकल्प, वो मर्यादा, उस सिद्धांत का पालन किया। उस पर भी आते हैं। और उस समय से लेकर के फिर 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर आज़ादी का वक्त, एंड देन सीरीज ऑफ व्हाट द हिस्ट्री डिस्क्राइब्स एज नेहरूवियन ब्लंडर्स। 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू जी समझते थे कि ही अंडरस्टैंड्स जम्मू कश्मीर बेटर देन सरदार पटेल, and he did not allow his own home minister and intruded into his jurisdiction, his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, इसका डिले होता रहा। और नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ये दबाव पड़ता रहा कि आप महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक्सेशन भी कबूल करेंगे। और वो बात यहाँ तक पहुँची, किसी दौरान मौका मिल गया पाकिस्तान को हमला करने का, और हमारे इतनी बहुमूल्य जानें वहाँ पर शहीद भी हुई। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में जाकर के यूएनओ में ये बात रखी, कोई आवश्यकता नहीं थी। Instrument of accession was the same for all the princely states. It was not different for Maharaja Hari Singh. It was not different for Jammu and Kashmir. There was no provision of plebiscite in any of the other princely states. Why
did have the Prime Minister make this commitment and create a wrong precedence? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था, अभी ओवैसी साहब यहाँ से उठ कर गए। उसके बाद ये जब सिलसिला आगे चला तो 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे दादा कह रहे थे 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं। रात उन्होंने अमृतसर गुजारी थी। पहले पूछ करके आए थे कि मुझे गिरफ्तारी की अगर कोई इस प्रकार की योजना है तो आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं। लेकिन जैसे ही वो लखनपुर पहुंचते हैं और पुल आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेहरू जी की सरकार और इस प्रकार का षड्यंत्र उस स्तर पर हो रहा है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो शायद हेबियस कॉर्पस करने के लिए मलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वो चीज ना हो पाए इसलिए ये षड्यंत्र रचा गया। यानी देखिए किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। और फिर वहीं से उनको रातों रात श्रीनगर ले जाया गया। 40-44 दिन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसका कोई बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माताजी ने पत्र भी लिखा था पंडित जी को, लेकिन वो एक दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर जब बहुत ज़्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है, या वो लोग जो 370 के जाने के करके कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग भी उन्होंने नहीं किया। The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of 370. और विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। बहुत से उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। सन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। एक बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए। एक था 42-43 विच बिकेम क्वाइट इनफेमस, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। उसके अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि इस प्रकार से उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। फिर उसके बाद 1977 में सरकार बदल गई। अब इस दौरान जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उसको तुरंत बना लिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के आईएन के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार था वो ये फैसला करे कि कौन सा सेंटर का रूल अपनाना है कि नहीं अपनाना, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। हम भी 6 साल रहते हैं। अब रोचक फॉलोअप देखिए। 3 साल के बाद 1977 में मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं। सारे ये अमेंडमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं। ये एक धारणा बनती है, व्यू बनता है कि ये लोकतांत्रिक भावना के और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था इस प्रकार का संशोधन। और उस प्रकार फिर शायद मुनीष जी को बेहतर याद होगा, वकील है, शायद 45th और 46th अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन आफ्टर 42nd, और ये रिवर्स हो गया। तो 6 साल का अवधि काल पुनः 5 साल हुआ। देश भर की सारी विधानसभाएं 5 साल तक रहीं, लोकसभा 5 साल, जम्मू कश्मीर 6 साल। बताओ, क्योंकि उस समय 370 आ गया और 370 हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ये अपना लें कानून, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हित में नहीं है। अब वो जम्मू कश्मीर का हित था या सत्ताधारी पार्टी का हित था या परिवार का हित था, ये जनता के विवेक पर है। और ये 6 साल तक रहा, तब तक जब तक के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 और 6 अगस्त 2019 को ये विधेयक लाया, तब तक। अब बताइए इसका क्या उत्तर है? अब इतना ही नहीं,
कहा जाता है कि साहब 370 हमारी शनाख्त थी, हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी कश्मीरियत पर हमला हुआ। अब आप मुझे बताएं, कुछ ऐसे प्रावधान सारे हिंदुस्तान में लागू हुए थे। हमारे यहाँ पर इतनी महिला सदस्य भी हैं और इसी सरकार ने महिला आरक्षण का भी कानून लाया, एक के बाद एक महिला प्रधान कानून लाए। आपको क्या दिक्कत थी कि आप डाउरी एक्ट नहीं लगा सके जम्मू कश्मीर में? क्योंकि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए आपको क्या आपत्ति थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगा सके? नहीं, वो 28 का आइन अलग है। अभी ठीक, महाराजा का आपने खत्म कर दिया था। अब जाई साहब, मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं उसका उत्तर, एक मिनट, आप एक मिनट, मेरे पास उसका उत्तर है। Are you yielding? Minister, are you yielding? I'm not yielding because there is an attempt. No, Dada, you don't know the subject, so please don't. मैं आपसे बताता हूं क्या सच है। बार बार दिस इज एट्रीब्यूटेड टू 1928 महाराजा एक्ट, विच इज नॉट सो। स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के भी जो समाप्त हुआ है गृह मंत्री जी के इस प्रावधान के लाने के बाद, 370 हटाने के बाद, उसके बारे में ये कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टेट सब्जेक्ट, वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसमें अलग अलग क्लॉजेस थे। क्लॉज नंबर 1 कि जो सन उतने से कट ऑफ से जम्मू कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा है वो यहाँ का नागरिक होगा। क्लॉज नंबर 2 कि जो आता है जम्मू कश्मीर में, तजारत करता है, उद्योग करता है, शिक्षा में योगदान करता है, उसको हम आर्जी रेजिडेंटशिप देंगे, जिसका नाम होगा इकरारनामा, इजाज़तनामा, क्योंकि उस दिन उर्दू चलती थी। 10 साल के बाद अगर लगता है कि वाकई उसको इस राज्य को फायदा हो रहा है, तो हम उसको मुस्तकिल परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसका होगा इकरारनामा। तीसरा क्लॉज, जहां जहां भी महाराजा को या उसकी निज़ाम को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर के हित में है ये बात या ये नागरिक का रहना, तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। देयर वाज नो ब्लैंकेट बैरियर। और मैं आपको मिसाल देता हूं, और 1 मिनट मुझे टोकिएगा नहीं। सर रामनाथ चोपड़ा, द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ CSIR, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था, वो कलकत्ता में एक लेबोरेटरी से रिटायर हुए। कर्नल रामनाथ चोपड़ा, नाइटेड एज सर रामनाथ। 1942 में महाराजा ने उन्हें लाया जम्मू, ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी कायम की, जो आज IIIM CSIR कहलाई जाती है। हिंदुस्तान की CSIR की पहली 3 लेबोरेटरीज में से एक वो है, एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली की। उनको सिटीजनशिप दी, उनको एक बहुत बड़ा रकबा ज़मीन का दिया, उनके परिवार को वहाँ सेटल किया। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी वहाँ है। दूसरी मिसाल, मैं आपका समर्थक हूँ। उसके बाद नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि हाउ दिस इज बीइंग सॉट टू बी मिस इंटरप्रेटेड टू कैमोफ्लेज योर ओन पिटफॉल्स। ये एक्ट वो नहीं है। अब दूसरी मिसाल, आपके पास फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियाँ श्रीनगर में रहती थी और बहुत सारी फैमिलीज पंजाब की वहाँ सेटल हुई। रामानंद सागर जो फिल्म साज हुए, विदु विनोद चोपड़ा हमारे मित्र हैं, मेरे सीनियर भी रहे कॉलेज में, अभी उन्होंने फिल्म भी बनाई, कोई 12th फेल की क्या, वो भी वहाँ पे जाके बसे। और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जो जम्मू कश्मीर का पहला सिनेमा है हरी टाकी जम्मू में, बहुत से लोग अक्सर जम्मू में भी समझते हैं कि महाराजा हरी सिंह के नाम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो है हरि प्रसाद नंदा के नाम पर। और हरि प्रसाद नंदा कौन थे? वो थे राज कपूर जी के समधी, राजन नंदा के पिता। वो वहाँ पर नंदा क्लॉथ हाउस चलाते थे, वहाँ के कंट्रैक्टर थे। जहाँ जम्मू का एयरपोर्ट है वो कंटोनमेंट सारा उन्होंने बनाया था, वो भी वहाँ के बाशिंदे। बाद में 47 के बाद वो कुछ दिल्ली आ गए। कोई कहने का ताज़े, अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन डोंट ट्राई टू मिक्स द टू। कभी ब्रैकेट बैन नहीं रहा महाराजा के एक्ट में। अब चढ़िए, अब उस विषय से हट के, लेकिन 370 में था, लेकिन 370 में था और 370 में बैरियर भी था
but rather I would say that it created artificial barriers. It created mutual skepticism. इससे नुकसान सभी समुदायों को हुआ, किसी केवल कश्मीरी हिंदू को नहीं हुआ, कश्मीरी मुसलमान को भी हुआ। बाहर जाता तो उसे शक की निगाह से कहता, उसको भी लगता मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूँ। So abrogation of 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, a sense of being a part of this huge Indian peninsula. वो सेपरेटिज्म की भावना उसी से आई। और उसके बाद a long nightmare of militancy. अब उसमें हम ये तो नहीं कर सकते ऐसे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो जो उसको तो कभी इस बात से समझौता हुआ ही नहीं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसने जंग भी की, कन्वेंशनल वॉर भी की, प्रॉक्सी वॉर भी की। But we are here not to discuss what Pakistan did. Let's introspect on what we did. जो पाकिस्तान से शरारत हुई उसको हमने हवा दी अपने छोटे छोटे मफाद के लिए, टू कीप आवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइव। 1990-79 से शुरू हुआ ये सिलसिला, क्योंकि 10% वोटिंग हुआ करती थी कश्मीर घाटी में, और हमारे यहाँ एमपी चुन के आ जाते थे और सरकारें बनती थी। Who are the beneficiaries of this arrangement? तो आतंक के साए में चुनाव होना और उसी के साए में अपने कुछ एक विधायक जीत जाने, और आप पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चलाते रहे। अगर फिजा खुल जाए, और अगर तब भी खुल जाती तो ऐसा ना होता। So militancy became a vested interest, and I have no hesitation in saying this. It became a vested interest for the polity, it became a vested interest for the industry. एक न्यू रिच तबका उठ करके आया जो 20-25 साल में नए अमीर वहाँ पे दिखने लगे। There's a huge transaction happening, और साइड इफेक्ट उसका सोसाइटी को झेलना पड़ा। ड्रग एडिक्शन भी हुई, आतंक भी हुआ। 3 पीढ़ियाँ कश्मीर की कुर्बान कर दी आपने। मैं किसी ज़ात मज़हब की बात नहीं कर रहा, कि कश्मीरी मुस्लिम ऑल्सो सफर्ड इक्वली। और हमें क्या हासिल हुआ? और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। आप वहाँ के दानिशरों से पूछिए। तो सोपुर के शायर थे, उन्होंने लिखा कि मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था उस जन्नत को दोज़ख बना दिया। ये लिखा उसने कोसा तथा तत्कालीन शासकों को। बशीर बदर आपके अलीगढ़ वाले, मेरठ वाले, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये अलग मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। यानी किस समुदाय के पक्ष में हम बात कर रहे हैं, किस कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में बात कर रहे हैं, किन लोगों के? हम केवल अपने और अपने परिवार और अपनी चंद एक जमात को आगे बढ़ाने रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमने इन सारी अफरा तफरी के माहौल का फ़ायदा लिया। और मुझे लगता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम नॉट ओनली फॉर रिडेम्पशन, ऑल्सो फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड फॉर ऑल्सो मेकिंग अप फॉर व्हाट वी हैव लॉस्ट और वी हैव अनडन। अगर जय साहब आज आइन की बात करते हैं इस सदन में, तो मुझे एक तरह से खुशी भी होती है। इतने विस्तार में उन्हें हिंदुस्तान संविधान हमें समझाया। वो खुद एक न्यायाधीश हैं, जज रहे हैं कोर्ट के। हालांकि मैंने ये शेर कहा कि मेरे कत्ल के बाद उनको समझ आई, लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुर्बानियाँ देने में का इतिहास है, कम से कम समझ तो आया। We have actually served the purpose of bringing out a change of thinking in that section of polity which never took the name of Indian Constitution. अब बात होती है कि Mike. Who are responsible for what happened, or the party that was in power responsible. It was our neighbor. Neighbor has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India. Now, one more thing, please. Secondly, the biggest Qurbani, the party that gave is National Conference. Our leaders, our ministers, our small workers were killed. Let's not forget. For what? For holding this flag of India high. We have never denied
that we are part of this nation. And we will remain part of this nation, but do justice to us. Do not point fingers at people who have suffered for this nation and continue to suffer for this nation. Thank you, sir. Thank you. I don't have to disagree with what you say. I think it's known to all, it's hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu Kashmir being part of India. I said that right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing. What we are here to discuss what we are doing. Is that facilitating Pakistan's mischief? एक बार एक सेमिनार हुआ था, KF रुस्तम जी जो हमारे DG थे सबसे पहले BSF के, वो आए, वहां पर भी यही बातें की गई. तो रुस्तम जी ने कहा, सर I got your point. I agree with your right. I agree. I was the chief minister, and I wanted a unified command, because intelligence, every intelligence, whether it was BSF, whether it was army, whether it was the local police, whether it's CRPF, they were all separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligences could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? First General, the Chief of the Army Staff, I would not name him, he didn't want it. It was with great difficulty that I convinced Government of India that we should have a unified command. Today, if your successes are there, it's because of the unified command I created for saving the nation, not only the state, but the prestige of the nation. Unified command itself once, KF Rustam ji was given all these inputs, and you know what he said? He said, gentlemen, I have traveled all the way from Pune, because he was settled there after retirement, not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are doing. So that is what I am saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed an individual, but these are the facts, and I am glad that Dr. Saab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said. Again, now what has happened in 4 or 5 years? This is a repeatedly question asked by everybody. कि इस बार पहले क्या था, अब 2019 के बाद और अब का क्या फर्क हुआ? अब आप मुझे बताएं, भौगोलिक परिस्थितियां वही है जम्मू कश्मीर की, टोपोग्राफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि जो कल और आज में अंतर है. अब आप सिक्योरिटी की बात करते, स्टोन पेल्टिंग 0% हो गई. इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिफाइड कमांड में भी कहीं ना कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था जिस तरह से होना चाहिए था, जो राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, जब सीधे सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई. कुछ ना कुछ तो इसका जवाब देना होगा ना. ये तो एक केस स्टडी बनेगा. क्या कारण, ऐसा कौन सा जादू हो गया 4 साल में? सिविलियन और ओवरऑल किलिंग्स में 80-90% कमी हुई है. अभी आप कह रहे थे हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन भाई साहब अभी आप जाते हैं तो 150-2 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे है. पहली बार जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म शुरू हुआ है. मैं पूर्वोत्तर में रहा 7 साल, वहाँ होम टूरिज्म हमने शुरू करवाया था मेघालय में, क्योंकि होटल नहीं थे. जम्मू कश्मीर में होम टूरिज्म का कभी कल्चर नहीं था. डॉक्टर साहब तो इतना सालों से जान रहे हैं. इतना टूरिस्ट आया इस बार कि लोगों ने अपने दरवाजे किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी गुंजाइश नहीं. 2.25 करोड़, तो ये अंतर आया है. और ये लोग इसीलिए आए, उन्हें लगा कि परिस्थितियां अनुकूल हैं वहां भ्रमण करने की. G20 का वहां समिट हुआ, और सबसे ज्यादा कामयाब, ये मैं नहीं कह रहा, जो विदेशी डेलीगेट आए उन्होंने कहा, DDC के चुनाव हुए, भारी संख्या में वहां मतदान हुआ. वो जमाना जाता रहा जब 10% मतदान होता था. अब ये तो सामने है, ये तो आंकड़े चढ़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है. इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को खफा करूं. आई एम जस्ट रीडिंग आउट द फैक्ट्स विच आर रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स. सेंटर की स्कीमों का लगना अभी हुआ. ये उज्ज्वला आयुष्मान, J&K is the first union territory or first state in the country which has implemented 100% universal आयुष्मान.
अब उन स्कीम्स में मैं नहीं जाऊंगा, गृह मंत्री जी के जवाब में आपको मिल ही जाएंगे। अब कश्मीरी आप गवर्नेंस की बात करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। इंटरव्यू की प्रथा मोदी जी ने जनवरी 1, 2016 में देश भर में समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्योंकि ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक मिलते थे किसी को रिटर्न में, उसको फेल कर दिया जाता था इंटरव्यू में, इंटरव्यू 100। जम्मू कश्मीर में ये कानून लागू हुआ राज्यपाल शासन लगने के बाद, नहीं लगाया गया 370 की आड़ में कि भाई अपने लोगों को कैसे हमने नियुक्तियां देनी है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सेल्फ अटेस्टेशन अब वहां लगी, अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों की प्रतिनिधित्व को लेकर के ये बात है। आई थिंक आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ कोर्स वाज बिटवीन टू न्यूली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द बिगेस्ट exodus which has ever happened is Kashmir, and that too within the country, though it's not, it doesn't have the equal parallel with 1947 because that was partition resulting from the creation of a separate state. But here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight. और अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है तो क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, सामूहिक, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस क्यों ना हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity and that culture and tradition of Kashmir, for which Kashmir is known all over the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandit? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वो कश्मीर की रिवायत और कश्मीर की तहजीब और संस्कृति, जिसके लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, वो तो अगर ये करा जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है? और बात आई लद्दाख की, जयमियांग जी ने बात की बहुत सारे स्कीम्स की, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भूल गए, मैं जोड़ दूं कि सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख का एक डेलीगेशन लेकर के आया था दिल्ली में सन 1948 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिला। तब से लेकर आज तक 70 साल में गए, कई प्रधानमंत्री आए गए, कई सरकारें आई गई। शायद ये हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख की यूनिट। दिस इज द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस कैन बी चेक्ड। So these are the political sequence which makes us believe otherwise. अब बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करनी है, लेकिन दादा ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जंग हुआ वहाँ पर, और अगर जैसे मैंने कहा कि सीरीज ऑफ नेहरूवियन एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, अगर आकाशवाणी भवन जाकर के नेहरू जी यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर ना करते बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए, तो आज ये पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा होता, ये पीओजे के अलग ना होता। और आज गृह मंत्री को उनके लिए नॉमिनेशन सीट नहीं लानी पड़ती, जो आज इस विधेयक में आ रहा है ना कि but the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his commander-in-chief and the general staff was that the war has reached a stalemate, and so therefore there was no possibility of making any further gain, and that is why the ceasefire happened. And if you do not have faith in me, you can Google a Guardian article which was published just about a couple of months back, citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army, who said that a stalemate has been reached and no further progress is possible, and that's why a ceasefire was called. Yes, I fully trust you. See, दादा no, I'm not yielding. नहीं अभी नहीं, एक मिनट बात होने दो, ऐसा नहीं है। मनीष जी, I fully trust you, but I am not allowing myself, I will not allow myself to get distracted by this tilted argument.
The fact is that the head of government is Prime Minister. So it is the responsibility of the Prime Minister. हमने तो यही कहना ना कि प्रधानमंत्री ने जाके सीज फायर का घोषणा की, हमने ये नहीं कहना कि उसको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसने दी थी या उसको कसूरवार ठहराएगी. The ultimate responsibility will lie on the head of the state and the first minister of the country. See what I am trying. See, देखिए मनीष जी, that subject will come up. No. See, that subject. Honourable Minister Yes. Tiwari, So the entire country is watching this debate. Yes. We Thank should you. not shift the blame here and there. Thank you. Because Honourable these are all happening in the British rule. This matter will come up for discussion if tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire. Then we can give this argument that so and so advised him, he was misguided, etc., etc. But the matter of fact is, as the whole world saw, it was Prime Minister speaking on the Akashvani. So that's what the entire world knows. Anyway. So I, therefore, not taking long. अब ये आ रहा है कि इलेक्शन बार-बार इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा रहे? तो शुरू से ये वाक्य से शुरू हुआ. तो मुझे ये लगा कि ये सवाल ट्रेजरी बेंचेस से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है. You can ask election commission, but not here. हम तैयार हैं. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हमारा कार्यकर्ता इस तरह सक्षम है, उसको रात को भी सोए हुए जगा ले तो उठ करके भारत माता की जय कह के निकल पड़ता है अभियान. हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं. लेकिन जब उचित एक प्रणाली है, हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते. पॉसिबली योर thought is conditioned by what the UPA was doing or what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not. To hold election. Yes. So and whenever why are you not hold? Yes, sir. Absolutely, sir. Whenever the election commission announces, we are ready. We are ready. We are ready, sir. We are ready. Honourable members, tomorrow, I think that tomorrow Home Minister is going to give reply. So, now I'm going to conclude. The legitimate questions were asked by Manish and you. I think that answer will be given by the Home Minister tomorrow. Yes. Prohibition, anything from this government part? No. Whether any prohibition that the government would not be able to persuade the election commission that the situation has come to such a pass that election needs to be held? Adir. Now I am concluding. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the minister. Already questions were raised. Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then take a final call. So let's all of us trust the wisdom of Election Commission and not appear to be interfering in its functioning. Maybe UPA was doing it, Congress was doing it, they think we also do that, but we don't. So I think at the end, अब ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन नहीं हो रही, संविधान नहीं लागू हो रहा, लोकतंत्र नहीं हो रहा, but we were the party which introduced 3-tier system in the. I am concluding by that. DDC का चुनाव पहली बार 65 साल के बाद, 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ, तो अब हुआ. आज से 3 साल पहले, 4 साल. तो वो उसमें क्या रुकावट थी? No sir, that's a fact. You didn't have Zilla Parishads before. Why? And the parties which were ruling were swearing by autonomy, were swearing by self-rule. So how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground? To me, to any student of democracy, the self-rule means rule of the ground, of the grassroots. Autonomy has to be born from the grassroots. So not autonomy of the family or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu Kashmir. We have given true autonomy to Jammu Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Charaini-Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender.
So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology, that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Thank you. Shri Shirangappa Bani. माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं मेरी बात रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने के 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का ये बड़ा कदम उठाए। सरकार ने वंचित पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों की तहत संवैधानिक अधिकार देने की दिशा और कदम बढ़ाए, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 5-6 अगस्त 2019 में भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370-35A को रद्द किया है, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा लगता नहीं था कि जम्मू और कश्मीर में 370 कलम ये निरस्त किया जाएगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित है उनकी जो हालत देखी जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्ढा, ब्राह्मण, पदारी, जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही प्रवासियों ने दिल्ली जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर ने पीड़ितों में लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार है, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू और कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में पंजीकरण किया है। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जो पीड़ित है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रहे पीड़ित जनजाति है, उसमें ज़्यादा कर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदू को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार है कि जिस परिवार के कुछ लोग भी बचे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि 370 कदम हटाया जाएगा और जम्मू और कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल ये राहत नहीं, तो वहाँ पर आगे चलकर राजनीतिक रिजर्वेशन भी वहाँ के लोगों को मिलेगा। पूरी तरह से आज अगर जम्मू और कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि गोली के बंदूक के नोक पर लोग जी रहे थे आज तक। आज पूरी तरह से शांति से लोग जी रहे। जिन्होंने पत्थर हाथ में लिया था, वो आज उनके हाथ को काम देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लोगों में हो रहा है। तो
तो मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी बात मैं यहाँ रख रहा हूँ, जब 1990 में ये सब हुआ तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1995 में भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार आई, तब बाला साहब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। आज भी महाराष्ट्र में जितने पीड़ित पंडित रहते हैं उसके घर में बाला साहब ठाकरे का फोटो है, क्योंकि उसमें उनको सभी परिवार को एजुकेशन रिजर्वेशन 1% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बंटवारा चाहता है। मैं खासकर इससे लगकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में मराठा समाज काफ़ी बड़ा संख्या में, आज मराठा समाज वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी समाज भी भारी मात्रा में, समाज में दूरी ना हो, इसलिए खासकर केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ध्यान देके समझौता समाज में करना चाहिए। बैठ के दोनों समाज में किसका रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने पीड़ित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर आप समझौता कर मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके ऊपर खासकर भरोसा है लोगों का, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की सहायता इसमें आवश्यक है। फिर से माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सर के राज्य में एक शांतता बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। विपक्ष के कई लोग कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैं देखा है लोगों के दिल का डर हट गया है। लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा एक सहायता करने जैसा एक माहौल है, और आगे चलकर देश में या विदेश में जितने दादा पर्यटक आते, इतने सालों में नहीं आए, 3 दशकों से, आज विदेश से ही पर्यटक जम्मू कश्मीर में आएगी, और पर्यटक आके ये पूरे देश के आर्थिक रूप से सहायता भी इस द्वारा होगी। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये दोनों विधेयक पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं उसको सहमति देना चाहता हूँ। धन्यवाद। AM Arif. Thank you for giving the opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and the Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to express the views of the CPIM. Sir, these bills are nothing but an attempt by this government to keep alive the Kashmir issue ahead of the coming parliament elections. Sir, we have no objection in providing reservation for communities for nominating members of unrepresented communities, but that should not force skewed political interests. Sir, I wish to draw your attention on how this government treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in Lok Sabha as well as state assemblies, including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Sir, about the nomination, giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP to nominate members. Sir, coming to the reservation of the scheduled tribes, we know the double standards of the applied by the BJP government. So we have seen the government boasting about the electing a president from the scheduled tribe community, at the same time kept away her from the inaugural ceremony of this new parliament building. So we are no, sir. President is the sole custodian of the parliament. President giving assent to the bills. President giving, sending the summons to the members coming here, and President alone the
addressing the both parliament houses, sir, both the houses. So, first and most eligible person inaugurate the parliament, but you purposely kept away from the inaugural ceremony, sir. And now you are speaking about the reservation given to the scheduled tribes. Sir, the SC/ST reservation for BJP is nothing but a ceremonial piece like a cherry above the pudding or the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections here. Sir, the discussion of this kind was necessitated by the BJP government out of the way decision to take away the special status of the state of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganize it into 2 union territories. Sir, so one thing we should understand, it was also against the wishes of our constitutional forefathers who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the dominion of India. Sir, our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top, but this government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of clown, only because the majority of the people are Muslims, whom the RSS opposed the ideology. The special status of the Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP government. Sir, I wish to remind the government that they have also not kept the promise of holding the election to Jammu and Kashmir Assembly as the Honorable Amit Shah ji had promised on the floor of this house in many times. I wonder when the appropriate time comes. Will it come in the end of the century, sir? So instead the government is, including the minister, is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the election to the local self-government institutions. What is the reality, sir? Sir, I had been Jammu and Kashmir as a member of participating in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs a few months back. Sir, how come this government could claim that with just 15 or 20% of the total voter turnout as a success? 80% of the voters were not participated in the local body elections, sir. Also, I could not witness any development revolution in Kashmir as claimed by this government and the members from Ladakh, except the schemes implementing all over India, Jal Jeevan Mission, PMAY, and Making in India, etc., etc., etc. Sir, even after the abrogation of the Article 370, you could not control the terrorism in the valley. Sir, the news has been coming about the terrorist activities still continuing in the valley. Sir, we all know that the RSS has put forward 4 political agendas as its declared goals. The abolition of special status of Kashmir is just one among them. The others being demolition of Babri Masjid, the enactment of Citizenship Amendment Act to deny the citizenship to Muslims on the basis of religion, and the final one being the Uniform Civil Code, sir. Sir, in all respect, the BJP government is preparing to transform India into a Hindu religious state. And we have just seen the portrayal of Dhanvantari, a Hindu god replacing the national symbol in the logo of National Medical Commission, is a beginning, sir. Sir, the BJP government is portraying the victory in the recently held assembly election to Rajasthan, Madhya Pradesh and the Chhattisgarh as a license to act at its whims and fancies. Sir, I wish to remind the still don't have a mandate. Even half of the voters of India, and if stand united, the opposition parties have a strong chance to win in the heart of the voters, sir. At the end, sir, on behalf of the family members of the great martyrs of the Pulwama, I urge upon the government to conduct a free and fair judicial inquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Sri Satyapal Malik upon the Pulwama incident. With these words, I conclude my speech. Still, thank you very much, sir. Sir, I rise to support
The first bill, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, but to oppose Jammu and Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023. So rightly, when Jitendra Singh ji was speaking, Saugat Rai was commenting from this side also. He was specifically narrated the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of new nation, new India. And he is narrating him as he has done a blunder, Nehruvian blunder. He has used the phrase Nehruvian blunders. Sir, the present India, I'm not going to the details of the wonderful achievement made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India, who has made India in this form, and it is being as Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru, and even Kashmir is still an integral part of India. That is only because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru, his diplomatic policy which he has adopted as far as Kashmir is concerned. Otherwise, the situation of India would have been different, because most probably the Kashmir would not have been, even the present position would not have been there as far as Kashmir is concerned. So I urge upon the Honorable Minister to withdraw that word, Nehruvian blunders, as far as this Kashmir issue is concerned. Such a observation is not expected from a responsible minister from the cabinet. It is not expected. So first of all, I would like to request the Honorable Minister kindly withdraw the remarks made by the Honorable Minister, the responsible minister, making Nehruvian blunders as far as this Kashmir situation is concerned. Sir, as far as the bill is concerned, the first bill is the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill. Absolutely, it is a harmless bill, definitely. The socially and educationally backward classes has to be replaced or substituted in the place of weak and privileged classes. Fully, I agree with it, and that can be passed. There is no doubt about it. But as far as the Jammu Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023 is concerned, sir, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and also the State Reorganization Bill, Jammu Kashmir State Reorganization Bill. Detailed discussion took place. We have made our reservation as far as J&K State Reorganization is concerned. Sir, I would like to know from the Honorable Home Minister, what is the constitutional propriety of this government going for an amendment to a bill which is already been made by the Parliament, which is pending before the Supreme Court for final verdict? Sir, as far as to my limited information, it is already been, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here what the government is doing, government is coming with a bill and moving an amendment bill. That bill is pending before the Supreme Court for the final verdict. The hearing is over. Why don't the government wait for the final verdict? That too, the constitutional validity of the bill is being questioned. And it is a 5-member constitution bench is looking after that issue. When that matter is pending, you are bringing with amendments, means it is not with bona fide intention to give reservation to the scheduled caste and scheduled tribes, and not with an intention to give the Kashmir migrants or for the displaced persons. The intention of the second bill, that is a State Reorganization Amendment Bill, is lacking bona fides. Hence, I oppose the bill on that ground itself, because it is a matter pending before the judicial. We know the rules of practice as far as the rules and procedure and conduct of business of our Lok Sabha also. No matter which is pending before the Supreme Court can be agitated or be discussed in the House. That is the precedent, that is the convention, that is the rules, and rules of practice is there. At the same time, the government is coming with an amendment bill so as to amend a bill statute which is pending before the Supreme Court is not good, especially a constitution bench. 5-member constitution bench is agitating or looking into this constitutional validity of the bill. That is the first point which I would like to make. Sir, coming to the bill, that is Section 15A and Section 15B, two new provisions are to be incorporated other than the reservation. Sir, 15A, notwithstanding anything contained in subsection 3 of Section 14,
The Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmir migrants, according to 15A. According to by virtue of 15B, it will be from the displaced person from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir to the Jammu-Kashmir Legislative Assembly. Sir, my question is, what is this nomination? And the Legislative Assembly, you have not reconstituted the Legislative Assembly. You are not ready for an election process. You know that the delimitation process is already complete. Almost all the formalities have already been complied. Why there is an inordinate delay in having the elections? Why the inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why you are providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? That means this is inferring the fact that you are not going to conduct the election. You have no proposal and you have no intention to have the proper elections so as to put up a populistic government in the state of Jammu and Kashmir. That is why you are giving the nomination authority to the Lieutenant Governor, means you are not believing in a populistic government. This nomination process has to be taken back. At least the nomination or the nomination of a particular person should be on the advice of the elected government or at least the advice of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done, and it is unfettered authority, discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of Section 15A and Section 15B of the Act. That is totally undemocratic. That is to be opposed. So I urge upon the government, kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect 2 representatives, one from the displaced persons category and another from the migrant Kashmiris category. That is the proper democratic forum or the proper democratic way by which 2 persons from these 2 categories have to be elected. That is the second point which I would like to make. Sir, the point is, at the time of that is general discussion on the Kashmir issue, sir, at the time of the discussion of on 5th and 6th of August 2019, what the assurance given by the Honorable Minister, Home Minister Sri Amit Shah ji, that is election will be conducted at the earliest and the populistic government will be put in place. He has used the word, still I remember, at the earliest. And also there was a genuine demand from all corners of all walks of life. Everybody was demanding to get back the statehood status. That will also be considered. These are the 2 promises being made by the Honorable Home Minister. I think that the first is, at the earliest, the election will be conducted and a populistic government will be put in place in the place of this government, Lieutenant Governor. That will be done. But unfortunately, even after 5, this is 2020-23, it is fag end of the 2023 calendar year. Even after 5 years of this gap, the government, union government, is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and to conduct the election. Then how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question. Why the government is not able to conduct the election? Why you are not able to reconstitute the Legislative Assembly of Jammu Kashmir Union Territory? Why? Because that itself shows that you are not able to bring normalcy back in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is not the reason by which the election cannot be held. Is not the reason by which the Legislative Assembly could not be constituted. That is why we are suggesting that the normalcy has to be, yes sir, I'm concluding. The normalcy has to be brought back. Almost all the members have already cited. Recently, one commanding officer of a battalion is killed. Major is killed. 3 captains, so many police security personnel have already been killed. So you are claiming that the normalcy have come back. So but at the same time, sir, last point, at the same time a new term has been spelled out by the security forces, that hybrid militancy is there. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but hybrid militancy is there, is being admitted by the security personnel of the Jammu and Kashmir. So that is the reason by which you are not able to hold the election and to bring back normalcy in the state. Sir, my suggestion is, first you have to take the people of Jammu Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu Kashmir into confidence, you can never win over the political situation
situation, turbulent situation in the state of Jammu and Kashmir or in the union territory of Jammu and Kashmir, but that is still lacking. You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation, not to win the minds and the hearts of the people of the Jammu Kashmir. Then only you can win over the situation in the state of Jammu and Kashmir and can bring back normalcy. For that, the government has to take positive initiative steps. One of the major steps is to bring back the normalcy, to hold the election, and second is to give back the statehood status to the state of Jammu and Kashmir. With this point, I conclude. Thank you very much, sir. Shri Asaduddin Owaisi. शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के ख़िलाफ़ हैं और दूसरा जो बिल है सर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के ख़िलाफ़ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी ख़िलाफ़ है। सर यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना ज़रूरी समझता हूँ कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फ़ौज हमारी वहाँ पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज़ की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए। और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव हैं। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविज़न रख रहे हैं? और ये रखना ज़रूरी है। और जितने वहाँ पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फ़ौज को ज़मीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविज़न रख रहे हैं जो इनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामज़द करेंगे। कौन नामज़द करेगा? एक आवाम की मुंतखब-शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामज़द करेगा, या फिर दिल्ली से नामज़द करेंगे? तो आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो आइन के ख़िलाफ़ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। आवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मल रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया आप। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं। वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई। अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ों रुपया के हो गए। आपने ख्वाब तो इतने दिखाए मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है। आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश?
सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की। अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू। जबीर सिंह ग्रिल मिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पे बोलने का मौका दिया। ये जो एक्ट है ये काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। जो लोगों में कन्फ्यूज़न है, जो अथॉरिटीज़ में कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने पे। सर, हम कश्मीरी और कश्मीरियत इसकी बेहतरी के लिए, वहाँ जमहूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे हम उनका साथ देने को तैयार है। मगर कश्मीर की जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को, उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जो जिसका वो हकदार है। सर आज कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कि कब हमारे वहाँ चुनाव हो, हम अपनी सरकार चुन सके। जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए बिना देरी के। अगर आप ये सरकार की तरफ से जितने लोग बोले हैं उन सब ने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सर जो नई बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है उसमें वागे, गिदरत, पाटी, चांग, जट, सैनी, मार्कबन, सोची, क्रिश्चियन बरादरी में जो कन्वर्ट होके हिंदू वाल्मीकि से गए हैं लोग, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम और आदि कास्टों को इसमें इंक्लूड किया है। सर मगर मेरे को अफसोस से कहना पड़ा है कि पंजाब का एक बहुत पुराना कश्मीर के साथ एक रिश्ता है। आज भी जब कश्मीर में कोई बॉम्ब या कोई गोली की आवाज़ आती है तो उधर पंजाब के किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में रोने और विरलाप की आवाज़ आती है। कोई ना कोई पंजाब का सपूत बहादुरी से लड़ता कश्मीर में शहीद हुआ पंजाब का आता है। मगर जो हमारे सिख, जट सिख हैं, जो सिख सैनी हैं, जो सिख स्वर्णकार है, इसको इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि उनको भी इसमें जो है ये शामिल किया जाए। सर आज हमने एक बहुत बढ़िया स्टेट था, उसको स्टेटहुड से छीन के उसे हमने यूटी में जो है उसमें कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर आ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जब से ये आया है तो इनकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुरझा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी शेप में है। सर वर्स्ट पार्ट इट इज, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से करप्शन जो कश्मीर में बढ़ गई है, एक आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने वहाँ कहा देश के लोग आए, वहाँ आके प्रोजेक्ट लगाए।
सर मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, जहां जो लोग इन्वेस्ट करने गए जमीन की रजिस्ट्री के लिए वहां के एसडीएम 10-10 लाख रुपया मांग रहे, इस पे ध्यान दो। ये जो करप्शन हो रही है इसका अभी से सर कुचलेंगे तो ये कश्मीर के लिए बढ़िया होगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। आपने उसमें यह आज उद्योग जो है वो वहां से उखड़ के गया है। बाड़ी ब्राह्मणा जैसे ऐसी जगह थी, डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, एक बड़ा फलता फूलता औद्योगिक क्षेत्र था, आज वो खत्म हो गया। सर इसमें एक और जो बात मैं करना चाहूंगा वो है कि आपने 2 सीटें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो है वो आपने रक्षित की है। एक सीट जो मकबूजा कश्मीर है वहां के लोगों के लिए की है। सर आपको 2000 का वो मंजर याद होगा जब हमारे 43 सिखों को छत्तीस सिंहपुरा में जो है मार दिया गया था। सर मेरी गुजारिश है कि ये जो माइक्रो माइनॉरिटी है कम से कम इसके लिए एक सीट जो है वो रिजर्व की जाए। और जैसे मेरे से पहले बोलते स्पीकर साहब ने बोला था, बुलारे ने बोला था कि इसको ये राक्षस जो आपने सीटें की है या जो आगे करोगे इसको नामजद कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके मंसूबे ये है कि अब कहीं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ही ना आए। कम से कम जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें राज्यसभा में रिजर्वेशन के लिए रहती हैं, जिसे प्रधानमंत्री जी रिकमेंड करते हैं, जो कैबिनेट रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट नामजद करते हैं, ऐसा एक प्रोसेस उसमें भी बना के रखना चाहिए कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वो रिकमेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो सीट माइक्रो माइनॉरिटीज की बात कही और जो जट सिक्स हैं, जो सिक्स सुनियार्स हैं, सिक्स सैनीस हैं, और उनको भी इस लिस्ट में बैकवर्ड क्लासेस की में इसका जो इसका लाभ उससे वंचित ना किया जाए, उन्हें भी इसका जो लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। भारत के गृह मंत्री द्वारा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इस दोनों को जो अमेंडमेंट का बिल आया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि इन दोनों बिल की अमेंडमेंट बिल के लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आज चाहे 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल उस सदन में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि आज इस भारत के नई पार्लियामेंट में फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम इस अमेंडमेंट बिल से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं। और वो होगा नया बिल अमेंडमेंट का कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर लोग सवाल पूछेंगे। इतने दिन वहाँ असेंबली थी, इतनी दिन हुकूमत में थे, बरसरे इख्तदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी उसमें जो बड़ी तादाद, बड़ी जनसंख्या के लोग जिनको आदिवासी कहते हैं, वो आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज नए सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी ने दिया, हमारे अनुराग जी ने दिया, माननीय सदस्यों ने दिया, हमारे लद्दाख के साथियों ने दिया। मैं कह रहा हूं कि आखिर इस बिल के
संशोधन करने का तात्पर्य है, जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को आरक्षण दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के आए। कितना पवित्र उद्देश्य। या जो डिस्प्लेस पर्सन, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि जो ऐसे डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनके लिए काम तो हम अच्छा कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन 3 उद्देश्य को लेकर के जिस तरह से हमने इस बिल को जो नहीं 3 हैं, एक कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, एक डिस्प्लेस पर्सन्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इलीगली उन्होंने कब्जा कर रखा, और तीसरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। शायद इन 3 उद्देश्य को लेकर जो मैं समझ पाया हूँ इस बिल का संशोधन भर्तरी मेहता जी। मैं जानना चाहता हूँ, आप तो इस बात का समर्थन किया था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भारत में तो उस दिन निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर जिस दिन 370 समाप्त हुआ 5-6 अगस्त 2019 को, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, टूट हिस्सा है, और एक दिवाली सी जैसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, आज जब ये उस 2019 के बाद भी जो ये फिर से अमेंडमेंट आज गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं, और जब ये बिल आज पास करेंगे हम, तो निश्चित तौर से ये केवल एक बिल नहीं पास होगा, ये जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के घरों में आज दिवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने भारत के नया इतिहास रचने का काम। ये सवाल करेंगे, ये बात गरीब की करेंगे, खेत खलिहान की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, दलितों की बात करेंगे, केवल बात करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में देश 1947 में आज़ाद हुआ, और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार देश के सुदूर उड़ीसा के एक आदिवासी महिला को आज देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके हमने स्थापित करने का काम किया। तो हम केवल कहते नहीं, आज एक जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमने एक आदिवासी महिला को प्रतिस्थापित किया, तो ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए गया कि भारत इज सो प्रोग्रेसिव। दुनिया के हर कंट्री में ट्राइबल्स हैं, बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं उन देशों में भी लोग आज ट्राइबल्स हैं। उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो हमारे यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, इनसे हमसे फार अहेड है कि आज दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद भारत का संवैधानिक, उसको एक आदिवासी महिला को दिया जा रहा है। उसी सदन ने किया, और आज फिर इसी सदन ने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ियों पे जानवर की ढोर चराते थे, खाना बदोशी की जिंदगी रहते थे, न उनके पास आवास था, न उनके पास घर था, उनको शासन में, गवर्नेंस में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, उनको वहाँ की यूनियन टेरिटरीज की असेंबली में रिजर्वेशन मिले। शायद ये कल्पना रहता, आज़ादी के बाद बैठे हुए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया, चाहे आप कितने दिनों से हुकूमत पर हैं। आप यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं। आज जब ये बिल पास होगा तो वो तमाम जो बड़ी संख्या में लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक काम ऐसा कर रही जो देश के गरीब, खेत खलिहान और आदिवासियों के लिए काम करती है। बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा इसमें नया इतिहास रच रहे हैं। अरे नया इतिहास आपने देखा नहीं, वही जम्मू कश्मीर है। 370 के समाप्त होने के पहले हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं। उस जम्मू कश्मीर में मैं कई बार गया, उसके पहले भी, अब इसके बाद भी जाता रहता हूँ। मुझे स्पीकर साहब ने जब वहाँ पे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो उनका एक ओरिएंटेशन कैंप था प्रशिक्षण का। उस प्रशिक्षण को में भी हमको हजारों पंचायत के जो चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से बात, उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट था, उस हाई कोर्ट में भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था।
और आज 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर गांव के पंचायतों पे तिरंगा फहराने का काम हुआ है। ये नया इतिहास रचने की बात हो रही है। आज अभी पिछले दिनों जब मेरा माटी मेरा देश का एक अभियान चला और जब फिर तिरंगा यात्रा वहां निकली, अभी अगस्त 2023 की बात, तो जिस तरह से अगस्त 2023 में एक तिरंगा यात्रा निकली और वहां कोई देश का नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का जो एक युवा यूथ लड़के लड़कियां जो एक हुजूम निकला, उस हुजूम ने पूरी देश को यह साबित कर दिया कि इससे लगता है कि अब कश्मीर की जो उग्रवाद की परछाइयां अतीत की थी वो विकास की रोशनी में तब्दील हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है? बात करेंगे इंडस्ट्री की, बात करेंगे फार्मर्स की, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। अरे किसी चीज़ का तो हमने बजट दिया, क्या हो रहा विकास, किस तरीके से वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में। फार्मर्स की बात कर लीजिए, और मैं बात जब करता हूं तो हमेशा रिकॉर्ड पे करता हूं, ऑन रिकॉर्ड पे करता हूं, आंकड़ों पे करता हूं कि पहले लगता था कि जिस तरीके से 70% जमीनें बोई ही नहीं जाती, इतनी बड़ी उग्रवाद की परछाई थी, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की, सलामती की लोग दुआ करते थे, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि हमारी जिंदगी सही सलामत हो। घरवाली अगर उसका पति, उसका सुहाग बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वो अपने सुहाग को थाली सजाए इंतजार करती थी कि हमारा सुहाग सही सलामत लाल चौक से लौट आए। स्थिति ये जम्मू कश्मीर की थी। और आज 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से प्रीवियस रबी सीजन में उस कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूं कि अकेले फर्स्ट टाइम वहां पे मस्टर्ड की, सरसों की जो 1.4 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है, येलो रिवोल्यूशन आया है जम्मू कश्मीर में। ये हुआ किसानों के लिए। जस्टिस मसूदी साहब बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब वो भी कहेंगे। तो आज जिस तरीके से 1.4 लाख हेक्टेयर्स में मस्टर्ड का कल्टीवेशन हुआ है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यह भी रिकॉर्ड है एग्रीकल्चर में कि आज कश्मीर के जो किसान हैं वो देश में 5th लार्जेस्ट इनकम अर्निंग फार्मर हो गए। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान आज जिस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है, और देश के सही बात है। आप इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं, जब पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे तो अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, दुकानें बंद हो जाती थी, शाम के पहले दुकान बंद हो जाती। ये तो इस बात का सबूत है। आज सबूत था कि आज वहां पे बिजली शाम के बाद दुकान बाजारें चलती नहीं थी। और आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। It is already 6 o'clock. Honorable member, it is already 6 o'clock. You can continue tomorrow. The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 6th December 2023 at 11 a.m.
भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक चिंतक, दूरदृष्टा और समाज सुधारक के रूप में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर एक सशक्त प्रहरी थे। आज पूरी दुनिया उनकी प्रतिभा, निष्ठा और मानवता के प्रति किए गए उनके कामों की कायल हो रही है। बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा के फूल अर्पित किए थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधारक, श्रमिक नेता, बैरिस्टर, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, नृशास्त्री, सामाजिक विषयों के सिद्धांत देने वाले, भारत के संविधान के निर्माता और कई देशों के संविधान के ज्ञाता थे। उन्होंने कोलंबिया से एमए और पीएचडी की डिग्री ली। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और बीएससी की डिग्री पाई। उन्होंने विदेश में ही बार एट लॉ भी पूर्ण किया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 1942 से 1946 तक वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री रहे। वे पहले मंत्री थे जिन्होंने श्रम नीति तैयार कराई। उन्होंने स्पष्ट किया था कि श्रमिक, मालिक और सरकार तीनों अलग नहीं हैं, इसलिए तीनों मिलकर काम करें। यहीं से देश में त्रिपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, सब्सिडाइज्ड फूड, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन, फैक्ट्री के अंदर मेडिकल एड, ये सभी डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। चीफ लेबर कमिश्नर, प्रोविंशियल लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां कराई और मैटरनिटी लीव के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबा साहेब आम्बेडकर एक प्रखर पत्रकार थे। बाबा साहेब आम्बेडकर एक ज़बरदस्त शिक्षाविद थे और शिक्षा पर मौलिक विचार रखने वाले नेता थे। बाबा साहेब आम्बेडकर ही वो नेता थे जिन्होंने भारत में श्रम सुधारों की शुरुआत की। आज भारत में श्रमिकों के क्षेत्र में जो 50 कानून हैं वो बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए हैं। सिंचाई की योजनाओं के जनक बाबा साहेब आम्बेडकर हैं। नदी जोड़ योजना जो आज इस देश में चल रही है, पिछले कुछ वर्षों से जो चलाई जा रही है, उसकी पहली कल्पना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दी थी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी से करो, कृषि पर बहुत दबाव है। उनका कहना था कि 80 से 90% आदमी कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कृषि की समस्या और गांव की समस्या का एकमात्र समाधान भारत का औद्योगिकीकरण है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज द सूटेस्ट रेमेडी फॉर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। स्थल भाग पर औद्योगिकरण के साथ साथ उन्होंने जल भाग पर नौकायन और जहाज रानी पर भी जोर दिया था। भारत में बाबा साहब आम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैरीटाइम, नेविगेशन, यूज ऑफ वाटर, उस पर दीर्घ दृष्टि से उन्होंने विजन रखा था। उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था उस समय जब वे सरकार में थे, जिसके आधार पर आज भी हिंदुस्तान में पानी वाली, मैरीटाइम वाली, नेविगेशन वाली संस्थाएं आज भी काम कर रही है।
लाखों करोड़ों समुद्री तट पर रहने वाले लोग, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नौजवान, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले, जो बाबा साहब आंबेडकर का विजन था। जब संविधान बनाने की बात चल रही थी तब गांधी जी ने पंडित नेहरू से पूछा कि संविधान का काम किसे सौंप रहे हो। नेहरू जी ने बताया, जर्मन के जॉर्ज जेरी को बुलाया है। गांधी जी ने कहा कि इतना बड़ा देश है, यहाँ कोई नहीं, डॉक्टर अंबेडकर को दो ना, वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उनको ये काम दे दो। संविधान सभा में आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं संविधान सभा में आया तो अपने जो पिछड़े बंधु हैं, अर्थात जो अस्पृश्य हैं, बंधु हैं, उनके हितों के संरक्षण का ध्यान एकमात्र मेरा ध्यान होगा। मुझको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी में आऊंगा। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मुझसे अधिक योग्य और अधिक क्षमतावान लोग यहां पर थे। वो बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा, लेकिन क्या हम पहले स्वतंत्र नहीं थे? सवाल यह है कि ये स्वतंत्रता स्थिर और स्थायी रहेगी या नहीं। वो कहते थे कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ तो यहां का सेनापति वहां जाकर मिला। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तो जयचंद वहां जाकर गौरी से मिल गया। ब्रिटिश लोग लड़ रहे थे, सिख राज्य को समाप्त कर रहे थे, तो गुलाब सिंह शांत बैठा था। 1857 में जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तब कई लोग शांत बैठे थे। ये विचार मुझको व्यग्र कर देता है, क्या हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे, ये सवाल है। उन्नीस में द कंट्री मस्ट बी प्लेस्ड अबाउट कम्युनिटी विषय पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए छोटी बड़ी जातियों में बंटे वर्गों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मजहब, पंथ, जाति ये देश से बड़े नहीं हो सकते। एक छात्र के रूप में ब्रिटेन में वो जहां रहते थे वो भवन स्मारक बन गया है, और नवंबर 2015 में लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित कर उसे स्मारक का रूप दिया और उसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही मऊ, नागपुर, मुंबई की इंदू मिल, लंदन स्मारक और उसके साथ दिल्ली स्मारक के साथ साथ अब बाबा साहेब की स्मृति में ये पंचतीर्थ शामिल हो गए हैं। जो बाबा साहेब से जुड़े 5 प्रमुख और स्थान हैं, एक विदेश में लंदन में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। इन स्थानों को पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है। इसको विकसित इन्हीं सरकारों के कार्यकाल में इनका विकास हुआ है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महार परिवार में रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमबाई के घर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव महू में हुआ। छह साल के बच्चे ने जब कहा कि मां मेरा दाखिला करा दो, तो माता ने कहा, बेटा तुम्हें समाज में बहुत अपमान सहना पड़ेगा, बड़ी घृणा झेलनी पड़ेगी, किसी से उलझना नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। बिना पढ़े कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तुम बड़े आदमी बन जाओ, तब समाज की इस गंदी रीत को बदल डालना, यही मेरी इच्छा है। प्राथमिक पाठशाला के जिस ब्राह्मण प्रधान अध्यापक ने भीम के लिए सबसे पहले शिक्षा मंदिर के दरवाजे खोले, इस छात्र की अनुपम मेधा को पहचाना, प्यार से अपना उपनाम दिया। बाबा साहब ने उस ब्राह्मण उपनाम अंबेडकर को अंत तक अपने हृदय से लगा कर रखा।
उनके एक और अध्यापक कृष्णा जची किलुस्कर ने भीमराव को भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी पढ़ने को दी। भीमराव बताते हैं कि मैं जीवन भर किलुस्कर जी को और भगवान गौतम बुद्ध को भूल नहीं सका। किलुस्कर ही भीमराव को बड़ौदा के राजा साहब के पास ले गए और उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। इसमें बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने पूरा सहयोग किया। बाबा साहब का कहना था कि अस्पृश्यता हिंदू समाज के ऊपर कलंक है, इसे दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर गीता को सत्याग्रह करने का प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का यज्ञोपवीत भी करवाया। महाड़ सत्याग्रह से लेकर राम मंदिर में प्रवेश के आंदोलन से डॉक्टर अंबेडकर ने देश की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया। लोकतंत्र के मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, उसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इसमें बंधुत्व होना चाहिए। सिर्फ सामाजिक न्याय होने से काम नहीं चलेगा। जब तक बंधु भावना, भाईचारे का भाव विकसित नहीं होगा तो वो तब तक कोई राष्ट्र मजबूत नहीं कर सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को किसी एक जाति, वर्ग या पंथ तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नेता थे और इस देश के भले के लिए, कल्याण के लिए वो हमेशा ये कहते थे कि इस देश की एक महान विरासत है और ये सदियों की विरासत है। ये कहते थे कि ये जो पुरानी हमारा ये जो विरासत है, ये साझा विरासत है, इसकी साझा स्मृतियां हैं और इसकी साझा हिस्सेदारी होनी चाहिए। अर्थात समाज में एक बड़ा वर्ग जिसको छोड़ दिया गया और हाशिए पे डाल दिया गया, उनको साथ लिए बगैर ये देश न तो तरक्की कर सकता है, न ये समाज आगे बढ़ सकता है। वो कहते थे कि देश में अस्पृश्यता कभी थी ही नहीं। 2000 वर्ष पहले अस्पृश्यता का शब्द इस देश के किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना वेद में, ना उपनिषद में और ना ब्राह्मण ग्रंथों में, ना आरण्यक में है और ना ही गीता में। ये कहां से आया? वो कहते थे कि मुश्किल से 1200-1300 वर्ष पहले अस्पृश्यता का समावेश हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। ये मूलतः गलत सिद्धांत है, कायरतापूर्ण नीति है। जिस प्रकार अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों को मारकर भगाया, जैसा कनाडा में बाहर के लोग पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऐसी ही बात वो यहां के लिए स्थापित करना चाहते थे कि आर्य लोग बाहर से आए, स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और उसमें दलित लोग पैदा हो गए। ये सब गलत है। हिंदुओं को जब वेद चाहिए थे तो उन्होंने एक निम्न वर्गीय व्यास को यह कार्य सौंपा और उसके संपादन का कार्य वेद व्यास ने किया। हिंदुओं को जब महाकाव्य रामायण चाहिए था तो उन्होंने वाल्मीकि को याद किया और वाल्मीकि से रामायण लिखवाई। हिंदुओं को राज्य का संविधान चाहिए था तो उन्होंने मुझे बुला लिया। बाबा साहब आम्बेडकर, उन पर जो बीती थी, शिक्षा में उनका साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पिया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पिया होगा जीवन भर। और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानवी होते, हम जैसे सामान्य मानवी होते, तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एकाध बिंदु तो निकल पाता। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले का भाव नहीं था, वैर भाव नहीं था। इससे बड़ा क्या महानता हो सकती है? संविधान के अनुच्छेद 370 पर शेख अब्दुल्ला से बाबा साहब की बातचीत हुई। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से कहा, आप मेरे साथ हैं, भारत कश्मीर की रक्षा करेगा, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार होंगे, लेकिन आप भारत और भारतीयों को कश्मीर में पूरे अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं।
यदि इन्हें विश्वास में लिया जाए तो मैं जानता हूं कि समाज में सुधार के लिए वो क्या कर सकती हैं। मैं किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति के स्तर से ही मापता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, लेकिन हिंदी को सभी प्रांत स्वीकार करें और अपने अपने प्रांतों में हिंदी पढ़ाएं, तभी हम इस देश को एक और बड़ा करके रख सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए हमारा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन 1948-49 आते आते क्या हो गया? जब कश्मीर का मुद्दा लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत गया तो भारत का समर्थन करने वाला कोई भी देश वहां मौजूद नहीं था। तिब्बत पर जब चीन का आक्रमण हुआ तब उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? भविष्य में चीन की सीमा हमारी सीमा से लग जाएगी। क्या यह खतरा उनको दिखाई नहीं देता? चीन हमारे दरवाजे पर आ रहा है, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सरकार की विदेश नीति भारत मजबूत बनाने में असफल रही। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने इसके लिए कोशिश क्यों नहीं की? भारत को संसदीय लोकतंत्र और तानाशाही के कम्युनिस्ट रास्ते के बीच चयन करना चाहिए और एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उन्नीस सौ 1937 में मैसूर के एक दलित वर्ग के सम्मेलन में वो बोल रहे थे कि मैं कम्युनिस्टों से मिल जाऊंगा। ऐसा कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी जरा भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूं। गुट निरपेक्षता पर उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म जंगल की आग की तरह फैलता जा रहा है और जो कोई भी इस रास्ते पर निकलता है ये आग उसको भी निगल जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 और 1939 में डॉक्टर हेडगेवार के साथ संघ के शिक्षा वर्ग में भी गए। 1937 में कत्महाड़ा में संघ के विजयदशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। इसके बाद अंबेडकर जी की संघ के प्रति आस्था बढ़ गई। भारत राष्ट्र के निर्माता रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता और समानता के लिए आंदोलन खड़ा किया। उसे दुनिया ने स्वीकार भी किया। कहते हैं संविधान की विशेषता यही है कि श्रेष्ठता का पैमाना घराना नहीं बल्कि लगन, निष्ठा और प्रतिभा होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आम्बेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। और इसलिए श्रद्धा के साथ, एक अपार अटूट श्रद्धा के साथ इस काम को हम करने लगे हैं। और आज से कर रहे थे नहीं, हमने तो जीवन इन चीजों के लिए खपाया हुआ हम लोग। 1935 से 1956 तक उन्होंने नेताओं को मौका दिया और 21 वर्ष के बाद भारतीय मूल के बौद्ध पंथ में उन्होंने दीक्षा ले ली। छह दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली और देश और दुनिया को अलविदा कह दिया।
कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने की हिमायती चाहते हैं कि भारत उनकी रक्षा करे, उनके लिए सड़कों का निर्माण करे, अनाज की आपूर्ति करे, कश्मीर को समान दर्जा दे, लेकिन अन्य भारतीयों को कश्मीर में कोई अधिकार न मिले। अगर मैं इस प्रस्ताव को सहमति देता हूं तो कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघात होगा। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं थी। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाई जा सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर भी बल दिया। अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना उनके विचारों पर आधारित थी, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनके पास बेशकीमती किताबों का बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा कि 1938 में जब राजगृह में अंबेडकर से उनकी मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी और जब उनका निधन हुआ तो ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। खराब होते स्वास्थ्य और लगातार काम ने अंबेडकर को तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिल्ली में अपने निवास स्थान पर ही महापरिनिर्वाण हो गया। 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
संसद के इस नूतन भवन से एक इतिहास गढ़ा गया। करीब 30 सालों से अधर में लटका महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में, और इस तरह से राजनीति में महिला आरक्षण का सपना साकार हुआ। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023? क्या कहते हैं इसके प्रावधान? कब से लागू होगा ये कानून? क्या है परिसीमन का पेज? इससे जुड़े तमाम अहम सवाल जो आपके जहन में हैं, उन पर करेंगे विस्तार से चर्चा, बताएंगे आपके हर एक सवाल का जवाब। तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारास्ति। नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश और समाज शक्तिशाली बनता है। नारी किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आंखों के समान है। इसी भाव को मुखर करते हुए महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करते हुए संसद का विशेष सत्र इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया, जब दोनों सदनों ने भारी बहुमत से महिला आरक्षण बिल पारित किया। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। The bill is passed by the constitutionally required majority. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका धन्यवाद करते हुए इसे भारत की संसदीय यात्रा के स्वर्णिम क्षण कहा। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। इस तरह से नारी शक्ति को वंदन करते हुए मौजूदा सरकार की कोशिशों ने संसद और विधानमंडलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का सपना साकार किया। सत्ताईस सालों के बाद पूरे हुए इस सपने की खुशी तो बनती ही है और इसका जश्न भी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 राजनीति में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आइए समझते हैं क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। यानी कि लोकसभा में मौजूदा 545 सीटों में से 181 सीटों से सिर्फ महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने
बिल को पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ मौजूद 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि वहां लोकसभा की केवल एक सीट है। ये कानून सभी राज्यों में लागू होगा। संसद के विशेष सत्र के जरिए गणेश चतुर्थी के शुभ दिन संसद भवन की नई इमारत का शुभारंभ हुआ। 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पेश किया। The Constitution 128 Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े। वहीं 21 सितंबर को राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया गया, जिसके पक्ष में 215 वोट पड़े और इस तरह से बहुमत से सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करवाकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान की। देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए जो कानून बना है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है। ये कानून लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण देता है। संविधान का 128वां संशोधन नए अनुच्छेद 330A और 332A को भी जोड़ता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। महिला आरक्षण कानून लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा, जिसे संसद की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद अगले चुनावों में महिला आरक्षण प्रभावी होगा। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। हर जनगणना के बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है, जो एक स्वतंत्र निकाय है। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में गठित किया गया था। उसके बाद 1962, 1972 और 2002 तक यानी कि 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि साल 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को साल 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऐसे अवसर आए जब जरूरत पड़ने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन कब होगा। लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को वर्ष 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना था।
लेकिन एक दूसरे संशोधन के तहत इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे कारण ये बताया गया कि साल 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल हो जाएगी, जिसके बाद ही जनगणना और परिसीमन सटीक होगा। आखिरी परिसीमन अभ्यास 2002 से 2008 तक चला। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि महिला आरक्षण का ये प्रावधान 2029 में लागू हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद नई सरकार जनगणना और परिसीमन का काम शुरू कर देगी और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ लेगी। अमित शाह ने कहा कि परिसीमन आयोग महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली सीटों का निर्धारण करेगा। परिसीमन को समझने के बाद कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या महिला आरक्षण को पूरे देश में लागू करने के लिए राज्यों की भी सहमति जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक इस कानून को लागू कराने के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी है। मौजूदा वक्त की बात करें तो देश के 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्यों में विपक्ष की गठबंधन सरकारें हैं और 3 राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं। इसलिए इसे लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर राज्य महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसके जरिए संसद और विधान मंडलों में अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल एसटी और एससी वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को लेकर है। सवाल ये है कि क्या इसमें उनके लिए भी आरक्षण की अलग से व्यवस्था है? ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए इस आरक्षण व्यवस्था में क्या प्रावधान है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि संसद और विधान मंडलों में एससी एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा। दरअसल उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे इस समय लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो इस कानून के अनुसार 84 एससी सीटों में से 33% यानी कि 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह 47 एसटी सीटों में से 33% यानी कि 16 सीटें एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानून में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। एससी एसटी की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ ओबीसी के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इन सीटों पर 33% महिला आरक्षण देने पर 137 सीटें सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सवाल उठता है कि महिला आरक्षित सीट कैसे तय होगी? इसका उत्तर भी है, लेकिन ये भी परिसीमन के बाद यानी कि 2026 के बाद ही तय हो पाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटें बदल जाएंगी। इसलिए सरकार की ओर से पेश कानून में ये कहा गया है कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। आने वाले समय में सीटों के रोटेशन और परिसीमन को निर्धारित करने के लिए एक अलग से कानून और अधिसूचना की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, यानी कि रोटेशन होता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। संसद और विधान मंडलों में महिला आरक्षण की ये कहानी भले ही 27 साल पुरानी हो, लेकिन इसकी मांग 1 सदी से उठ रही थी।
आजादी के पहले भी कई बार राजनीति में महिलाओं की सक्रियता के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, उनके प्रतिनिधित्व के लिए आवाज मुखर की गई थी। आइए जानते हैं क्या कहता है इसका इतिहास। ब्रिटिश काल में भी 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई। संविधान सभा की बैठकों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की। 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ने पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। आखिरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण लागू किया है। तो इस तरह से संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का ये कोई पहला प्रयास नहीं था, बल्कि इसके लिए कई बार प्रयास किए गए। कई बार लोकसभा या राज्यसभा से विधेयक पारित भी हुआ, लेकिन दूसरे सदन में जाकर अटक गया। आइए जानते हैं कि कब कब इस विधेयक को पेश किया गया और किन कारणों से ये अब तक पारित नहीं हो पाया था। देश की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार HD देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश किया। सत्तारूढ़ पक्ष में एक राय नहीं बन सकी। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बाद में इस विधेयक को 26 जून 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के रूप में 12वीं लोकसभा में पेश किया। इसे 2002 और 2003 में भी सदन में पेश किया गया, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका। 2004 में यूपीए की सरकार के साझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण शामिल रहा, लेकिन यूपीए सरकार भी लोकसभा में विधेयक को पास कराने में नाकाम रही। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का 108वां विधेयक मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में पेश हुआ 2008, जो कि मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हुआ, मगर लोकसभा से पारित नहीं हो सका। हमारी पीढ़ी साक्षी बनी उस महिला आरक्षण के बिल के पारित होने की, जिसके लिए वर्षों से देश की महिलाओं ने संघर्ष किया। और आज विशेषता उत्सव का माहौल न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी बेटियों का समर्थन किया। एक बेटी मेरे साथ भी खड़ी हुई है, और आने वाली महिलाओं की जो पीढ़ी राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जैसे वर्षों से महिलाओं ने उनके लिए जंग लड़ी, वो भी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए राष्ट्र का वैभव बढ़ाएंगी और इस संसद में आएंगी। बहुत बहुत सबको बधाई। यही समय है, सही समय है। तो ये समय सही था। प्रधानमंत्री जी देश के मोदी जी हैं और उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा, यही समय है, सही समय है और देश का समय है। तो देश का जो कालचक्र है वो बदल रहा है और हर चीज़ जो भारत के भविष्य को निर्धारित करती है, भारत के विकास का जो पथ है उसको प्रशस्त करती है, वो सब चीज़ें हो रही है और महिलाओं की भागीदारी उसमें से प्रमुख है, जो कि नीति निर्धारण के लिए तय हुआ है। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ अमृत काल की यात्रा शुरू कर दी है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ समाज के सभी वर्गों का योगदान शामिल होगा। ऐसे में आधी आबादी की शक्ति को कैसे नकारा जा सकता है? इसीलिए लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023।
मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सखा शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश। जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर। दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के एक सुदित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार। क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया। कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज।
मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक। मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैं संविधान हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने मुझे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से आज तक आजाद भारत ने जितने दौर देखे हैं, मैं उन सब का साक्षी हूं। मैं भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र हूं और इसका श्रेय जाता है संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को। इतिहासकारों के मुताबिक मुझे अंतिम रूप देते वक्त संविधान सभा का सिर्फ एक मंतव्य था कि भारतीय संविधान ऐसा हो जिसकी जड़ें हमारी सभ्यता और संस्कृति में गहरी पैबस्त हों, क्योंकि इनसे जुड़े बिना भारतीय संविधान स्थायी नहीं रह सकता। ऐसी उज्जवल सोच के सशक्त पक्षधर थे संविधान सभा सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में से एक थे, पर एक जरूरी पहल के लिए इनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। आपकी जानकारी के लिए अंग्रेजी हुकूमत साल 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाई थी, जिसके दायरे में 500 जनजातियां थीं। अंग्रेज इन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहते थे और तमाम सुविधाओं से भी दूर रखते थे। आजादी के बाद मेरे गठन के दौरान इस अन्यायपूर्ण कानून को डीनोटिफाई करने के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई थी। इस बहस में मेरे 2 सदस्य जयपाल मुंडा और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने आजाद भारत में इस एक्ट को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी। नतीजतन 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स लॉज रिपील एक्ट लाकर इन जनजातियों को विमुक्त कर दिया गया। सैयद मोहम्मद सादुल्ला के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका आपराधिक कलंक से मुक्त है। ये थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जिनके प्रयास से भारत के जनजातीय समुदाय को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सका। अगली बार बात एक ऐसे ही और संविधान निर्माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। उनमें से एक हैं युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर याद किया जाता है, या फिर भेदभाव वाली जाति व्यवस्था के प्रखर आलोचक और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा के तौर पर भी याद किया जाता है। इन दोनों ही रूपों में डॉक्टर अंबेडकर की बेमिसाल भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिग्गज अर्थशास्त्री के तौर पर भी देश और दुनिया के पैमाने पर बेहद अहम योगदान दिया है। देखिए संसद टीवी पर यह खास पेशकश।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और स्वीकार्यता पाने वाले देश के पहले अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अर्थशास्त्री की थी। मशहूर पुस्तक इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर लिखते हैं, जब 1938 में मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर से उनके आवास पर मेरी मुलाकात हुई, तब उनके पास 8000 किताबें थी और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। किताबों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का जुनून करिश्माई था। डॉक्टर अंबेडकर के लिए रिलैक्सेशन का मतलब था एक विषय को खत्म कर दूसरे विषय की किताब पढ़ना। एक्चुअली बाबा साहब का सबसे बड़ा एक शौक़ था किताबें, और उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थे, नॉर्मली वहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। उनकी इजाज़त से ही कोई उसमें जा सकता था और उनकी इजाज़त से ही कोई किताब लेके वहाँ पढ़ सकता था। वो किताब दूसरों को ऐसे देते नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बेशकीमती ख़जाना था। और अगर हम देखें कि उनका ये जो शौक़ था किताबों का, उसके बारे में जो कुछ राइटर्स हुए हैं जिन्होंने उनके जीवन के बारे में लिखा है, उन्होंने एक जामा मस्जिद के एरिए का भी बयान किया हुआ है। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो शायद सोनलाल शास्त्री जी ने अपनी किसी किताब में लिखा है कि वो किताबों लेने के लिए जामा मस्जिद एरिया में गए, तो तब वहाँ खबर फैल गई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहाँ किताबों को लेने के लिए आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, और जब भी वो घर पे वापस आते थे तो उनके हाथ में हमेशा कुछ किताबें और उसका बंडल बना होता था। और जो उनका लाइफ स्टाइल था उसमें भी वो देर आधी रात तक किताबें ही पढ़ते थे। दुनिया जब मार्टिन लूथर किंग की चर्चा करे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा करने पर मजबूर हो जाए। सामाजिक विकारों से ऊपर उठकर बाबा साहब कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाने वाले पहले भारतीय बनने के साथ साथ एक ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता थे। उनका मानना था, एक आदर्श समाज की रचना के लिए हर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी मिलना जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की थी। इसी विश्वविद्यालय से 1917 में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय बने। इसके कुछ बरस बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में मास्टर्स और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां हासिल की। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जैसे जटिल विषय पर इनकी विश्लेषण क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1915 में एमए की डिग्री के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 42 पेज का एक डिसर्टेशन सबमिट किया था। जानकारों के मुताबिक बाबा साहेब के जीवन और विचारों पर 3 किताबों का प्रभाव साफ झलकता है। लाइफ ऑफ टॉल्स्टॉय, विक्टर ह्यूगो की लेस मिजरेबल और थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान के निर्माता के रूप में उनका नाम आता है, और ये आम जानकारी यही है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज़ को लेकर बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारे संगठन बनाए, जो अनटचेबिलिटी थी, जो दलितों के मुद्दे थे। लेकिन जब हम उनकी जीवनी पढ़ें और उनके बारे में हम अगर ठीक से गहराई से जांच करें तो पता चलता है उनकी शुरुआत ही एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके जीवन की शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट भारत के पहले ऐसे इकोनॉमिक्स के वो ग्रेजुएट थे जिन्होंने और पीएचडी थे जिन्होंने बाहर से पीएचडी की थी, और तब वो अर्थशास्त्री उसके बाद वो बने। सिर्फ एक पीएचडी नहीं, उन्होंने 2 पीएचडी की थी, एक अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखे रिसर्च पेपर में इन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट का खुलासा किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लिखे गए रिसर्च पेपर में युवा डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों की जोरदार आलोचना करते हुए तथ्यों और आंकड़ों की मदद से साबित किया था कि उसकी नीतियों ने भारतीय जनता को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेजी राज, ट्रिब्यूट और
ट्रांसफर के नाम पर किस तरह भारतीय संपदा की लूट करता रहा है। विद्वानों के मुताबिक ये रिसर्च पेपर युवा डॉक्टर अंबेडकर की बेजोड़ तार्किक क्षमता का जीवंत प्रमाण है। अगर हम सबसे पहले वाले जो रहे 1915 और 16 वाले जो उनके रिसर्च थे, उसमें उन्होंने साबित किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिक सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी नेचर क्या है। उसमें उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था, जिससे ये पता लगा कि ये जो वेल्थ की ड्रेन हो रही है ये पूरी कॉलोनियलिज्म के एक बहुत बड़ी पॉलिसी के अंडर हो रही है, और इसी की वजह से जो इंडिया है वो यहाँ की बर्बादी और गरीबी का ये एडमिनिस्ट्रेशन एक वाहक बन गया। ये बहुत बड़ा कमेंट था उस वक्त जब अंग्रेज़ों का राज था, और उनके राज में ये एक बात कहनी एक बहुत बड़ा मायने और बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा जिगरा रखने की बात थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि जो इंडिया उस वक्त एक उनकी कॉलोनी थी, वो कॉलोनी में भी डिस्क्रिमिनेशन था। जो इनके इंटरनल टैक्सेस एंड एक्सटर्नल टैक्सेस लगते थे, उससे इंडिया को विद इन कॉलोनियल सिस्टम में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर का ये काम इनकी गहरी देशभक्ति की मिसाल है। कई इतिहासकार इनके इस रिसर्च पेपर की तुलना दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से भी करते हैं। दोनों ही स्कॉलर बाबा साहब और दादा भाई नौरोजी, दोनों की जो स्कॉलरशिप थी वो एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी नहीं थी, ये कम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है सेम है। बाबा साहब की जो रिसर्च थी वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड थी, ऐसे ही दादा भाई नौरोजी की भी फैक्ट्स पे। अगर एक ही मुद्दे पे लेके दो स्कॉलर सेम कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो इट मीन्स कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है और उसमें कोई भी आपसी कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये अलग बात है कि किसने पहले किया या किसने बाद में किया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट कि उन्होंने ये साबित किया, दादा भाई नौरोजी ने और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अलग अलग रिसर्च में, जो उन्होंने बाबा साहब ने न्यूयॉर्क में बैठ के की थी, कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो इंडिया की गरीबी और इंडिया की जो बर्बादी है उसका वाहक बन चुका है। डॉक्टर अंबेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की थीसिस 1925 में एक किताब की शक्ल में सामने आई। प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से छपी इस पुस्तक को पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में देश दुनिया में काफी ख्याति मिली। इस किताब में इन्होंने 1833 से 1921 के बीच ब्रिटिश इंडिया में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की शानदार समीक्षा की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर और जाने माने विद्वान एडविन रॉबर्ट सेलिंगमैन ने इनकी थीसिस की तारीफ करते हुए कहा था, उन्होंने इस विषय पर इससे ज्यादा गहरा और व्यापक अध्ययन दुनिया में कहीं और नहीं देखा है। फेडरल फाइनेंस के क्षेत्र में इस पुस्तक का अहम योगदान माना जाता है। जो प्रोफेसर सेलिंगमैन थे ये इनके मेंटर थे और इनके ये पीएचडी थीसिस जो था उसके गाइड भी थे, सुपरवाइज़र भी थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोफेसर सेलिंगमैन थे वो क्या हस्ती थी, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी। वो उस वक्त के टैक्सेशन एंड ग्लोबल पब्लिक फाइनेंस के बहुत बड़े एक वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट थे और उनका जो टैक्सेशन का जो प्रिंसिपल्स हैं और टैक्सेशन की जो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, थ्योरीज दी हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा था वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद टैक्स रिफॉर्म्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली अमेरिका में भी। फिलहाल आजाद भारत में केंद्र और राज्यों के आर्थिक संबंधों का खाका तैयार करने के लिहाज से भी डॉक्टर अंबेडकर की इस पहल को बेहद प्रासंगिक माना जाता है। कई विद्वान वित्त आयोग के गठन के बीच भी डॉक्टर अंबेडकर की इसी थीसिस में निहित देखते हैं। जो उनके फाइनेंशियल एनालिसिस थे, इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी और जो स्टेबिलिटी ऑफ रुपी की बात की थी उन्होंने, ये जो उनका रिसर्च थीसिस था प्रॉब्लम ऑफ रुपी और ये एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, ये जो फाइनेंस कमीशन की जो बात है इसका रूट भी इसी रिसर्च पेपर या 1925 की इस बुक में ही है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट और सेंटर में जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसकी प्रोपोर्शन किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जब उन्होंने
आइडिया दिया था, आज से लगभग 100 साल पहले। 1918 में बाबा साहेब ने खेती और फार्म होल्डिंग्स के मुद्दे पर एक अहम लेख लिखा था, जो इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में इन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में पसरी छोटी जोत से पनपी समस्याओं पर रोशनी डालते हुए कहा था कि कृषि भूमि पर आबादी की निर्भरता घटाने का उपाय औद्योगिकीकरण ही हो सकता है। खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस लेख में छिपी हुई बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या की तरफ तब ध्यान खींचा था जब यह अवधारणा अर्थशास्त्र की दुनिया में चर्चित भी नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, इन्होंने दिग्गज अर्थशास्त्री आर्थर लुइस से करीब 3 दशक पहले इस लेख में अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर मॉडल का खाका खींचा था। अब आगे देखें तो उन्होंने कृषि से रिलेटेड आर्टिकल लिखा था कि कृषि की समस्याएं भारत में कैसी कैसी थी। बहुत पहले उस समय की बात है जब कृषि पर लोग ध्यान भी नहीं दे रहे थे और कृषि एक बहुत ही नेग्लेक्टेड फील्ड था। हम जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किस तरह से विखंडित लैंड है, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था और वो सारी समस्याएं जो कृषि से रिलेटेड थी, कैसे कृषि और शिक्षा और औद्योगिकरण एक साथ जाना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने बहुत पहले, मतलब एक तरह का विजनरी उनका अप्रोच जो था वो था, जो बाद में भी काम आया। तो स्वतंत्रता के बाद मैं तो कहूँगी कि उनकी जो ये जितनी एक अर्थशास्त्री के रूप में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो स्वतंत्रता के बाद बहुत लागू हुआ और बहुत ज़्यादा उसका काम आया, जो कम ही लोगों को पता है। मजबूत आर्थिक नीतियों में डॉक्टर अंबेडकर के आधारभूत योगदान की वजह से भारत आज़ादी के बाद आर्थिक विकास में बड़ी प्रगति कर सका। चाहे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश हों या फिर अर्थव्यवस्था के किसी पहलू को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, बाबा साहब ने भारत को जो भी सर्वश्रेष्ठ था वो सब कुछ दिया। बतौर अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर की सबसे चर्चित किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 1923 में प्रकाशित हुई इस किताब में अंबेडकर ने जिस शानदार तरीके से अर्थशास्त्र के बड़े पुरोधा जॉन मैनार्ड कीन्स के विचारों की आलोचना पेश की, वो इकोनॉमिक पॉलिसी और मौद्रिक अर्थशास्त्र पर పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత ఎన్నికలు జరిగినటువంటి విధానంలో సమీక్ష నిర్వహించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో రేవంత్ రెడ్డి డైనమిజంతోనే ఈ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించామనేటువంటి దృక్పథంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డిని సిఎల్పి నేతగా ఎంచుకొని తదుపరి ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి స్థాయిలో రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేయడానికి సంసిద్ధులై ఉంది. అందుకు అనుగుణంగానే తదుపరి కార్యాచరణ మొదలుపెట్టింది. 7వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుందని చెప్పి ఏఐసిసి అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఓవర్ టు స్టూడియో. థాంకింగ్ ద లీడర్షిప్. ఇప్పుడు ప్రకటనలు. అర్హులైన వారంతా ఓటర్ జాబితాలో మీ పేరు నమోదు చేసుకోండి. తప్పకుండా మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి. అయ్యలారా, ఈ ఓట్లు ఎక్కించడం తీసేయడం ఎక్కడ చేస్తారు? మీ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ దగ్గర కానీ తహసీల్దార్ దగ్గర కానీ వెళ్ళండి. మేడం గారు, మా అబ్బాయి ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చాడు, వాడి పేరు ఓటర్ లిస్ట్ లో చేర్చాలి. మా ఆవిడ చనిపోయింది, ఆవిడ పేరు తీసేయాలండి. ఇదిగోండి, మీ అబ్బాయి పేరు చేర్చడానికి ఫామ్ 8, అలాగే మీ భార్య పేరు తీసేయడానికి ఫామ్ 7, ఈ 2 సబ్మిట్ చేయండి. మీరు కూడా మీ ఓటర్ ఐడిలో అడ్రస్, అక్షర దోషాలు, పేరు, తండ్రి పేరు, పుట్టిన తేదీ ఫామ్ 8 తో సరి చేయించుకోండి. ఓటుని రద్దు చేయాలి అంటే ఫామ్ 7 ద్వారా చేయాలి. ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ అప్లికేషన్ తో ఆన్లైన్ లో మీరు మీ ఓటర్ ఐడీలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. బెల్ట్ పెట్టుకో బ్రో. మదీనా కషాయం టాబ్లెట్ ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం. జండూబామ్ ఇన్స్టంట్ యాక్షన్, ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్. ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం. కొత్త పెయింట్ పూర్తిగా ఫస్ట్ క్లాస్. చాలా ఖర్చు చేశాం కదా. ఈ సంవత్సరం మేము దీపావళి షాపింగ్ కూడా చేయలేదు. ఏంటి? కానీ ఇది మాత్రం పొదుపు చేసే పెయింట్. షాపింగ్ వెళ్దామా? ఇండిగో ఎక్స్టీరియర్ ఎమల్షన్, ఇది బ్రహ్మాండమైన కవరేజ్ ఇస్తుంది. అంటే తక్కువ పెయింట్, ఎక్కువ అందం మరియు బాగా డబ్బు ఆదా. ఇండిగో ఎక్స్టీరియర్ ఎమల్షన్ గోల్డ్ సిరీస్, డబ్బు ఆదా చేసే పెయింట్.
ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకటించడంతో ఇక్కడ గచ్చిబౌలిలోని ఎల్లా హోటల్ దగ్గర కార్యకర్తలు నాయకులు పెద్ద ఎత్తున హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి కూడా ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్న నాయకులకు అట్లే కార్యకర్తలకు కూడా ఈ ప్రకటన ఎంతో సంతోషాన్ని ఉల్లాసాన్ని ఇచ్చినట్టు చెప్పొచ్చును. ఈ ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున హర్షాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దానికి సంబంధించి మరింత కాంగ్రెస్ నాయకులు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళతో అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి చరణ్ గారు, అసలు రేవంత్ రెడ్డిని కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా అధిష్టానం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు? అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు కింది నుంచి వచ్చిన నాయకుడు. అంటే కిందిలో ప్రస్థానం జెడ్పీటీసీగా ప్రస్థానం ప్రారంభమై వారు అంచెలంచెలుగా జెడ్పీటీసీ తర్వాత ఎమ్మెల్సీ తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా 2 సార్లు ఎంపీగా తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా అదేవిధంగా అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా అదేవిధంగా ఇప్పుడు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా తర్వాత ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా. అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఈ రాష్ట్రం మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నది, సమస్యల మీద పూర్తి అవగాహన వ్యక్తి, ఆ సమస్యల మీద పోరాటం చేసిన వ్యక్తి, ఈ అనునిత్యం టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ప్రభుత్వంలో ఉన్న 10 సంవత్సరాల కాలం ప్రశ్నించే వ్యక్తి. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలంగాణ రాష్ట్రమే పూర్తి అంటే పట్టు ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏ లక్ష్యాల కోసం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిందో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఈ అన్నిటి విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఆ సమస్యల పరిష్కారం అయితేనే తెలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రజలంతా కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావడం జరిగింది. చెప్పండి, నిన్నటి నుంచి కూడా మీ సిఎల్పి నాయకుడిగా ప్రకటనకు సంబంధించి కొంత ఉత్కంఠ నెలకొనింది. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కూడా ఆందోళనగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ ఉదయం నుంచి కూడా చూస్తే పలువురు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డిని ప్రకటించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆందోళన చేసి పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్య యత్నానికి పాల్పడడం జరిగింది. వీటన్నిటిని చూస్తా అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటన వాస్తవం గతంలోకి భిన్నంగా కూడా తొందరగా అనౌన్స్ చేసి సిఎల్పి నాయకులు గతంలో ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టేది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏంటంటే మొన్ననే అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి యువత అంతా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, అదేవిధంగా కార్యకర్తలు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలంతా కూడా రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పి కోరుకున్నారు. కాబట్టి కొంతమంది అంటే భావోద్వేగాలు లోనై అదేవిధంగా అందరు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కోరుకోవడంతో అధిష్టానం కూడా ఈ రోజే అతి తొందరగానే అనౌన్స్ చేయడం చాలా శుభదాయకం. ఖచ్చితంగా ప్రజారంజక పాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ అందించబోతోంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి 3వ ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన 6 గ్యారెంటీలతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం చూపిస్తానని చెప్పి చెప్పండి. రేవంత్ రెడ్డి కన్నా సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, ముఖ్య నాయకులు ఉన్నారు, మేము కూడా ముఖ్యమంత్రిగా అర్హులమని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో ఈ ఆలస్యం జరిగిందంటవా? ఆలస్యానికి అదిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆచితూచి అంటే గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సోషల్ జస్టిస్ లేకుండా, మహిళలకు ప్రాధాన్యత లేకుండా, మైనార్టీలు లేకుండా, ఎస్సీలో ఒక సామాజిక వర్గానికి మాత్రం ఇస్తూ అన్ని వర్గాలు కలుపుకొని కేబినెట్ కూర్పు కూడా జరగాలి. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ లిస్ట్ లేట్ అయింది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అనౌన్స్మెంట్ లేట్ అయింది తప్ప సీనియర్ నాయకులైనా ఎవరైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా మంది నాయకులు ముఖ్యమంత్రికి ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు. కాకపోతే అధిష్టానం ఎమ్మెల్యేల నిర్ణయం మేరకు ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించింది కాబట్టి లిస్ట్ లేట్ అయింది. అంటే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ప్రకటన జరిగిన తర్వాత ఉన్న పలంగా ఇక్కడి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి పిలిపించడానికి కారణం ఏమై ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు? అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకే దప్ప 17 మంది మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి అందరిని ఒకేసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తర్వాత ప్రజారంజక పాలన అందించాలంటే అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టాలి. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వేయాలి. కాబట్టి అదేవిధంగా రైతులకు మేము సంబంధించి రైతు బంధు ఇస్తాం 15వ తారీఖు లోపు అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ దిశలో భవిష్యత్ ప్రభుత్వం పోతుందనే సందర్భంగా మనం చేస్తాం. మాది జాతీయ పార్టీ మెదడు లేని వాళ్ళు ఇవాళ కరీంనగర్ ఉదాహరణ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఎంపిక వాళ్ళు చేసుకోరు, రాష్ట్ర స్థాయికి రావాల్సి వస్తుంది. ప్రాంతీయ పార్టీ, ఉప ప్రాంతీయ పార్టీ, జాతీయ పార్టీకి ఉన్న తేడా విధానాల గురించి తెలియకపోతే అది వాళ్ళ అజ్ఞానం, అంతే తప్ప ఇంకోటి కాదు. నేను ఇప్పటికి కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు వేదిక. నీ పార్టీలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు న్యాయం చేయదలుచుకుంటే ఇన్ని రోజులు ముఖ్యమంత్రి మీరే ఉంటిరి, పార్టీ అధ్యక్షుడు మీరే, వర్కింగ్ అధ్యక్షుడు కూడా నీ కొడుకే ఉండ్రి. ఇవాళ మీ పార్టీలో న్యాయం జరగాలంటే సిఎల్పి బలహీన వర్గాలకు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇవ్వగలుగుతావా, పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఇవ్వగలుగుతావా అని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ మీరు న్యాయం గురించి మాట్లాడే ముందు న్యాయానికి చేసే ప్రయత్నం చేయండి. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే అడిగే రైట్ ఉంది, అడుగుతాం మనం. కానీ నీ పార్టీలో అన్యాయం జరిగితే కూడా పిల్లి కూనల్లాగా బతకాలే తప్ప అడిగి నోరు అడిగేటువంటి పరిస్థితే లేదు కదా. మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామ్యానికి వేదిక, అన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు వేదిక. నీ పార్టీలో ఇవాళ సిఎల్పి నాయకత్వం కావచ్చు,
నీ యొక్క టీఆర్ఎస్ఎల్పీ నాయకత్వం కావచ్చు, లేదా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మొత్తం ఒకటే దగ్గర కుటుంబానికే పరిమితం కాకుండా నీ అధికారాన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు పంచమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ప్రకటనలు. యాక్షన్ టెస్ట్ వారి HDHMR బోర్డులు కావాలి. ఆ పచ్చ బోర్డులు తేరా బాయ్. కానీ ఇవి యాక్షన్ టెస్ట్ వారి HDHMR బోర్డులు కావే. ఆకుపచ్చ బోర్డులన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి. ఏమైనా మేము ఉన్నాంగా. ఇది చెదలు బోరర్ రెసిస్టెంటేనా? మేము ఉన్నాం కదేంటండి. ఇంకా వాటర్ రెసిస్టెంట్? మేము ఉన్నాం కదండి. ఇవ్వండి. ప్రతి పచ్చ బోర్డుని HDHMR అనుకుని ఇంటికి తెస్తే బాధపడగలరు. ఎందుకంటే కేవలం యాక్షన్ టెస్ట్ వారి HDHMR బోర్డు మాత్రమే వాటర్, టెర్మైట్ ఇంకా బోరర్ రెసిస్టెంట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీరు అలసిపోయినట్టున్నారు, కూర్చోండి. ఇందు చేతిని రోజు రివైటల్ ఎడ్జ్. దీని 19 మల్టీవిటమిన్లు, మినరల్స్ మరియు నేచురల్ జిన్సెంగ్ మీ శరీరంలో ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ పెంచుతుంది మరియు ఇస్తుంది 30% ఎక్కువ ఎనర్జీని కేవలం 30 రోజులలోనే. రివైటల్ ఎడ్జ్. ఇదంతా ఏంటి? సుషనాయ ఇంకా శివ మీరిద్దరూ ఇల్లు కట్టుకున్నారని విన్నాను. పింక్ ది ఏం అవసరమో తెలుసా? మన ప్రేమ. ప్రేమ కాదు, బలహీనమైనది TMT బార్ అవుతుంది. రాకెట్ సింగ్. కానీ మేమైతే ఫుల్ సాలిడ్ TMT బార్ పెట్టించాము. అంటే రుంటా స్టీల్ TMT బార్, తుప్పు పట్టనిది రుంటా స్టీల్ TMT బార్ ఉన్నిగా రెడీ. బెల్ట్ పెట్టుకో బ్రో. మదీనా కషాయం టాబ్లెట్. ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం జండూబామ్. జండూబామ్ ఇన్స్టంట్ యాక్షన్, ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్. ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ప్రతి నొప్పి నుండి ఉపశమనం. తప్పగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట ఇచ్చిందో అమలు చేసే బాధ్యతలు పార్టీ తీసుకుంది. గతంలో రాష్ట్రం ఇస్తా ఉన్నాం, రాష్ట్రం ఇచ్చినాము. గతంలో ఇంతకుముందు మనము రూపాయికి బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది, ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి కొరకు పనిచేసే పార్టీకి పేరుంది. తప్పకుండా 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేస్తాం. దాంతోపాటు దానికి మించి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికల నిర్మూలన కొరకు, ఈ రాష్ట్రంలో పేదరికాలు పూర్తిగా పారదర్శే విధంగా తప్పకుండా కార్యక్రమం చేస్తానని నమ్మకం ఉంది. సార్ మీరు చెప్పండి, చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులు కావచ్చు, మాజీ IASలు కావచ్చు, ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన 6 గ్యారెంటీలు కావచ్చు, మేనిఫెస్టో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అమలు జరగడానికి భారీ ఎత్తున నిధులు కావాల్సి వస్తుంది. అంత నిధులు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో అందుబాటులో లేవు అనే భావన ఒకటి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? మేనిఫెస్టో తయారు చేసేటప్పుడు మేనిఫెస్టో మెంబర్గా ఉన్నాను, చాలా లోతుగా మేము విశ్లేషించాం. ఈ రాష్ట్రంలో ఎకనామిక్ పరిస్థితి ఏంది, ఈ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, బడ్జెట్ ఏంది, దానికి సంబంధించిన వనరులు ఏంది, మాకు ఏ రకంగా చేద్దామని చెప్పి దాదాపు 14 నుంచి వరకు లెక్క వేసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం పెట్టిన వాళ్ళు ఖర్చు కానీ తీసుకున్న అప్పులు కానీ మనకు సోర్స్ కానీ లెక్క వేసుకుంటే తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. కొత్తవాళ్ళు గారు, మీరు మేనిఫెస్టో కమిటీలో ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నారు, మేనిఫెస్టో తయారు చేశారు. ఈ మేనిఫెస్టో తయారు చేసేటప్పుడు 6 గ్యారెంటీలను, అట్లాగే వివిధ డిక్లరేషన్లు, బీసీ డిక్లరేషన్ కావచ్చు, రైతు డిక్లరేషన్ కావచ్చు, SC ST డిక్లరేషన్ కావచ్చు, మైనారిటీ డిక్లరేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ప్రకటించున్నారు. వీటన్నిటినీ మీరు ఏ విధంగా అంచనా వేశారు? ఎంత మొత్తం ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు? తెలంగాణ రాష్ట్రం సంపన్న రాష్ట్రం, ప్రధానంగా హైదరాబాదు గుండెకాయ మాకు. 14 నుంచి ఈరోజు 10 వాళ్ళు పరిపాలించారు. వచ్చిన ఆదాయం ఎంత, చేసిన అంపు ఎంత, దుబారా ఖర్చులు ఎంత, దాంతోపాటు మనకున్న వనరులు ఎంత, దాన్ని లోతుగా పోయి మేము స్టడీ చేస్తాం. ఈరోజు మాకు స్పష్టత ఉంది. ఎస్సీ సభ్యులకు సంబంధించి మాకు స్పష్టత ఉంది, మైనార్టీ సంబంధించి మాకు స్పష్టత ఉంది. అన్నిటికీ మించి 6 గ్యారెంటీలు ఈ మేనిఫెస్టో కంపేర్ చేసుకుంటే తప్పకుండా ఉన్న బడ్జెట్లో సక్సెస్ అవుతాం. తప్పగా మేము మాట నిలబెట్టుకుంటాం. మాకు నమ్మకం ఉంది, ప్రజలు మాకు నమ్మిరు కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష రేవంత్ రెడ్డి గారు నెరవేరుస్తారని చెప్పి నమ్మకం ఉంది. అంటే 100 రోజుల్లో ఈ 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసేదానికి మీకున్న బడ్జెట్ సహకరిస్తుందా? తప్ప బడ్జెట్ ఉంటుంది ఉండదు తెలుసు, కానీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేము మొబిలైజ్ చేసుకుంటాం. మాకు నమ్మకం ఉంది, సోర్స్ ఉంది, ఎకానమిస్ట్తో మాట్లాడాము, చాలామంది ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ మాకు మాట ఇచ్చారు. మేము ఉట్టిగానే మేనిఫెస్టో తయారు చేయలేదు, మేనిఫెస్టోలో ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడినాము, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాం, ఎకనామిక్స్తో మాట్లాడినాము,
అందరితో తీసుకున్న తర్వాతనే మేము మనకు తెలిసినాం కాబట్టి తప్పక అమలు చేస్తాం నమ్మకం ఉంది. దాంతోపాటు ప్రధానంగా నేను మీ ద్వారా అధిష్టానానికి ముఖ్యంగా సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ప్రియాంక గాంధీ గారికి, ఖర్గే గారికి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చినందుకు, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల ఆకాంక్ష నాయకులు లక్ష్యం పెట్టినందుకు, రేవంత్ రెడ్డి గారిని సీఎం ప్రకటించినందుకు మేము మా ప్రజల తరఫున, మా కార్యకర్తల తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటాం. లోకేష్ గారు చెప్పండి, మీరు ఓయూ విద్యార్థి సంఘం తరఫున ఉద్యమంలో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేశారు, ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారు. అసలు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి రావడం వల్ల నిరుద్యోగ యువతకు ఏ విధమైన మేలు జరుగుతుందని మీరు ఆశిస్తున్నారు? ముందుగా మీ ఈటీవీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకి ఏదైతే 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం కట్టబెట్టినందుకు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఏ తెలంగాణ కోసం అయితే కొట్లాడినమో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి వేదికగా నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలు, ఆత్మగౌరవం కోసం ఏర్పడిన తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఏది నెరవేరలేదు. నిధులు లేవు, నిధులు మొత్తం కేసీఆర్ కుటుంబం ఆక్యుపై చేసుకుంది. నీళ్లు మొత్తం ఆంధ్రాలో చూసుకుపోయారు. నియామకాలు కేసీఆర్ కుటుంబానికి వచ్చినాయి. ఆత్మగౌరవం ఎక్కడ కూడా లేదు. అందుకని ఈ ఏర్పడిన తెలంగాణ ప్రజలంతా ఒకటే కోరుకున్నారు. మరి ఏ తెలంగాణ కోసం పోరాడో ఆ తెలంగాణ రావాలని కోరుకున్నారు. కాబట్టి ఆ తెలంగాణ సిద్ధించలేదు. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు వచ్చారు. అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీగా మాకు ఒక గురుతర బాధ్యత మా మీద ఉంది. సబ్బండ వర్గాల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. 6 గ్యారంటీ స్కీమ్స్ ఏదైతే పెట్టినామో వాటిని ప్రజలు విశ్వసించారు. వాటిని అమలు చేయడానికి శక్తివంతం లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇందా మీరు అడిగారు, మీరు ఎట్లా బడ్జెట్ ఉంది మీకు, మీరు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తారంటే ఒక డౌట్ మీకు వస్తుంది, మీతో పాటు ప్రజలకు కూడా వస్తుంది. ఆ రోజు స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2004లో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఈ రాష్ట్ర బడ్జెట్ 100 కోట్లు మాత్రమే ఉంది. కానీ ఆ రోజు కేజీ టు పీజీ వరకు కూడా బీటెక్ చదివే విద్యార్థులకి అదే 108 ద్వారా ఆరోగ్య సేవలకు సంబంధించి, అదే గుండె ఆపరేషన్ సంబంధించి, ఆరోగ్యశ్రీకి సంబంధించి, అదేవిధంగా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. కాసేపు ప్రకటన అనంతరం ప్రతిధ్వని ప్రసారం. నమస్కారం. కొంచెం ఎక్కువ, కొంచెం ఎక్కువ, కొంచెం ఎక్కువ కూడా మీ పంటలో రాబడి ఎక్కువ రావాలనే ఉద్దేశం ఉందా? అయితే ట్రై చేయండి మా నమ్మకమైన లాస్టర్. దీనితో మీకు వస్తుంది అధిక లాభం. ధనుక వారి లాస్టర్ ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ ఇస్తుంది. కరిగిందా? లేదు సార్. కాలిందా? నో సార్. చెదపురుగు వల్ల ఏమన్నా అయిందా? లేదు సార్. యాక్షన్ టెసా బాయిలర్ బోర్డ్, ఫైర్ రిటార్డెంట్, బాయిలింగ్ వాటర్ ఇంకా బోరా టర్మైట్ ప్రూఫ్. టెసా వారి బాయిలర్ బోర్డ్ అన్నిటికంటే మెరుగైంది, అత్యంత పటిష్టమైంది. ఇదంతా ఏంటి? సుషనాయ ఇంకా శివ మీరిద్దరూ ఇల్లు కట్టుకున్నారని విన్నాను. పింక్ ది ఏమవసరమో తెలుసా? మన ప్రేమ. ప్రేమ కాదు, బలహీనమైనది టీఎంటీ బార్ అవుతుంది. రాకెట్ సింగ్. కానీ మేమైతే ఫుల్ సాలిడ్ టీఎంటీ బార్ పెట్టించాము. అంటే రుంటా స్టీల్ టీఎంటీ బార్, తుప్పు పట్టనిది రుంటా స్టీల్ టీఎంటీ బార్ ఉన్నిగా రెడీ. ప్రియా స్కూల్ ఫీజ్, ఇంటి అద్దె, తలపై ఎన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి తెలుసా? మీరేమో టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోకుండానే వెళ్ళిపోయారు. PolicyBazaar.com లో 1 కోటి రూపాయల టర్మ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ నెలకి 525 రూపాయల నుండి ప్రారంభం. తీవ్రమైన తలనొప్పి యొక్క నాకౌట్ పంచ్, మెడపై సవారీ చేస్తున్న నడుము విరిగే నొప్పి, ఎరుపు జండు బామ్ అల్ట్రా పవర్, ఆయుర్వేదపు డబుల్ డోస్, తీవ్రమైన నొప్పి మటుమాయం. ఎరుపు జండు చురుకు బామ్. నమస్కారం. ప్రతిధ్వని కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఎటు చూసినా ఒకటే కన్నీటి చిత్రం. ఒకవైపు నీట నానుతున్నటువంటి పంట పొలాలు, మరోవైపు జల దిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నటువంటి జనవాసాలు. ముంచెత్తిన మిగ్జాం తుఫాను తెచ్చిన అకాల కష్టం ఇది.
అది చేస్తున్న నష్టం కూడా భారీగానే ఉంది. పంట కోసిన రైతులు ధాన్యం రాసుల వద్ద కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటే కోయని రైతులు పొలం గట్ల వద్ద కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు. అసలు నివాస ప్రాంతాల్లో చూస్తే రోడ్డేదో డ్రైనేదో కూడా గుర్తుపట్టలేని దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అవస్థలు వర్ణాతీతంగా మారాయి. ఇళ్లలో ఉండలేక బయటపడే దారి కానరాక తినటానికి తిండి కూడా లేకుండా ఆదుకునే వారి కోసం ఎదురుచూస్తున్నటువంటి వారందరూ. మరి ఈ కష్టకాలంలో ప్రభుత్వ స్పందన ఎలా ఉంది, అసలు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తున్నారు, ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు పి జమలయ్య గారు, ఏపీ రైతు సంఘం కార్యదర్శి, అలాగే సిహెచ్ బాబురావు గారు, పట్టణ పౌర సంఘాల సమాఖ్య. ముందుగా చర్చలోకి వెళ్లే ముందు తుఫాను ప్రభావంతో తీవ్ర దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి రైతుల ఆవేదనను ఒక్కసారి చూద్దాం. 8 ఎకరాలు చేస్తే 5 ఎకరాలు కోసాను, 3 ఎకరాల్లోనే మునిగిపోయింది. ఈ 5 ఎకరాల ఒడ్డు కూడా తడిసిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు 8 ఎకరాల మీద ఏదైనా కానీ 3 లక్షల దగ్గర పెట్టుబడి